नमस्कार दोस्तों, द म्यूजिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना मात्र हैं, जिनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। आज आप सुनेंगे अध्याय 262 से 281 तक हमारी अद्भुत कहानी अमरता की साधना का अन्वेषण का हिस्सा। आइए शुरू करते हैं इस सफर को। अध्याय 262 से 16 जीवन का एंट्रापी भाग 1। आधुनिक खेती का उदय युआन ली मास्टर द्वारा शुरू किए गए स्वयं सिद्धता और व्यवस्थितकरण में है। इस ग्राउंड ब्रेकिंग प्रयास ने सभी काश्तकारियों को एक ही प्रणाली के भीतर रखा, जो आपसी समझ के लिए नींव रखता था। इसके बाद पूर्ववर्तियों का ज्ञान पूरी तरह से नुकसान के बिना विरासत में मिला हो सकता है और वंशज वास्तव में अपने पूर्वाभासों की नींव पर निर्माण कर सकते हैं। साथ ही भी चढ़ाई में एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं, बहुत ही निरर्थक अनुसंधान को कम कर सकते हैं। यह लाभ निश्चित रूप से छोटा नहीं था। उदाहरण के लिए खेती की तकनीक लें। एक परिपक्व तकनीक अपने स्वयं के मूल सिद्धांतों से अलग हमेशा अमूर्तता, टोपोलॉजी, स्वर्गीय परिवर्तन सूत्र और सिस्टम सिद्धांत में गणितीय तर्क को शामिल करेगी। स्वर्गीय सामग्री परिसंचरण डोमेन, शास्त्रीय क्षेत्र सिद्धांत, आकार तुलना तकनीक और रहस्यमय पथ के भीतर आत्मा ऊर्जा सिद्धांत, जीवन पथ में मानव शरीर रचना, आत्मा अध्ययन और इसी तरह। एक महान शक्ति संक्षेप में और उनके सीखने से एक मानसिक विधि बनाने के बाद यह अनगिनत अनुकूलन से गुजरता है। स्वर्गीय गणना एटलस के अलावा एक मानसिक विधि जो अपने आप में कटौती कर सकती है, एक भी सर्वोच्च दिव्य कौशल नहीं था जो अकेले एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया था। गणित में हर सैद्धांतिक सफलता, स्वर्गीय सामग्री परिसंचरण और जीवन पथ का अर्थ अमर गठबंधन के भीतर सभी खेती प्रथाओं का एक अद्यतन और प्रतिस्थापन था। हालांकि एक खेती के अभ्यास को सीखने के लिए एक सिद्धांत में महारत हासिल करने के लिए पर्याप्त था, बाकी को सिर्फ समझने की जरूरत है। वांग क्यूई जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसे अपना रास्ता बनाने की आवश्यकता थी, एक या कुछ दोस्तों को जानना बहुत महत्वपूर्ण था जिनके पास अन्य डोमेन में उपलब्धियां थीं। वांग क्यूई ने कैलकुलेटर में आध्यात्मिक शक्ति की एक धारा को प्रसारित करने के बाद एक नीला इंटरफेस तुरंत उसकी आंखों के सामने दिखाई दिया। केवल कुछ आइकन प्रदर्शित किया। वांग क्यूई ने हल्के से एक को टैप किया और पथ रैंक तुरंत सक्रिय हो गया, पूरे इंटरफेस को काला कर दिया और फिर एक सिल्वर इंटरफेस का विस्तार उसके सामने छोटे से बड़े से लेकर कई स्याही ब्रश शैली के पात्रों की ब्रांडिंग जो इसके भीतर तैरते थे, उन लोगों के नामों का प्रतिनिधित्व करते थे जिन्होंने वांग क्यूई के लिए भ्रम के अमर रिकॉर्ड को छोड़ दिया था। चूंकि मुख्य विषय के बारे में वह जीवन काल के बारे में पूछताछ करना चाहता था जो जीवन पथ के दायरे से संबंधित था, वांग क्यूई ने किंगलान पर क्लिक करने से पहले भी नहीं सोचा था। चयनित नाम तेजी से फैलता है, पूरे इंटरफेस को कवर करता है। इस समय ज़ेन चान ने कहा, बाहर एक का आपके प्रति जानलेवा इरादा है। वह अपना कदम उठा सकता है। वांग क्यूई ने पहले ही आध्यात्मिक अर्थ संचरण के माध्यम से पूछा था, क्या चल रहा है? क्या वह यहां देखने के लिए नहीं है? जिस क्षण से आपने कैलकुलेटर निकाला, उसकी शत्रुता बढ़ गई। केवल यही कारण है कि उसने अभिनय नहीं किया है, वह यह है कि आप जो कर रहे हैं उसके बारे में अनिश्चित है। इस बूढ़े आदमी का अनुमान है कि जिस क्षण आप कैलकुलेटर को दूर करते हैं, तब वह होगा जब उसका घातक बल उतरेगा। वांग क्यूई के विचारों ने दौड़ लगाई। कैलकुलेटर को दूर करने में पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी और ची लियानक्सु स्पष्ट रूप से अपना हाथ दिखाने के लिए था। पहली हड़ताल निश्चित रूप से पूरी ताकत के साथ होगी। तो अब सबसे अच्छा विकल्प एआई किंगलान के साथ चर्चा करते हुए पहली स्ट्राइक के लिए सूत्र की गणना करना था। जिस तरह वांग क्यूई आगामी लड़ाई पर विचार कर रहा था, वैसे ही डार्क इंटरफेस फिर से जलाया। एआई किंगलान टियालिंग रिज के हरे बागे पहने हुए इंटरफेस पर दिखाई दिए। वांग क्यूई ने देखा कि बागे को सोने के धागे के साथ कशीदाकारी किया गया था, जो हेम और कफ में एक डबल हेलिक्स पैटर्न बना रहा था, स्पष्ट रूप से एक सच्चे शिष्य के परिधान का प्रतिनिधित्व करता था। वांग क्यूई ने एआई किंगलान के हेम पर फिर से नजर डाली और पूछा, वरिष्ठ बहन, इस तरह की भव्य पोशाक क्या आज कोई विशेष अवसर है? केवल महत्वपूर्ण अवसरों पर सच्चे शिष्यों को इस तरह की औपचारिक पोशाक पहननी थी। कुछ असाधारण सच्चे शिष्यों में जो वांग क्यूई जानते थे, जैसे कि सुजुन्यू, जियांग क्यूई और एआई किंगलान जो लापरवाही से कपड़े पहनने के लिए करते थे, वे विस्तृत लूट का पक्ष नहीं लेते थे। कोई बड़ी बात नहीं, बस कुछ वरिष्ठ भाइयों और बहनों के साथ अन्य संप्रदायों के साथ बड़ों को सम्मान देने के लिए है, किंगलान ने हंसते हुए कहा। ओह जूनियर भाई, तुम मुझे इतनी जल्दी याद किया। मैं वास्तव में छुआ हूँ। वांग क्यूई बाहर एक दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहा था, बेकार बकवास के लिए कोई समय नहीं था और सीधे इस बिंदु पर चला गया। वरिष्ठ बहन, वास्तव में मेरे पास उस जीवन पथ के बारे में एक सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ, एआई किंगलान ने स्वीकृत रूप से कहा। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। आपने हमारे टियालिंग रिज की सच्ची शिष्य की स्थिति को ठुकरा दिया और फिर भी जीवन पथ का अध्ययन करने में प्रयास किया। आप इतनी जल्दी एक नए सवाल पर आ गए हैं। यह गहन शोध नहीं है, मैंने अपनी खेती में एक समस्या का सामना किया है। एआई किंगलान ने कहा, यह सवाल करना अच्छा है। स्वर्गीय गणना एटलस कभी कभी बदलती है और व्यवहार में सर्वसंबोधित होती है, लेकिन सबसे अधिक भयभीत चीज आत्मधार्मिकता है, यह नहीं जानते हुए कि कोई भी तब तक भटक गया है जब तक कि वापस मुड़ने में बहुत देर हो चुकी है। एआई किंगलान ने कहा, लेकिन आपका विशिष्ट प्रश्न क्या है? मुझे पहले से कहना होगा कि जीवन पथ गहरा और व्यापक है और यहाँ तक कि किसी को भी दुर्जय के रूप में मैं सब कुछ नहीं जानता। जीवन काल के बारे में वांग क्यूई ने कहा, किसी कारण से मैंने आज अचानक पाया कि मैं किसी अन्य व्यक्ति के जीवन काल को महसूस कर सकता हूँ और यहाँ तक कि उनके पास मौजूद दीर्घायु को भी गेज कर सकता हूँ। मैंने स्पष्ट रूप से विशेष रूप से जीवन काल से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन नहीं किया है, इसलिए मैं इस दिव्य कौशल के अधिकारी क्यों होंगे? एआई किंगलान ने एक पल के लिए विचार किया, फिर पूछा, इस मुद्दे को शुरुआत से ही संबोधित करने की आवश्यकता है। जूनियर भाई, आप उम्र बढ़ने के पीछे का सिद्धांत क्या मानते हैं? वांग क्यूई आतन जवाब देना चाहता था, लेकिन फिर महसूस किया कि इस संबंध में उसे बिल्कुल कोई स्मृति नहीं थी। उम्र बढ़ने का रहस्य जीवन काल और दीर्घायु के रहस्यों की तरह समकक्ष है, क्योंकि यह प्राचीन कल्टीवेटिव्स के अंतिम पीछा करने वाले 80,000 साल के इतिहास की ओर जाता है, असमानता, स्वर्ग और पृथ्वी के समान जीवन काल को साझा करने के लिए। यह विषय बहुत बड़ा लग रहा था और यहाँ तक कि अमर संस्थान में पढ़ाए गए पाठ्यक्रमों ने वास्तव में इस पर नहीं छुआ था। किंगलान ने हंसते हुए कहा, यह सामान्य है कि आप नहीं जानते हैं। आखिरकार उम्र बढ़ने के पीछे के तंत्र और सिद्धांत बल्कि उन्नत सामग्री हैं, न कि अमर संस्थान कुछ भी सिखाएगा क्योंकि यह नींव देता है। इसके अलावा इस मामले पर कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं है, यह अभी भी चर्चा का विषय है और उन लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है जो सिर्फ उस मार्ग पर कदम रखते हैं जो कि कुछ के लिए कदम रखते हैं। वांग क्यूई ने लंबे समय तक सोचा, फिर कहा, क्या यह जीवन की आग का कमजोर होना आत्मा क्षय है? उम्र बढ़ने का तंत्र पृथ्वी पर समान रूप से एक रहस्य था, किसी ने भी इसका पता नहीं लगाया था।
वांग क्यूई के ज्ञान के लिए ज्ञात परिकल्पनाओं के बीच मुक्त कट्टरपंथी और जैविक अणुओं की प्राकृतिक क्रॉसलिंकिंग परिकल्पना केवल उम्र बढ़ने के त्वरक के रूप में काम कर सकती है, न कि मौलिक तंत्र के रूप में। प्रतिरक्षा असंतुलन परिकल्पना में भी इसके विपरीत बहुत सारे सबूत थे और दैहिक उत्परिवर्तन परिकल्पना वर्तमान इम्यूनोलॉजी और आनुवंशिक सिद्धांतों से टकरा गई। टेलोमेयर परिकल्पना किसी चीज पर लग रही थी, लेकिन यह टेलोमेरेज के नियंत्रण तंत्र को समझा नहीं सकता था या सेलुलर एपोप्टोसिस और उम्र बढ़ने या मृत्यु तंत्र के बीच समानता और अंतर को स्पष्ट करता था। इसके अलावा यह आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ एक दुनिया थी और आध्यात्मिक ऊर्जा की भागीदारी के कारण कई घटनाएं अलग अलग थीं। प्राचीन विधि चिकित्सकों के सहज अनुभवों ने सबूत के रूप में भी कार्य किया। बर्निंग लाइफ स्पैन और लाइफ फायर जैसे वाक्यांश बेतरतीब ढंग से गढ़े नहीं गए थे। जेन चांद के अनुसार जीवन के बारे में आध्यात्मिक ऊर्जा ने वास्तव में आग की विशेषताओं को प्रदर्शित किया। यद्यपि आध्यात्मिक ऊर्जा की उपस्थिति ने इस दुनिया में वैज्ञानिक प्रयोगों को अविश्वसनीय रूप से जटिल बना दिया, जहां कई प्रयोग जो पृथ्वी पर सिर्फ कुछ परीक्षणों में किए जा सकते थे, उन्हें शिंजो में विभिन्न आध्यात्मिक ऊर्जा वातावरणों में सैकड़ों या हजारों बार दोहराया जाना था, जो कि अधिक जटिल प्रयोगात्मक रिपोर्टों से पैटर्न को एक्सट्रपलेशन करने से पहले था। फिर भी दूसरी ओर आध्यात्मिक ऊर्जा ने भी इस दुनिया के लिए प्रौद्योगिकी ब्लैक बॉक्स का गठन करना आसान बना दिया। प्राचीन विधि चिकित्सकों के सहज अनुभवों को घटना का सार नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन उन्हें एक प्रकार के सबूत के रूप में भी गिना जाता है। अप्रत्याशित रूप से वांग क्यूई की प्रतिक्रिया को सुनने के बाद किंगलान हंसी में फट गया। सबसे पहले उसने बस अपने कंधों को सिकोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन फिर वह अनजाने में हंसने लगी। हाँ जूनियर भाई, तुम बहुत भोले हो। वास्तव में मुझे आप पर हंसना नहीं चाहिए, वरिष्ठ बहन को नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने लंबे समय में इस तरह का एक अयोग्य जवाब नहीं देखा है। वांग क्यूई सीखने के लिए उत्सुक हैं ने पूछा, क्या इस स्पष्टीकरण के साथ एक बड़ी समस्या है? मुख्य रूप से किस क्षेत्र में? इसके अलावा प्राचीन विधि चिकित्सकों की वास्तव में समान सहज ज्ञान युक्त भावनाएं हैं। पूर्वजों ने ड्रैगन्स की तलाश में विश्वास किया और शाही हवेली के लिए बाघों को ढूंढना। किंगलान ने अपनी गुलाबी उंगली से अपनी आंख के कोने से आंसू पोंछते हुए अपनी हंसी को रोक दिया और कहा, ओह माय टीएफएफ, एक पल रुको। खांसी की खांसी, सबसे पहले ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत किया है। सामंजस्यपूर्ण रूप से खेती की भावना और जीवन की अवधारणा आधुनिक खेती के तरीकों में मौजूद है, लेकिन जीवन की खेती के लिए आवश्यक संकीर्णता है। प्रतिनियुक्ति की सबसे सीधी विधि, दुनिया में जीवन के अधिकांश प्राणी एक के करीब आध्यात्मिक ऊर्जा मूल्यों के साथ वातावरण में रहते हैं, जिसे प्राचीन विधि चिकित्सक पतली आध्यात्मिक ऊर्जा वातावरण कहती हैं। हालांकि उनकी उम्र बढ़ने वाले लोगों के समान सिद्धांतों का अनुसरण करती है। मैंने इस अध्याय को कई बार संशोधित किया, यही वजह है कि बाहर आने में थोड़ी देर हो गई। यह सामान्य से अधिक लंबा है, इसे थोड़ा मुआवजा माने। अगला अध्याय जीवन के सिद्धांत पर एक प्रदर्शनी है, जो कुछ हद तक सूखा हो सकता है। हालांकि चेतना डेटा है, जीवन नकारात्मक एंट्रापी है, वॉल्यूम 2 में खेती के पीछे का सिद्धांत है, साथ ही साथ वांग क्यूई के लिए एक कोर सेटिंग से संबंधित एक में अपने सभी सीखने को एक में एकीकृत करने का आधार भी है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हाइलिंग में हर कोई मुझे इन सेटिंग्स पर इतना ठीक होने के लिए क्षमा कर सकता है। अध्याय 262 समाप्त हुआ। अध्याय 263 से 17 जीवन का एंट्रापी भाग 2। एआई किंगलान आखिरकार हंसना बंद करने में कामयाब रहे, लेकिन वांग क्यूई कुछ शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। अपने सिर को कम कर दिया, एक ही पुरानी अनुभवजन्य त्रुटियों को बनाने के लिए, बहुत ही स्पष्ट होने के लिए और गंभीरता से गुणों की कमी के लिए एक वैज्ञानिक को गंभीरता से जकड़ लिया। क्या इसका मतलब यह है कि जैविक उम्र बढ़ने का मौलिक तंत्र अभी भी जीव के भीतर ही है, लेकिन जीवन की आग का कमजोर होना और आत्मा का क्षय उम्र बढ़ने के साथ होता है? वांग क्यूई को अभी भी भ्रमित करते हुए देखकर किंगलान ने अपनी उंगलियों से इशारा किया और कहा, ट्यालिंग रिज ने भी इस पर शोध किया है। मानव कबीले को एक उदाहरण के रूप में ले लो। लाइफ फायर शुरू हो जाता है जब भ्रूण को दिल की धड़कन होती है, जो कि मां की गर्भावस्था के 8वें सप्ताह के बाद होती है, और जब मस्तिष्क के रूप में भी शोषण होता है तो भी 6 महीने की प्रक्रिया होती है। कारण और प्रभाव, वांग क्यूई, जीवन पहले मौजूद है, फिर जीवन की आग आती है, न कि दूसरे तरीके से। वांग क्यूई ने विचार किया, आध्यात्मिक ऊर्जा ऊर्जा का एक प्रतिपादक है, स्वचालित रूप से व्यवस्थित जटिल प्रणालियों की ओर एकत्र होता है। चूंकि जीवन एक ऐसी अत्यधिक व्यवस्थित और जटिल प्रणाली है, इसलिए मनुष्यों के पास जन्मजात शक्ति, जीवन की आग और एक आत्मा है। इस प्रकार उम्र बढ़ने के रहस्य को अभी भी भौतिक शरीर में खोजा जाना चाहिए। मुक्त कण, दैहिक सेल उत्परिवर्तन, प्राकृतिक बायोमोलेक्युलर कनेक्शन और टेलोमेरेस सभी पृथ्वी पर मौजूद सभी परिकल्पनाएं हैं, जिनमें से वांग क्यूई को पता था और उनके पेशेवरों और विपक्षों को समझा गया था। मुक्त कणों और प्राकृतिक बायोमोलेक्युलर कनेक्शन की परिकल्पना को उम्र बढ़ने के मूलभूत तंत्र के रूप में नहीं देखा जा सकता था, लेकिन चूंकि एआई किंगलान ने विशेष रूप से बताया था कि वे त्वरक थे, उनके लिए बहुत कुछ हो सकता है। दैहिक सेल उत्परिवर्तन के साथ मुख्य समस्या यह है कि मानव कोशिकाओं में उत्परिवर्तन दर वास्तव में बहुत कम है। एक सदी के बाद भी यह बड़े पैमाने पर कोशिका मृत्यु या आंतरिक अस्वीकृति प्रतिक्रियाओं का कारण बनने के लिए अपर्याप्त है। टेलोमेरेस के लिए उन्हें गुणसूत्रों के संयम उपकरणों के रूप में देखा जा सकता है। यदि गुणसूत्रों की तुलना रेशम के 3000 किस्में से की जाती है, तो टेलोमेरेस हेयर टाई हैं जो उन्हें एक पोनीटेल में बांधते हैं। टेलोमेरेस की कमी से क्रोमोसोमल पतन और सेल एपोप्टोसिस होता है। यह ध्यान देने योग्य है कि टेलोमेयर की कमी प्रतिवर्ती है और इसे टेलोमेरेस के साथ फिर से भर दिया जा सकता है। यह पृथ्वी वैज्ञानिकों द्वारा शोध किए गए अमरता के अधिक आशाजनक तरीकों में से भी है। यह कहना अनुचित नहीं है कि दीर्घायु टेलोमेरेस के जोरदार स्राव के कारण हो सकता है, लेकिन इसके अलावा जीवन काल जलाने की गुप्त तकनीक वास्तव में मौजूद है। मुक्त कणों का एक द्रव्यमान पैदा करना या एक सांस में रक्त म्यूटेशन को प्रेरित करना ताकत नहीं लाता है, बल्कि मैना का उपभोग करता है। इस संबंध में टेलोमेयर सिद्धांत थोड़ा अधिक प्रशंसनीय है, लेकिन टेलोमेरेस और टेलोमेरेस को जला रहा है। यह सिर्फ बेतुका है। भौतिक शरीर जीवन काल जलाना। वांग क्यूई को लंबे समय तक चुप कराते हुए किंगलान ने अपना सिर हिला दिया। आपकी वरिष्ठ बहन से एक दोस्ताना टिप, आपको सिस्टम स्तर से इसे देखने की जरूरत है। प्रणाली। वांग क्यूई के भौंहों ने कसकर फंसा दिया क्योंकि उन्होंने तेजी से अनगिनत संभावनाओं की गणना की, जल्दी से उन्हें एक के बाद एक को खारिज कर दिया। अचानक एक प्रकाश बल्ब उसके सिर में चला गया। एंट्रापी। बिल्कुल, यह एंट्रापी है। एआई किंगलान ने ताली बजाई। जीवन एक प्रणाली है और इस प्रणाली की नींव क्या है? यह ब्लड लाइंस की निरंतरता है। और सेल डिवीजन की प्रक्रिया में ब्लड लाइंस क्या भूमिका निभाती है? जब हम ब्लड लाइंस के बारे में बात करते हैं तो हम क्या चर्चा कर रहे हैं? इससे पहले कि वांग क्यूई जवाब दे पाती, किंगलान ने जारी रखा, संपादन, प्रूफरीडिंग, ट्रांसक्रिप्शन, रिडंडेंसी। संपादन, प्रूफरीडिंग, प्रतिलेखन, अतिरेक, ये सभी निस्संदेह जानकारी को संभालने के तरीके हैं। लेकिन एक बार जीव विज्ञान सूक्ष्म स्तर तक पहुंच जाता है,
और जो वास्तव में जीवन काल से संबंधित है वह अतिरेक हिस्सा है। आपको पता होना चाहिए कि मानव कबीले के रक्तपात में कई ब्लड लाइन जड़ें निरर्थक हैं, कोई प्रमुख लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। लेकिन अतिरेक का उद्देश्य है। किंगलान ने यहाँ रोका, चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग क्यूई जैसे कि सपने देखना सही निष्कर्ष पर आवाज उठाया, त्रुटि सहिष्णुता। अतिरेक उत्परिवर्तन की त्रुटि सहिष्णुता का प्रतिनिधित्व करता है। वायरस, जिसे शायद ही जैविक माना जा सकता है, में बहुत ही सरल आनुवंशिक सामग्री होती है जिसमें म्यूटेशन के लिए कोई सहिष्णुता नहीं होती है, इसलिए हर कुछ वर्षों में नए उपभेद दिखाई देते हैं। हालांकि जानवर जितना अधिक उन्नत होता है उतना ही अधिक सहिष्णुता उनकी आनुवंशिक सामग्री को उत्परिवर्तन के लिए होती है। और त्रुटि सहिष्णुता का प्रतीक है हम। वांग क्यूई ने तब एक और अंधे स्थान की खोज की, यदि हाँ तो आध्यात्मिक ऊर्जा की समान परिस्थितियों में मानव कबीले का जीवन काल अन्य दौड़ की तुलना में बहुत अधिक होना चाहिए। एआई किंगलान ने समझाया, चयापचय भी है। सिस्टम अतिरेक केवल बुनियादी जीवन काल को निर्धारित करता है, जबकि जीवन काल की खपत की दर चयापचय द्वारा निर्धारित की जाती है। मान लीजिए कि मानव कबीले में 100 साल का जीवन काल होता है, जो प्रत्येक वर्ष जीवन का 1 वर्ष का उपभोग करता है। यदि कोई कछुआ दानव है जिसका जन्मजात जीवन काल केवल 1/5वां मानव कबीले का है, लेकिन जिसकी चयापचय दर केवल 1/20वीं है जो मानव कबीले की है, तो यह वास्तव में 400 वर्षों तक रह सकता है। और मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं, चयापचय की परिभाषा जीव और बाहरी वातावरण के बीच पदार्थ और ऊर्जा का आदान प्रदान है, साथ ही जीव के भीतर पदार्थ और ऊर्जा की आत्मनवीकरण प्रक्रिया। यह एंट्रापी में कमी और एंट्रापी दोनों में वृद्धि है। वांग क्यूई कनेक्शन का एहसास करते हुए तुरंत जवाब दिया, वास्तव में मैं प्रमेय को कैसे भूल सकता हूं कि जीवन एक नकारात्मक एंट्रापी घटना है। एंट्रापी सिस्टम के विकार के स्तर का एक माप है। एंट्रापी वृद्धि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक प्रणाली ऑर्डर से अव्यवस्थित हो जाती है। एक बार जब आप उस कानून का विस्तार करते हैं जिसे पृथ्वी पर थर्मोडायनामिक्स के दूसरे कानून और शिंजो में स्वर्ग के तीसरे कानून के रूप में जाना जाता है, तो आप एक आसान एहसास में आते हैं, एक पृथक प्रणाली में एंट्रापी में वृद्धि अपरिहार्य है। ब्रह्मांड ठीक सबसे बड़ा पृथक प्रणाली है, जो कि ब्रह्मांड की मृत्यु कैसे होगी इस पर परम प्रमेय को प्रकट करता है। यदि ब्रह्मांड भी ऐसा है तो ब्रह्मांड के भीतर कुछ भी कैसे बच सकता है? फिर भी एक घटना है जो स्थानीय रूप से इस प्रवृत्ति का विरोध कर सकती है। यही जीवन है। मानव शरीर एक जटिल प्रणाली है और प्रत्येक कोशिका द्वारा ली गई प्रत्येक सांस इस प्रणाली की एंट्रापी को बढ़ाती है। लिविंग का कार्य शरीर में एंट्रापी वृद्धि को गिनता है। जब एंट्रापी शरीर की प्रणालियों को विकार में बदल देता है तो एक व्यक्ति मर जाएगा। इसलिए भौतिकी और सिस्टम सिद्धांत के दृष्टिकोण से उम्र बढ़ने का सार एंट्रापी वृद्धि है। मैं अब समझता हूं वरिष्ठ बहन एआई, आपके द्वारा उल्लेख किए गए कई संभावित सिद्धांत वे सभी मानव शरीर प्रणाली के विकार में वृद्धि का नेतृत्व करते हैं। वांग क्यूई ने आखिरकार इसका पता लगाया और हंसी में अपने हाथों को ताली बजाई। मुक्त कट्टरपंथी कोशिकाओं को खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, दैहिक उत्परिवर्तन सेल प्रतिकृति में यादृच्छिक त्रुटियों का संचय है, और टेलोमेयर थकावट का मतलब है कि गुणसूत्र अपनी बाधाओं को खो देते हैं। ये सभी आदेशित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अव्यवस्थित हो जाते हैं। किंगलान ने सिर हिलाया, बिल्कुल, आप जल्दी से सीखते हैं। अब चलो अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। एक कल्टीवेटर का जीवन काल क्यों बढ़ता है? एक कल्टीवेटर का जीवन काल बढ़ता है क्योंकि उसके भीतर एक अतिरिक्त प्रणाली है, खेती के माध्यम से प्राप्त प्रणाली। यह प्रणाली सीधे आपके जीवन से जुड़ी है। इस प्रणाली के कारण आपके शरीर में एक उच्च दोष सहिष्णुता है जो कि आपकी जन्मजात जीवन काल को बढ़ाता है। वांग क्यूई ने समझ में सिर हिलाया। पौष्टिक जीवन के तथाकथित तरीकों में शारीरिक क्षति को कम करने के उपायों की एक श्रृंखला शामिल होती है और इस प्रकार चयापचय को धीमा कर दिया जाता है। क्या इसका मतलब है दीर्घायु का सिद्धांत वास्तव में शरीर को एक अच्छी तरह से खुली प्रणाली बनाने के बारे में है जो स्वर्ग और आदमी की एकता को प्राप्त करता है और आकाश के समान जीवन काल साझा करता है? एंट्रापी वृद्धि में केवल पृथक प्रणालियों में अर्थ होता है और एक खुली प्रणाली बनना भौतिक शरीर की मृत्यु से बच सकता है। बिल्कुल। किंगलान ने सिर हिलाया और कहा, जीवन काल को जलाने वाली गुप्त तकनीकों के लिए वे भौतिक शरीर पर काम नहीं करते हैं, लेकिन मन प्रणाली पर, शरीर में मैना के भीतर ऑर्डर को शक्तिशाली शक्ति के लिए आदान प्रदान करने के लिए। वांग क्यूई ने पूछा, लेकिन ऑर्डर की ताकत क्यों मिटाती है? यह थोड़ा अतार्किक लगता है। एआई किंगलान ने अपने हाथों को फैलाया, स्वर्ग जानता है। बस इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिज ने उत्तराधिकार में 4000 से अधिक स्वयंसेवकों की भर्ती की। औसतन प्रत्येक व्यक्ति ने 15 साल के जीवन काल में जलाने वाली गुप्त तकनीकों का उपयोग किया। कुल मिलाकर 60,000 साल। 7 रिज को लगभग उन छहों को इकट्ठा करने के लिए, कुछ इकट्ठा करने के लिए जो कि 6000 लोगों को इकट्ठा करने के लिए आवश्यक थे। अध्याय 262 समाप्त हुआ। अध्याय 264 से 18 प्रकृति आत्मा की भावना है, भाग्य एंट्रापी से संबंधित है। हालांकि एआई किंगलान ने अपना लहजा बदल दिया। मेरे पास व्यक्तिगत रूप से एक अनुमान है जिस पर आप विचार कर सकते हैं। ऑर्डर को भी आत्मा की भावना के रूप में देखा जा सकता है और आदेश को खत्म करने के लिए आत्मा की भावना को खत्म करने के लिए है। और आत्मा की भावना की भौतिकता है। उस मामले में एक पल के लिए विचार करने के बाद वांग क्यूई ने इसे अत्यधिक प्रशंसनीय पाया। जानकारी एक भौतिक मात्रा है जो अनिश्चितता को समाप्त करती है। एक प्रणाली में अनिवार्य रूप से जानकारी होती है। दूसरी ओर सूचना मामले की एक संपत्ति है, जैसे द्रव्यमान और ऊर्जा। दूसरे शब्दों में जानकारी सामग्री है। विशेष सापेक्षता से प्रसिद्ध सूत्र से पता चलता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। इस बीच शैनन का सूचना सिद्धांत इनपुट या थोड़ी जानकारी को मिटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह दो दुनियाओं के भौतिक नियमों के बीच का अंतर है, लेकिन शिंजो का आत्मा भावना सिद्धांत और भी आगे बढ़ता है, यहां तक कि आध्यात्मिक ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा और सूचना के बीच रूपांतरण के लिए सूत्रों को भी प्राप्त करता है। सीधे शब्दों में कहें, शिंजो में एक यूएसबी ड्राइव जिसने पर्याप्त जानकारी संग्रहित की है, वह भारी, अधिक उच्च आत्मा और अधिक अंतर्निहित ऊर्जा के अधिकारी हो जाएगी। यह जीवन पथ नहीं है, इसलिए मेरी अटकलें सटीक नहीं हो सकती हैं। ठीक है, अपनी इंद्रियों पर वापस आएं। किंगलान ने अपने हाथों को ताली बजाई। मूल प्रश्न पर वापस, जीवन काल के माध्यम से देखने के लिए आपके पास दिव्य कौशल है क्योंकि आपने अन्य मानसिक तरीकों की खेती भी की है। तो यह स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक है। वांग क्यूई को पहले से ही कुछ संदेह था, लेकिन एआई किंगलान के अनुस्मारक के बाद वह कैसे नहीं समझ सकता था। स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक में एंट्रापी मूल्य का एक जन्मजात संवेदी है। स्वर्गीय गीत को आसपास के स्पिरिट एनर्जी फील्ड में परिवर्तन के बारे में पता है। अमूर्तता में ज्यामिति एक्सेल की पुस्तक याओ डिंग गणना पवित्र शास्त्र की गणना में सटीक है और स्वर्गीय गणना एटलस सीधे जीवन के सार की ओर इशारा करती है। यह अजीब नहीं था कि ये मंत्र संयुक्त रूप से जीवन काल को समझने के लिए एक दिव्य कौशल बना सकते हैं।
इस समय तस्वीर में कहीं अनदेखी से किसी को एआई किंगलान को बुलाने के लिए लग रहा था। उसने जवाब दिया, फिर कहा, यह पर्याप्त बात है। आपको वह सब कुछ समझना चाहिए जो आपको जानना चाहिए, सही जूनियर भाई। लेकिन मेरे इरादे गहरा हैं। यदि आप अपना रास्ता खुद करना चाहते हैं तो आपको इसे गहराई से चिंतन करना होगा। मैं व्यस्त हूं, जाना होगा। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हो गए, वांग क्यूई का इंटरफेस पिच काला हो गया। वांग क्यूई ने अपने कैलकुलेटर को दूर करने के लिए भाग नहीं लिया, लेकिन सोचने के लिए बैठ गया। अपने पिछले जीवन में सैद्धांतिक भौतिकी में एक शोधकर्ता के रूप में वांग क्यूई ने श्रोडिंगर के व्हाट इज लाइफ को पढ़ा था और जीवन विज्ञान और भौतिकी की घनिष्ठ प्रासंगिकता को समझा। हालांकि उन्होंने पहले इन दोनों क्षेत्रों को अलगाव में देखा था, एक तरफा उन्हें जोड़ने के बिना। सबसे क्लासिक उदाहरण स्वर्गीय गणना एटलस था, जो किसी भी सर्वोच्च दिव्य कौशल से कम नहीं था जब यह शीर्ष मानसिक तरीकों की बात आई थी, लेकिन अपने हाथों में यह केवल विभिन्न मानसिक तरीकों के लिए एक बफर के रूप में काम कर सकता था, जो किसी भी चमत्कार से रहित था। लेकिन किंगलान के हाल के शब्दों ने वास्तव में उसके लिए स्वर्गीय गणना एटलस का दरवाजा खोला था। वास्तव में स्वर्गीय गणना एटलस ने केवल जीव विज्ञान पर भरोसा नहीं किया था। हजारों प्रजातियों का अवलोकन करना, अस्तित्व के मार्ग को समझना, यह एक रास्ता है। विकास के मॉडल स्थापित करने के लिए जीवाश्म ड्रैगन हड्डियों की जांच करना, यह एक और रास्ता है। सूक्ष्म परत में तल्लीन और एक जीन परिप्रेक्ष्य से वंश के रहस्यों की खोज करना, यह अभी तक एक और रास्ता है। फिर जीवन के सार को एक नकारात्मक एंट्रापी प्रणाली के रूप में देखना और एक भौतिकी कोण से इसकी समीक्षा करना, गणित का उपयोग करके इसका विश्लेषण और निर्माण करने के लिए यह भी संभव है। हालांकि मैंने अनिश्चितता में परिवर्तन को ट्रिगर करने के लिए और म्यूटेशन मॉडल का उपयोग करके विकासवादी स्वर्गीय गणना मानचित्र के अनुकूल होने के लिए म्यूटेशन मॉडल का उपयोग करने के लिए स्वर्गीय गणना मानचित्र में प्रायिकता सिद्धांत और अराजकता एल्गोरिथम को शामिल करने पर विचार किया है। खेती की तकनीक के साथ छलांग को पूरा करने के लिए शेंजू गणितज्ञों के संभावित रूप से आगे बढ़ने में असमर्थ था। लेकिन वास्तव में मेरे पास एक और रास्ता है जिसे मैं ले सकता हूं। स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक एंट्रापी की एक मानसिक विधि है। हालांकि इसका उपयोग आमतौर पर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए एंट्रापी बढ़ती क्षमता के साथ किया जाता है और इसे एक विनाशकारी दैवीय कौशल के रूप में देखा जाता है। यह वास्तव में एंट्रापी में कमी की क्षमता रखता है। यदि अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है तो स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक भी एक खेती तकनीक है जो सीधे जीवन के सार को इंगित करती है। मैं आनुवांशिकी पारिस्थितिकी से परिचित नहीं हूं, लेकिन मैं थर्मोडायनामिक्स के दूसरे कानून से बहुत परिचित हूं, एंट्रोपी का कानून। एक गणितीय मॉडल की स्थापना करना बहुत मुश्किल नहीं है। पृथ्वी पर एंट्रापी के नियम को वैज्ञानिक कानूनों का उच्चतम माना जाता है, सामग्री जिसे सैद्धांतिक भौतिकी का अध्ययन करने वाले किसी भी विद्वान को सीखना चाहिए। इस बिंदु पर वांग क्यूई ने फेंग लोई के साथ अपनी पिछली बातचीत को भी याद किया। डेटा के रूप में चेतना, डेटा के रूप में चेतना, जानकारी के रूप में डेटा। यह पृथ्वी के वैज्ञानिकों के पीछे का मौलिक सिद्धांत है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को डिजाइन कर रहा है और एक महान गणितज्ञ का विश्वास भी है। डेटा एक विशेष प्रकार की जानकारी है जिसे संसाधित किया जा सकता है और चेतना नकारात्मक एंट्रापी के रूप में आयोजित प्रणाली से ज्यादा कुछ नहीं है। भौतिक शरीर और चेतना एक ही नींव पर बनाए गए हैं, दोनों सिस्टम हैं, दोनों एंट्रापी हैं। गणितीय रूप से वे सेट हैं और उनका आदेश तर्क है। वांग क्यूई की आंखें उज्ज्वल हो गईं। उस पल में वह कुछ समझ गया। तो यह है कि यह कैसे है। सच में मैंने पहले से ही खेती का सार और उच्चतम दायरे की ओर मार्ग समझ लिया है। मानव शरीर एक परिष्कृत प्रणाली है और किसी भी प्रणाली की तरह इसका विश्लेषण सिस्टम विज्ञान के माध्यम से किया जा सकता है और सार गणितीय मॉडल स्थापित किए जा सकते हैं। मानव चेतना को अराजकता गणित के साथ सिमुलेटेड किया जा सकता है। मानव भौतिक शरीर विकास का क्रिस्टलीकरण है, यह भी गलत आत्म प्रजनन में संलग्न है। अराजकता गणित की अभिव्यक्ति, अराजकता और अस्पष्टता के भौतिकी के दायरे में व्यापक अनुप्रयोग हैं। एंट्रापी का उल्लेख नहीं करने के लिए भौतिकी में एक अवधारणा जो सिस्टम विज्ञान से बच नहीं सकती है। युवाओं की आंखों में वह एक बढ़ते एजियोर ड्रैगन और एक सफेद बाघ लड़ते और उलझते हुए देख रहा था। अचानक एजियोर ड्रैगन का रूप ढह गया, डेटा की एक धारा में बदल गया। दूसरी ओर सफेद बाघ धीरे धीरे प्रकाश और गर्मी की एक लौ शून्य से भस्म हो गया था। मेरे जीवन की खेती ड्रैगन और टाइगर को वश में करने के बारे में नहीं है, पानी और आग के सामंजस्यपूर्ण है, बल्कि भौतिक शरीर और शिनलिंग की सामान्यताओं को प्राप्त करने के लिए भौतिकी सिद्धांतों और गणितीय तरीकों का उपयोग करने के बारे में है। मेरे लिए प्रकृति आत्मा की भावना है, जीवन एंट्रापी द्वारा शासित है। इस समझ के साथ वांग क्यूई ने उसके भीतर अचानक हल्कापन महसूस किया। स्वर्गीय गणना एटलस और स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक से मैना किसी तरह की प्रतिबंधों से मुक्त होने के लिए लग रहा था, अधिक स्वतंत्र रूप से बह रहा था। दो मूल रूप से अलग अलग मैना एक पूर्ण संचलन के माध्यम से घूमने के बाद सीमाओं पर धुंधला होने लगे। प्रतीत होता है कि एक साथ फ्यूजिंग। स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक और स्वर्गीय गणना एटलस मानसिक तरीकों के अभिसरण के कारण वांग क्यूई के शरीर के भीतर विभिन्न खेती तकनीकों का संतुलन एक बार फिर से टूट गया था और शांत और स्थिर मैना प्रवाह अशांत हो गया, मेरिडियन के माध्यम से भाग गया और बढ़ गया। हालांकि स्वर्गीय गणना एटलस के मन ने उसकी रक्षा की, जिससे उसे इस असंतुलन में नुकसान होने से रोक दिया गया। जल्द ही एक शांत सनसनी उसके शरीर की गहराई से बढ़ गई, जबरन मैना प्रवाह को ऑर्डर करने के लिए वापस लौटा। स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक एंट्रापी में कमी, कम अराजकता की स्थिति में प्रणाली को बहाल करने के कानून के द्वार को शुरू करना। स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक औपचारिक रूप से गहरा और गूढ़। स्वर्गीय गणना एटलस बैरियर को एक बार फिर से तोड़ना। अध्याय 262 समाप्त हुआ। अध्याय 265 से 19 एनिहिलेशन ने आकाश को जला दिया। विचार आत्मा को प्रभावित करते हैं और आत्मा मन को संचालित करती है। इस प्रकार आत्मज्ञान का एक क्षण वास्तव में सृजन का क्षण था। जब स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक स्वर्गीय गणना एटलस के साथ विलय हो गई तो इन दो अलग अलग मानसिक तरीकों वांग क्यूई ने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को बदल दिया। उन्होंने इस स्वर्ग और पृथ्वी में गहराई से एकीकृत किया, न केवल क्यूई तंत्रों का सम्मिश्रण बल्कि उनकी इंद्रियों को भी इस प्रणाली में शामिल किया गया था। इस प्रकार वांग क्यूई को लगा जैसे उसने स्पष्ट रूप से एक भौतिक मात्रा को देखा था जिसे उसने पहले कभी भी ध्यान नहीं दिया था। इस नई सनसनी ने युवा रंग की एक परत में युवा व्यक्ति की दुनिया को अनगिनत सकारात्मक और नकारात्मक ज्वार की धारणा में बढ़ा दिया। वांग क्यूई ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ज्यामिति की पुस्तक को सक्रिय कर दिया। धीरे धीरे अदृश्य धार घट्टा में अमूर्त हो गया, जो एक अमूर्त आकृति में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया। यह पास में एंट्रापी चेंज ग्राफ था। वांग क्यूई ने जेन चांद से पूछा, क्या वह बेवकूफ चिलियाक्स्यू है जो मेरे बाईं ओर सीधे मेरे सामने लगभग 5 गज की दूरी पर स्थित है? जेन चांद चौंका दिया गया, आपने अपनी आध्यात्मिक अर्थ कब बढ़ाया? एक अमर के आध्यात्मिक अर्थों का कामकाज एक बल्ले के इकोलोकेशन के समान प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक अर्थों के उत्सर्जन के साथ शुरू होता है।
एकमात्र अंतर यह है कि आध्यात्मिक ऊर्जा की विशेष प्रकृति के कारण आध्यात्मिक अर्थों की गति ध्वनि की गति से सीमित नहीं है और निम्न स्तरीय कल्टीवेटर शायद ही उच्च स्तरीय लोगों की आध्यात्मिक भावना का पता लगा सकते हैं। एक आधुनिक कल्टीवेटर के रूप में दुर्जय होने के बावजूद वांग क्यूई केवल क्यूई खेती के चरण में था। स्वाभाविक रूप से ज़ेन चान के महायान क्षेत्र आध्यात्मिक अर्थ से अलग था। ज़ेन चान वांग क्यूई के आध्यात्मिक अर्थ को कैसे नोटिस नहीं कर सकता था। वांग क्यूई मुस्कुराया। ज़ेन चान के काउंटरक्वास ने उनके अनुमान की पुष्टि की। यह जीवन काल के माध्यम से देखने से फैली उनके नए दिव्य कौशल की सच्ची प्रकृति थी। उनके संवेदी प्रणाली को स्वर्ग और पृथ्वी की भव्य प्रणाली में एकीकृत करने के बाद एंट्रॉपी के बारे में जानकारी स्वचालित रूप से वांग क्यूई के शरीर में प्रवाहित हो गई और आध्यात्मिक ऊर्जा की सांस लेना और सांस लेना अन्वेषण की यह विधि दूसरों द्वारा लगभग अप्राप्य थी, बहुत कुछ प्राकृतिक दृष्टि और सुनवाई की तरह। वांग क्यूई की आंखों में पूरे स्वर्ग और पृथ्वी की समग्र एंट्रॉपी लगभग स्थिर थी। हालांकि पूरे ब्रह्मांड में एंट्रॉपी वृद्धि हो रही थी, उस मूल्य की वृद्धि को लाखों वर्षों में मापा गया था और एक सदी का एक दूसरे हाथ की गति लगभग नश्वर आंखों के लिए स्थिर थी। पृष्ठभूमि एंट्रॉपी से थोड़ा ऊपर दहन की तरह सरल रासायनिक प्रतिक्रियाएं थीं। इस निरंतर एंट्रॉपी पृष्ठभूमि के बीच अनगिनत विशेष अंक मौजूद थे। ये एंट्रॉपी वृद्धि और कमी के पेचीदा शरीर थे। युवा जीवन में उच्च नकारात्मक एंट्रॉपी थी, जबकि वृद्ध जीवन मुश्किल से नकारात्मक एंट्रॉपी की स्थिति बनाए रखते थे। बड़े और उच्च खेती जीव अधिक जटिल थे और उनके पूर्ण एंट्रॉपी मूल्य भी अधिक थे। दाबई गांव के आसपास के जीवन के विशाल महासागर में केवल एक व्यक्ति चमकदार रूप से बाहर खड़ा था। चिलियाक्सू का एंट्रॉपी इतनी अधिक थी कि यह एक सकारात्मक मूल्य के पास पहुंचा। वांग क्यूई की आंखों में वह एक विशाल धधकते हुए आग के गोले की तरह दिखाई दिया। वह वास्तव में इस दुनिया के लिए लंबे समय तक नहीं लगता है। नहीं, एंट्रॉपी वृद्धि की यह दर बहुत तेज है। यह जीवन काल के जलने के बाद की तरह नहीं लगता है, लेकिन जैसे कि वह स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में तेजी से वृद्ध है। क्या यहाँ एक और रहस्य हो सकता है? वांग क्यूई ने एक पल के लिए विचार किया, फिर अपना सिर हिला दिया। निर्णय लेने के लिए बहुत कम जानकारी थी। शायद चिलियानक्सू ने दानव कबीले के गुप्त दायरे में कुछ अजीब जहर या अभिशाप का अनुबंध किया था और फिर झूठा दावा किया कि यह एक गुप्त तकनीक का उपयोग करने से था। आखिरकार अमर गठबंधन के एक विकलांग अभिभावक दूत के लिए मुआवजा बहुत बुरा नहीं था। उस क्षण में उन्हें एक और मुद्दा याद आया, बूढ़ा आदमी जब मैं अभी से टूट गया तो उसने हमला क्यों नहीं किया। वांग क्यूई की सफलता एक ऐसा क्षण था जब मानसिक तरीकों का संतुलन एक नया संतुलन बनाने से पहले बाधित हो गया था, जिससे मन अशांति और अस्थिर आभा थी, जो बिल्कुल सबसे कमजोर क्षण था। चिलियाक्सू को युद्ध परीक्षण किया गया था, क्या वह अवसर को जब्त करना नहीं जानता था? ज़ेन चान ने चुटकी ली। जब आप अभी उस युवा महिला से बात कर रहे थे तो चिलियानक्सू ने इसे सुना। उन्होंने सुना कि आप जीवनकाल के सार के बारे में बात करते हुए भावनात्मक रूप से हलचल कर रहे थे और हमला करने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते थे। TCH बहुत कट्टरपंथी होने के लिए वह अभी भी अपने जीवन को संजोता है। वांग क्यूई ने लापरवाही से मजाक किया। ज़ेन चान के साथ उनकी बातचीत आध्यात्मिक अर्थ संचरण के माध्यम से पूरी हुई थी, जबकि एआई किंगलान के शब्दों को एक कैलकुलेटर द्वारा भ्रम तकनीकों के माध्यम से उनकी चेतना में पेश किया गया था और ओवरहेड होने के बारे में कोई चिंता नहीं थी। चिलियानक्सू केवल कुछ शब्दों को सुन सकता था। वांग क्यूई ने किंगलान से पूछा। चूंकि चिलियानक्सू एक कदम नहीं उठा रहा था, वांग क्यूई ने बस अपने नए दिव्य कौशल से खुद को परिचित कराया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी 5 इंद्रियों को सील कर दिया और स्वर्ग और पृथ्वी में बदलावों को पूरी तरह से महसूस किया। धीरे धीरे उनकी संवेदी सीमा का विस्तार हुआ, यहाँ तक कि भूमिगत में प्रवेश करने की शुरुआत भी हुई। अचानक वांग क्यूई को लगा जैसे वह आग से झुलस गया था और दर्द में कहा गया था, भूमिगत यह कैसे संभव है? यिन क्यूई थर्मल ऊर्जा को दबा देता है, इसलिए यिन क्यूई में प्रचुर मात्रा में स्थानों को तार्किक रूप से कम एंट्रॉपी मान होना चाहिए। फिर भी उम्मीदों के विपरीत दाबई गांव अनगिनत लाशों से भरे होने के बावजूद भयानक रूप से उच्च भूमिगत एंट्रॉपी मूल्यों के पास था। सबसे अधिक खतरनाक रूप से एंट्रॉपी गांव के केंद्र की ओर परिवर्तित हो रहा था, जहां चिलियानक्सू अपने छोटे से इमारत में रहता था। वांग क्यूई के लिए ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि एक छोटा सूरज इमारत के नीचे छिपा हुआ था। क्या चल रहा था? इससे पहले कि वांग क्यूई इसे समझ सके, ज़ेन चान ने कहा, त्वरित चकमा। बाईं ओर 5 झांग, एक प्रकाश अचानक फट गया। चिलियाक्सू की मूल रूप से उदासीन अभिव्यक्ति उत्साह हो गई। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और फिर नीचे की ओर मारा। ताड़ की शक्ति पहुंचने से पहले ही गर्मी पहले से ही दीवारों पर और वांग क्यूई के हाथों में फैल गई थी। वांग क्यूई को ज़ेन चान के अनुस्मारक की आवश्यकता नहीं थी कि कुछ गलत था। उन्होंने कहा कि चिलियाक्सू ने अचानक एंट्रॉपी वृद्धि के एक बल को बुलाया। आदेश ने अराजकता, विकार के लिए एकरूपता, आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि और मामला हिलाया। स्वर्ग और पृथ्वी के इस हिस्से की श्वास क्षण भर में अलग हो गई थी। आध्यात्मिक ऊर्जा को उकसाया गया था, जिसमें ऊर्जा के सभी रूप तेजी से थर्मल ऊर्जा में परिवर्तित हो गए थे। इस संक्षिप्त क्षण में स्वर्ग और पृथ्वी के इस क्षेत्र की एंट्रॉपी अपने चरम पर पहुंच गई। क्या स्वर्ग और पृथ्वी विकसित हो जाएगी, जिससे प्रकृति और नहीं रह जाएगी? नहीं। एक बार जब सभी उपलब्ध ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा में बदल दिया गया तो पदार्थ अब नहीं चल सकता था। अब परमाणुओं और अणुओं के रूप में मौजूद नहीं, समय फीका और अंतरिक्ष बिखर गया। यह थर्मल डेथ ब्रह्मांड का अंतिम निधन था। इस हथेली की हड़ताल में एक कॉस्मिक सर्वनाश की विनाशकारी शक्ति थी। यह बिल्कुल कनेक्ट नहीं करना चाहिए। वांग क्यूई ने हाथी चरण लहर तकनीक की पूरी शक्ति को हटाकर अपनी तलवार को आकर्षित किया। पदार्थ की भौतिक लहर ने तलवार को ढक दिया और थंडर साउंड कॉर्ड सबर तकनीक की अनिवार्यताओं के बाद उन्होंने कट की एक श्रृंखला को अंजाम दिया, जिसमें 10 स्ट्राइक को एक में मिला दिया गया। पीक ऑन पीक ओवरलैप्ड एक भौतिक रूप से शक्तिशाली स्ट्राइक फट गया, जिसका उद्देश्य चिलियानक्सू की पाम पावर के उद्देश्य से है, जो पहले दीवार के माध्यम से आदर्श रूप से तेज लहर ब्लेड काट रहा है। हालांकि मूक एनिहिलेशन आकाश जलने वाली हथेली का सामना करने पर लहर जल्दी से विकसित हो गई। फिर भी यह बलशाली हड़ताल ताड़ की शक्ति को थोड़ा विभाजित करने में कामयाब रही और तब तक वांग क्यूई स्वर्गीय गणना एटलस और स्वर्गीय एंट्रॉपी तकनीक को नियोजित कर रहा था। इस घातक हड़ताल का मुकाबला नकारात्मक एंट्रॉपी की शक्ति के साथ कर रहा था। ताड़ की शक्ति ने उसके शरीर में प्रवेश किया, फिर तेजी से वांग क्यूई के सिस्टम के साथ विलय कर दिया, जो कि ताड़ की शक्ति के बाद की आमद का मुकाबला करता था। फिर भी इस एकल हड़ताल की शक्ति भयानक थी। वांग क्यूई को लगा जैसे उसकी बहुत हड्डियां प्रज्वलित हो सकती हैं। ज़ेन चैन ने घबराए हुए बड़बड़ाहट में कहा, यह लाल सूर्य संप्रदाय से एक तकनीक नहीं है। अगर इस तरह की एक दुर्जय हाथ तकनीक मौजूद होती तो लाल सूर्य संप्रदाय ने लंबे समय तक प्राचीन विधि की खेती की दुनिया को एकजुट कर दिया होता और कोई भी संप्रदाय उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। लूफू जुआनकिंग पैलेस के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता, सम्राट के चरम विभाजन आकाश दाव या पवित्र शिशु संप्रदाय को फड़फड़ाने के लिए। वांग क्यूई ने सोर के बारे में एक मुंह से लार को बाहर निकाल दिया और कहा, वास्तव में यह लाल सूर्य संप्रदाय से नहीं है, यह फेंटियन प्रांत की सर्वोच्च तकनीक है, साइलेंट एनिहिलेशन स्काई बर्निंग पांग।
क्षमा करें, मुझे आज रात एक गंभीर सिरदर्द है, इसलिए देर से अपडेट। अध्याय 262 समाप्त हुआ। अध्याय 266 से 20 क्रोध। एंट्रॉपी की अवधारणा की उत्पत्ति इस बात से हुई है कि पृथ्वी थर्मोडायनामिक्स के दूसरे कानून को क्या कहती है और शेंजो को आकाश जलने के तीसरे कानून के रूप में संदर्भित करता है। यह एक प्रणाली के भीतर विकार की डिग्री को मापता है। एंट्रॉपी वृद्धि की अवधारणा भी इस प्रमेय से उत्पन्न होती है। इसने शुरू में संकेत दिया कि उच्च से कम तापमान तक गर्मी का अपरिहार्य प्रवाह। इस विचार का विस्तार करते हुए एक और निष्कर्ष निकाला जा सकता है, एक पृथक प्रणाली में एंट्रॉपी वृद्धि अपरिहार्य है। ब्रह्मांड सबसे बड़ी पृथक प्रणाली है, जिसका अर्थ है यह अंतिम प्रमेय को प्रकट करता है कि ब्रह्मांड कैसे मर जाएगा। ब्रह्मांड के अंत में सभी प्रयोग करने योग्य ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा में बदल दिया जाएगा। नतीजतन सभी पदार्थ अपनी गति खो देते हैं। बुनियादी कण मौजूद नहीं हो सकते हैं, सुपरस्ट्रिंग पूरी तरह से ढह जाते हैं, समय पूरी तरह से गायब हो जाता है और अंतरिक्ष का अर्थ होना बंद हो जाता है। इसे थर्मल डेथ के रूप में जाना जाता है। साइलेंट एनिहिलेशन स्काई बर्निंग पाम एक अकथनीय रूप से गहरा पाम तकनीक थर्मल डेथ की अवधारणा का प्रतीक है। इसे विश्व विनाश की एक विधि में बदल देता है। हथेली की एक हड़ताल के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा तिरछी है, जीवन प्राणियों को बुझा दिया जाता है और ऊर्जा बदल जाती है, स्वर्ग और पृथ्वी को एक भट्ठी में बदल देती है। जब अंतिम स्तर पर अभ्यास किया जाता है तो यह सीधे समय के एक क्षण को भी नष्ट कर सकता है। वांग क्यूई कुछ हैरान था। भले ही अमर गठबंधन के पास एक मेरिट एक्सचेंज सिस्टम था, लेकिन किसी भी खेती की तकनीक को किसी के प्रयासों के माध्यम से प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। एक शीर्ष स्तरीय पूर्ण कौशल के रूप में 7 और 10 के बीच वर्गीकृत किया गया था। मूक एनिहिलेशन आकाश बर्निंग पाम के लिए विनिमय मूल्य 10,000 के पास पहुंचा। स्पष्ट रूप से कुछ नीम स्थापना काश्तकार जैसे ची लियांगसू की सवारी कर सकता था। उसे यह पाम तकनीक कहां से मिली? वांग क्यूई संदेह के एक निशान को परेशान करते हुए एक रक्षात्मक मुद्रा ग्रहण किया, जैसे कि एक दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहा है। फाउंडेशन स्थापना चरण में एक इंटरमीडिएट स्किल कल्टीवेटर उल्लेखनीय नहीं है, लेकिन जिसने साइलेंट एनिहिलेशन स्काई बर्निंग पाम का अभ्यास किया है वह एक और कहानी है। यहां तक कि अगर वह केवल मूक एनिहिलेशन स्काई बर्निंग पाम के रुख के संकेत में महारत हासिल कर चुका है तो ची लियांगसू को एक अभूतपूर्व रूप से मजबूत प्रतिद्वंद्वी माना जा सकता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दुश्मन उन सभी से अलग है जो वांग क्यूई का सामना कर चुके हैं। यांग जून बहुत खतरनाक है, लेकिन एक दुष्ट दानव के पास वह पूरी तरह से चेतना के बिना है। एआई चंगयुआन वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन उसके साथ उसकी युगल या तो स्पास या प्रतियोगिता थे, न कि मौत की लड़ाई। लेकिन ची लियांगसू अलग है। वह शक्तिशाली, निर्मम और अधिक महत्वपूर्ण रूप से है। एक बार वेस्ट सागर सीमा संरक्षक होने के बाद उन्होंने निश्चित रूप से कई जीवन और मृत्यु लड़ाई का अनुभव किया है और अत्यधिक अनुभवी हैं। वांग क्यूई की गंभीर अभिव्यक्ति के विपरीत ची लियांगसू के चेहरे ने एक अत्यधिक उग्र, बेतहाशा कट्टरपंथी रूप दिखाया। उसकी आंखों ने एक लाल चमक उत्सर्जित की और उसके होंठ एक खून प्यासे मुस्कान में घुसे हुए थे, जो एक शानदार लाल बत्ती के रूप में उसके भीतर से बढ़ी थी। उन्होंने अपने जीवन को जलाने के लिए, खुद का उपभोग करने के लिए, एक शानदार और चमकदार आभा के साथ आगे बढ़ने के लिए एक पल नहीं। इसका उद्देश्य वांग क्यूई को अपने अगले कदम के साथ नीचे ले जाना था। इसके विपरीत वांग क्यूई, उसकी आंखों में चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसके शरीर से निकलने वाली मन की चमक भी पूरी तरह से भंग हो गई। उसकी ताकत पूरी तरह से भीतर समाहित थी। उसका अपना मन क्रम में था। उन्होंने अपने अधिकांश मानसिक तरीकों को छोड़ दिया। स्वर्गीय एंट्रॉपी तकनीक और स्वर्गीय गणना एटलस को उनके शिखर पर लाया। स्वर्गीय एंट्रॉपी तकनीक की एंट्रॉपी कमी शक्ति और स्वर्गीय गणना एटलस की नकारात्मक एंट्रॉपी प्रकृति के साथ वह मूक एनिहिलेशन आकाश जलने वाली हथेली की विनाशकारी शक्ति का सामना कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह बिना लड़ाई के उखड़ नहीं जाएगा। एक बार हिट होने के बाद यह खत्म हो जाएगा। बस फिर अलार्म के साथ एक आवाज वांग क्यूई के पीछे से आई, मास्टर वांग क्यूई, आप क्या कर रहे हैं? अंकल झोंग, अंकल झाओ, आप। ताई जू के पैर कुछ हद तक कांप गए। उन्होंने पहले कभी अपने गुरु के चेहरे पर उस अभिव्यक्ति को नहीं देखा था और वांग क्यूई के निवास की स्थिति ने भी उसे चकित कर दिया। मूक एनिहिलेशन आकाश जलने वाली हथेली से विस्फोट ने संरचना के तनाव क्षेत्र को बाधित कर दिया था, जिससे ईंटों और पत्थर आंतरिक रूप से गिर गए, इमारत आंशिक रूप से गिर गई, कई लोगों को कुचल दिया और उन ग्रामीणों को मलबे से नहीं मारा गया था। मूक सत्यनिष्ठ आकाश जलने वाली हथेली की अवशिष्ट तरंगों से बह गए थे, उनका जीवन बुझ गया, मृत से परिमृत। वांग क्यूई ने व्यंग्य के एक संकेत के साथ बात की, क्या आप नहीं देख सकते? इस आदमी ने अपने असली रंग दिखाए हैं और मुझ पर एक मुश्त हमला कर रहे हैं। ची लियांगसू ने तब जंगली हंसी में फूट लिया। मैं वास्तव में पिता और पुत्र, अच्छे गुरु और शिष्य के रूप में करीब होने के ढोंग को जारी रखना चाहता था, लेकिन अब मैं अब साथ नहीं खेल सकता। हाँ, अपने गृहनगर के इस छोटे से साथी को दोषी मानते हैं ऊपर उठने के लिए, मेरे प्रिय शिष्य। मास्टर क्यों? ताई जू जमीन पर बैठ गया, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। लेकिन वांग क्यूई ने कहा कि अगले ने उसे पूरी तरह से जगाया। वांग क्यूई ने कहा, मेरे परिवार ने पिछले साल प्राचीन विधि चिकित्सकों का सामना किया और पराजित नहीं किया गया। फिर से पूछा गया, आप भूमिगत होने के लिए क्या कर रहे हैं? आप यहाँ लाशों के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? क्या लाल सूर्य संप्रदाय में एक कॉर्प रिफाइनिंग विधि भी है? ची लायंगशू ने कहा, मेरे पास आधुनिक विधि के हेटेरोडॉक्स चिकित्सकों के साथ चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं है। एक जंगली और क्रूर हंसी के बीच ची लियांगसू ने अपनी हथेली उठाई और फिर मारा। एंट्रॉपी की भयानक धाराएं परिवर्तित हो गईं और फट गईं। जहां उसकी हथेली की शक्ति पहुंची, अराजकता और विलुप्त होने पर प्रबल हुआ। एक पाम स्ट्राइक, मूक एनिहिलेशन। इस विनाशकारी बल का सामना करते हुए वांग क्यूई पूरी तरह से बेखौफ था। उनकी धारणा में परिलक्षित एंट्रॉपी प्रवाह का प्रक्षेपवक्र तुरंत अमूर्त और गणना की गई थी। वह अपने पैरों को हल्के में ले गया, इनायत से कदम रखा और हमले को संकीर्ण रूप से चकमा दिया। फिर अपने पैरों के एक जबरदस्त स्टॉम्प के साथ वह नग्न आंखों से पकड़ने के लिए मुश्किल से ची लियांगसू की ओर बढ़ा। लाल बागे में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक घृणित ठंड मुस्कुराहट का खुलासा किया। यह युवक दोनों हाथों में तलवार चलाने के लिए करीबी सीमा तलवारबंदी में कुशल होना चाहिए। करीब आने से हमला शुरू करने का अवसर मिलता है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि आपको चकमा देने के लिए जगह की कमी है। मरना। तीसरा मूक एनिहिलेशन स्काई बर्निंग पाम को सपाट रूप से बाहर धकेल दिया गया था और क्रिम्सन लाइट ने वांग क्यूई के आंकड़े को संलग्न कर दिया था। ची लियांगसू को इस हथेली की हड़ताल की शक्ति के बारे में कोई संदेह नहीं था। उन्होंने अपने मुंह के कोने से एक घृणित स्नेर को निचोड़ दिया। आखिरकार अमर संस्थान से आने के बाद व्यावहारिक नींद कमजोर है। जिस तरह उनकी आत्मा एक पल के लिए आराम करती है, एक मंद तलवार की रोशनी एंट्रॉपी प्रवाह से निकली, एक सुंदर चाप में ऊपर की ओर ची लियांगसू की कलाई की ओर बढ़ रही थी। अराजक और हिंसक गिरोह क्यूई का कोई प्रभाव नहीं था और इस तलवार की हड़ताल से टूट गया था।
चिलियाक्सियो के विद्यार्थियों ने काफी हद तक सिकुड़ गए क्योंकि वह एक चमत्कार देखे। एक ऐसी दुनिया में जहां एंट्रॉपी वृद्धि अपरिवर्तनीय है, जीवन नकारात्मक एंट्रॉपी की घटना होने के नाते सबसे बड़ा चमत्कार है। वांग क्यूई को स्वर्गीय गणना शक्ति में कवर किया गया था। यह जीवन प्राणियों की शक्ति है, नकारात्मक एंट्रॉपी की शक्ति। स्वर्गीय गणना एटलस और स्वर्गीय एंट्रॉपी तकनीक की संयुक्त ताकतों ने उसे निडर होकर मुक्त एनिहिलेशन आकाश जलते हुए हथेली के मात्र रूप का सामना करने दिया और चिलियानक्सियो के 5 चरणों के भीतर अपना रास्ता कठिन कर दिया। उसके शरीर पर जलते हुए दर्द के बावजूद, उसके अंदर के मैना के बावजूद दंगों के लक्षण दिखाते हुए वह अंततः अपने हमले की सीमा के भीतर चिलियानक्सियो लाया। वांग क्यूई स्पष्ट रूप से उत्साहित था। संभवतः केवल झेन चान ने इस समय वांग क्यूई की भावनाओं को समझा था। यह घर तब से उनका घर था जब उन्होंने प्रसारित किया था। यह उनका गृहनगर था। इस घर से जुड़ी उनकी बचपन की यादें नष्ट हो गईं, ग्रामीणों के शवों को उकसाया गया और उनका गृहनगर बुरी आत्माओं की भूमि में बदल गया। वांग क्यूई कैसे उग्र नहीं हो सकता था। वांग क्यूई के अच्छे दोस्तों की नजर में वह एक लापरवाह और जॉबियल व्यक्ति था जो अगर उकसाता है तो निश्चित रूप से डांट या यहां तक कि मौके पर भी हड़ताल करेगा। लेकिन ज़ेन चान को पता था कि एक बार वांग क्यूई बेहद क्रोधित हो गया तो वह अपनी भावनाओं को नहीं दिखाएगा। वह सिर्फ एक शांत चेहरे के साथ काम करेगा। उस वर्ष की तरह लीजी की लाश के सामने अनिश्चितता के डोस्ट की पांडुलिपियों की नकल। और अब की तरह कुन पर्वत लंबी तलवार एक कम गुस्से में गुनगुना। अध्याय 262 समाप्त हुआ। अध्याय 267 से 21 हताश प्रयास। सुरुचिपूर्ण तलवार की रोशनी और नृत्य करते हुए चिलियाक्सियो के हाथों के चारों ओर घुमा। गिरो क्यूई जो अतीत में किसी भी विरोधी बल को उकसाता था अब बेकार था। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। चिलियाक्सियो ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी थी जब उन्हें अपनी कलाई में एक तीव्र दर्द महसूस हुआ क्योंकि खून का एक फव्वारा निकला हुआ था जो मध्य हवा में अपने स्वयं के मैना द्वारा वाष्पीकृत था। फिर उन्होंने वांग क्यूई की आत्मा सरगर्मी टकटकी को देखा। यह एक पूरी तरह से केंद्रित अभी तक अविश्वसनीय रूप से उत्साहित दिख रहा था। वांग क्यूई मौत की लड़ाई में नहीं था बल्कि उस चीज में लगे हुए थे जो वह करने के लिए था, शांति से अपनी तलवार उठाकर उसे नीचे लाया। चिलियाक्सियो चिल्लाया, जल्दबाजी में पीछे हट गया। वांग क्यूई ने गति बनाए रखी। प्रतीत होता है कि लड़ाई को बंद रखने के लिए और चिलियानक्सु को मुक्त एनिहिलेशन स्काई बर्निंग पाम का उपयोग करने के किसी भी अवसर से इनकार किया। तथापि ब्राट तुम सबके बाद सिर्फ एक बव्वा हो। चिलियानक्सु या तो खुद का मजाक उड़ा रहा था या खुद को सांत्वना दे रहा था क्योंकि उसने अपने हाथ की एक लहर के साथ 3 रक्तलाल रॉकेट लॉन्च किए, फिर चियान का अनुसरण करते हुए मुक्त एनिहिलेशन स्काई बर्निंग पाम को नजदीकी लड़ाई में संलग्न करने के लिए छोड़ दिया, अपने घायल हाथ को खींच लिया। सिर्फ एक नजर के साथ वांग क्यूई ने जादू के हमले के प्रक्षेपवक्र को कम कर दिया। एक व्यापक तलवार की हड़ताल के साथ उन्होंने आग की लपटों को बुझा दिया। पल को जब्त करते हुए चिलियाक्सियो लगभग एक भारी कंधे के साथ उसकी छाती में टकरा गया। बचाव करने में असमर्थ तलवार के साथ वांग क्यूई हाथ से एक विभाजन दूसरे निर्णय ने किया। उसने एक मुट्ठी को घुमाया और चिलियाक्सियो की पीठ पर मारा। पॉप पॉप 2 ध्वनियां प्रतिध्वनित हुई और वे दोनों एक पल के लिए रुक गए। फिर वांग क्यूई को पीछे की ओर उड़ते हुए भेजा गया। यह ताकत की एक शुद्ध प्रतियोगिता थी। क्यूई खेती के चरण में वांग क्यूई का मैना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे परिष्कृत फाउंडेशन स्थापना के चरण में चिलियाक्सियो को पार नहीं कर सकता। लेकिन चिलियाक्सियो ने अपने लाभ का पीछा नहीं किया। इसके बजाय उसने कूद के साथ हवा में छलांग लगाई। उसकी पीठ में दर्द के बावजूद और उसके माध्यम से बहने के बावजूद अपनी मानसिक विधि के विपरीत अपने मन को उबालते हुए चिलियानक्सियो ने राहत की सांस ली। क्यूई खेती के चरण में नीम स्थापना चरण का सबसे बड़ा लाभ उड़ान भरने की क्षमता है, जिसका मतलब था चिलियाक्सियो के लिए यह लड़ाई आश्वस्त रूप से जीती गई थी। वांग क्यूई को चिलियांग्स द्वारा मारा गया था और महसूस किया कि जैसे कि एक जलता हुआ कोयला उसके सीने में दर्ज किया गया था। दर्द असहनीय हो। स्वर्गीय एंट्रॉपी तकनीक के मैना ने स्वचालित रूप से अपने गुरु की रक्षा की, गर्मी को भंग कर दिया, जबकि स्वर्गीय गणना शक्ति उसके सीने से बहती थी जिससे उसके भौतिक शरीर की भरपाई होती थी। वांग क्यूई ने खुद को फिर से तैयार किया और देखा कि चिलियाक्सियो ने आकाश में 10 झांग को निलंबित कर दिया। यह बुरा है। वांग क्यूई की परिस्थितियां सिर्फ बुरी से अधिक थीं। वे एक धागे से लटक रहे थे। चिलियांग्सियो ने जल्दी से अपने भीतर विदेशी जादू की शक्ति को दबा दिया और हिलाकर कहा, किड, मैं जीता हूं, मैं जीत गया हूं। उनकी प्रतिक्रिया एक तलवार क्यूई थी, जरूरी नहीं। साधारण क्यूई खेती के चरण केवल अपनी तलवार क्यूई 3 झांग को दूर कर सकते हैं, जो काफी प्रभावशाली था, और इसे बढ़ाकर 5 झांग को कुलीन माना जाएगा। लेकिन किसी तरह वांग क्यूई की तलवार क्यूई चिलियांग्स के सामने 10 झांग तक पहुंचने में कामयाब रही। चिलियांग्स स्वेक्यू गुप्त रूप से चिंतित था, लेकिन वह चकमा या फ्लिंच नहीं था। उन्होंने लापरवाही से दूर की तलवार क्यूई को थप्पड़ मारा और हंसते हुए कहा, बच्चे, आप वास्तव में क्यूई की खेती के चरण में उन लोगों के बीच उल्लेखनीय हैं। धिक्कार है। वांग क्यूई ने चिलियानक्सियो के ताना को नजरअंदाज कर दिया और प्रक्षेपवक्र और तलवार क्यूई की क्षय दर की गणना शुरू कर दिया। निराशा से, वास्तव में नकारात्मक एंट्रॉपी की शक्ति का उपयोग मंत्रों की सीमा को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है क्योंकि ऑर्डर के साथ तलवार क्यूई को बेहतर तरीके से बनाए रखा जा सकता है। परिचित होने का समय नहीं था क्योंकि चिलियानक्सियो उसे मौका नहीं देगा। गहरे लाल एंट्रॉपी प्रवाह ने उसकी ओर गर्जना की। वांग क्यूई को पूरी तरह से विनाश का एक बल और बर्बाद करने का एक कानून जहां से गुजरा, सभी अराजकता में बदल गए, सभी जीवन प्राणियों को बुझा दिया। वांग क्यूई ने नीच चुना, अपनी लंबी तलवार उठाई और घातक धार के खिलाफ आरोप लगाया। यदि यह कोई साधारण क्यूई खेती की अवस्था होती तो वे निश्चित रूप से इस कदम के तहत नष्ट हो जाते। यह अराजकता का एक बल था, विकार का एक बल। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रतिरोध जिस ताकत का इस्तेमाल किया जाता है वह विकसित हो जाएगी, विकसित हो जाएगी। लेकिन चिलियाक्सियो के महान झटके के लिए वांग क्यूई वास्तव में एक एकल तलवार स्ट्राइक के साथ अजय एंट्रॉपी प्रवाह को तोड़ने में कामयाब रहा। स्वर्गीय गणना एटलस और स्वर्गीय एंट्रॉपी तकनीक से जुड़ी शक्ति लंबी तलवार से जुड़ी एक बेहोश सफेद चमक में फट गई। मूक एनिहिलेशन आकाश जलने वाली तार का इलाका संपर्क पर शांत हो गया। तलवार की शक्ति ने कम होने का कोई संकेत नहीं दिखाया, इसके बजाय सफेद चमक भी उज्ज्वल हो गई। यह जीवन की तलवार, आदेश की तलवार, नकारात्मक एंट्रॉपी की तलवार थी। इस तलवार की शक्ति ठीक से मूक सत्यनिष्ठ आकाश जलने वाली हथेली का बैन थी। कॉस्मिक एंट्रॉपी बढ़ जाती है, अपरिवर्तनीय, लेकिन जीवन सकारात्मक एंट्रॉपी की इस दुनिया में नकारात्मक एंट्रॉपी का चमत्कार है। तलवार क्यूई ने हथेली की शक्ति को विभाजित किया और मूक एनिहिलेशन स्काई बर्निंग पाम की पूरी ताकत केवल अपनी अवशिष्ट तरंगों के साथ वांग क्यूई को प्रभावित करने का प्रबंधन कर सकती है। पूरे शरीर में जलते हुए दर्द के बावजूद वांग क्यूई की अभिव्यक्ति थोड़ी सी भी नहीं बदली। खुद को बचाने के लिए अपनी मानसिक विधि को बलपूर्वक प्रसारित किया। लेकिन इस बार चिलियाक्सियो सब बाहर जा रहा था। पिछले कदम की गति कम होने से पहले वह पहले से ही अगले के साथ मारा गया था। वांग क्यूई के भौं और आंखें अभी भी बनी हुई हैं, अभी भी एक ही तलवार की हड़ताल कट
लगातार एंट्रापी प्रवाह पृथ्वी पर धोया जाता है। वांग क्यूई का पैतृक घर पूरी तरह से ढह गया। ताई झू, जिन्होंने दूर से युद्ध के मैदान से परहेज किया था, जमीन पर लेट गए, अटूट हॉरर में दृश्य को देखते हुए। हाथ की हवा के एक स्ट्रैंड से बह गया। उसके शरीर के अंदर का मैना पहले से ही नियंत्रण से बाहर हो गया था। इस समय उसके इनसाइड्स जल गए, जैसे कि अफ्लेम उसे आगे बढ़ने में असमर्थता प्रदान करता है। फिर भी उसके दिल में झटका उसके शरीर पर दर्द से अधिक हो गया। क्या क्या हो रहा है? वास्तव में मास्टर गलत कहाँ है? और वांग क्यूई पहले से ही इतना मजबूत है? उनकी नजर में वांग क्यूई, जो क्यूई खेती की मंच की खेती के साथ एक नींव स्थापना मंच मास्टर का सामना कर सकते थे, पहले से ही एक स्वर्गीय व्यक्ति के समान थे। लेकिन वांग क्यूई जानता था, उसकी स्थिति सतह पर दिखाई देने के साथ ही अच्छी थी। वास्तव में ताकत के प्रत्येक परिचित होने के साथ प्रत्येक तलवार जो उसने पिछले एक की तुलना में अधिक विकसित की थी, लेकिन जो उसने अपने हाथों में रखा था वह सबके बाद एक ड्रिल नहीं था, और अनुभव का यह संचय एक गुणात्मक परिवर्तन को प्रेरित करने और तालिकाओं को मोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह अब ची लियांगस्यू के साथ मैना में प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर होने की अजीब स्थिति में गिर गया था। और स्पष्ट रूप से उनका मान ची लियांगस्यू के रूप में गहरा नहीं था। वास्तव में केवल एक हताश लड़ाई बची। अपने शरीर के भीतर मैना की स्पष्ट कमी को महसूस करते हुए वांग क्यूई ने आखिरकार अपनी रचना खो दी। उसके पैरों ने अचानक बल उड़ा दिया, गांव के बाहर की ओर भाग गया। ची लियांगस्यू ने जोर से चिल्लाया, क्या? भागने की सोच जब वह बोलता था तो उसके हाथों में ताकत थोड़ी सी भी कम नहीं लगती थी। वांग क्यूई ने अपनी तलवार को अपने बैकहैंड के साथ झपट्टा मारा, जबकि उसे उस इलाके की तलाश में ताड़ की शक्ति को बंद कर दिया गया। लानत है, यह एक सादा है, कोई खड़ी ढलान नहीं है। पिछले साल की घातक लड़ाई ने भी सभी ऊंचे पेड़ों को उड़ा दिया, यहाँ तक कि ताकत उधार लेने के लिए एक जगह भी नहीं, बस कूदने के लिए पैर की शक्ति पर भरोसा करना। क्या यह काम कर सकता है? वांग क्यूई ने अपने दांतों को पीस दिया और बचपन की यादों के माध्यम से खोज करना शुरू कर दिया। इस गांव का इलाका, पास के इलाके, एक कोमल ढलान, मुझे बस एक कोमल ढलान की जरूरत है। विचलित मत हो, ची लियांगस्यू ने बेतहाशा हंसते हुए वांग क्यूई के सामने एक ताड़ की हड़ताल शुरू की, जो एक ताड़ की हड़ताल शुरू करती है। यह काम नहीं करेगा, किसी भी कोमल ढलान को पहले उसके द्वारा समतल किया जाएगा। इस आदमी को बेहद समृद्ध लड़ाकू अनुभव है। धत तेरी की! अगर ऐसा है तो इसका सामना करने के लिए कोई विकल्प नहीं है। वांग क्यूई अपने दांतों को पीसता है, मानसिक रूप से एक नए समीकरण की गणना करना शुरू कर दिया। अध्याय 262 समाप्त हुआ। अध्याय 268 से 22 आपकी अगली पंक्ति है। ची लियांगस्यू को लगा जैसे वह अपने शुरुआती दिनों में दोस्त पथ पर लौट आया था। उन दिनों में हालांकि उसकी ताकत कम थी, वह हमेशा पुरुषों के बीच एक सच्चे श्रेष्ठ की तरह महसूस करता था। उनके बुजुर्गों ने हमेशा इस बात की कि रेड सन संप्रदाय के पूर्वज कितने भव्य थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी शानदार परंपराएं कभी नहीं खोनी चाहिए। उसने अपने शब्दों को दिल से ले लिया। दुर्भाग्य से ची लियांगस्यू ने जल्द ही महसूस किया कि वह एक ऐसे युग में रहता था जिसने प्राचीन को प्राचीन पर सम्मानित किया था। उन्हें वापस करने के लिए पर्याप्त शक्ति के बिना लंबे इतिहास एक मजाक थे। पश्चिमी सागर के पास दानव कबीले के साथ भयंकर लड़ाई में संलग्न, पश्चिमी सीमा की ओर जाने वाले ब्रावो से भरे ची लियांगस्यू के लिए बसने के लिए अनिच्छुक। 10 वर्षों में उन्होंने फाउंडेशन की स्थापना के चरण में एक महत्वपूर्ण भाग्य प्राप्त किया। लेकिन शायद इस लड़ाई के बाद मैं अपने संप्रदाय को पुनर्जीवित करने के लिए घर लौटूंगा, जैसे कुछ घोषित किया। वह अपनी अंतिम लड़ाई में उन्होंने गलती से दानव कबीले के एक प्राचीन गुप्त दायरे में प्रवेश किया और फिर उन्होंने सब कुछ खो दिया, उनके कनेक्शन, खेती और यहाँ तक कि उनके मौलिक जीवन काल। उस समय वह पूरी तरह से निराश था। फिर भी अप्रत्याशित रूप से जिस आइटम को उसने गुप्त दायरे से बाहर निकाला वह उसका सबसे बड़ा अवसर निकला। साइलेंट एनिहिलेशन स्काई बर्निंग पाम, जिसे उन्होंने पहले सपने देखने की हिम्मत नहीं की थी, अब उनकी मुट्ठी के भीतर था। अभिजात वर्ग की खेती करने वाले जो एक बार उस पर नीचे देखते थे, उन्होंने अब आवारा कुत्तों की तरह पीछा किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात, भले ही उसने वांग क्यूई को मार दिया हो, वह उसके पीछे के लोगों से बैकलैश को दबा सकता है। यद्यपि उन्होंने महसूस किया कि अपने जीवन को हर सेकंड में डुबो रहा है, उसे मौत के करीब लाते हुए, ची लियांगस्यू को पता था कि यह सब एक भ्रम था। उनके जीवन काल के समय बाद जो इंतजार कर रहा था वह मृत्यु नहीं थी, वह सच्चे जन्मजात दांव के लिए किस्मत में था। यहाँ तक कि सबसे संभ्रांत आधुनिक हेटिक्स उसके दाव को समझ नहीं सका। वांग क्यूई को समझ में नहीं आया कि ची लियांग्स क्या सोच रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके हाथों में दबाव बढ़ रहा है। लानत है, हम जितना अधिक लड़ाई करते हैं उतना ही उत्साहित हो जाता है। आवृत्ति प्रति सेकंड 2 हथेलियां हैं। अचानक वांग क्यूई, जैसे कि ची लियांगस्यू के पास जाने पर छोड़ देना, अचानक चक्कर लगाना बंद कर दिया और सीधे अपने धनुष से छोड़े गए तीर की तरह भाग गया। अरे अरे, इतनी जल्दी हारना! ची लियांगस्यू ने संकोच नहीं किया और उसका पीछा किया। वह इस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानता था। वांग क्यूई का लाभ उठाने के लिए कोई पेड़ या ढलान नहीं थे। पहले से ही घबराकर ओह, एक महान संप्रदाय से इस तरह के एक कोडस्कोन। ची लियांग्स इस बिल्ली और माउस गेम को समाप्त करने के लिए कुछ अनिच्छुक थे। वांग क्यूई की आंदोलन तकनीक अच्छी थी और वह जल्दी से अपनी सबसे तेज गति तक पहुंच गया, एक संक्षिप्त क्षण के लिए खुद को ची लियांग्स से दूरी बनाने के लिए। हालांकि ची लियांगस्यू के लिए यह दृश्य और भी अधिक हंसी दिखाई दी, जितना संभव हो उतना दूर रहने के बारे में सोच रहा था। हाँ, क्या आप जानते हैं कि मेरे मूक एनिहिलेशन आकाश जलने वाली हथेली की अधिकतम हमला दूरी कितनी दूर है? आप मूर्ख हैं। वांग क्यूई ने ची लियांगस्यू को नजरअंदाज कर दिया और बस दौड़ते रहे। ची लियांगस्यू दिल से हंसते हुए, जल्दी में पकड़ने की जल्दी में नहीं, लेकिन दूर से उसकी हथेली को थप्पड़ मारते रहे। जैसे ही वांग क्यूई छिड़का, उसके लिए हाथ की हवाओं का मुकाबला करना मुश्किल हो गया और उसकी सांस अधिक अराजक हो गई। फिर भी उसकी आंखें साफ हो गईं। मूर्ख युवक ने अपनी जीभ को धीरे से क्लिक किया। फिर अपने पैरों में अपनी ताकत को चैनल करते हुए उन्होंने उस सटीक कोण पर जमीन को धकेल दिया जिसकी उसने पहले गणना की थी। एक बूम के साथ वांग क्यूई ची लियांगस्यू की दृष्टि से गायब हो गया। उसका दिल कस गया और वह जल्दी से रुक गया। ऊपर देखते हुए वांग क्यूई अब केवल 12 मीटर दूर था। न्यूटन के मोशन का तीसरा नियम, तीसरा स्वर्गीय सिद्धांत कहता है कि हर कार्रवाई के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया है, एक ही पंक्ति के साथ अभिनय करता है। उसी क्षण उनकी गति चरम पर पहुंच गई। वांग क्यूई ने पहले से कोण की गणना की, जमीन से धक्का दिया। आगे बढ़े हुए उनकी गतिज ऊर्जा जादुई शक्ति द्वारा निर्देशित प्रतिक्रियावादी बल के साथ विलय करने के लिए दिशा को स्थानांतरित कर दिया। ची लियांगस्यू की ओर एक रहस्यमय और सुरुचिपूर्ण वक्र का पता लगाया। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के तहत एक सीधी रेखा सबसे छोटी, तेज और कम से कम मान वाले पथ से दूर है। वांग क्यूई के आंदोलन के सरल प्रक्षेप वक्र के कारण चतुराई से गुरुत्वाकर्षण के बल का उपयोग करते हुए उनकी गति दूर ची लियांगस्यू की भविष्यवाणियों से अधिक थी।
जब तक ची लियांगक्सियो ने प्रतिक्रिया व्यक्त की तब तक वांग क्यूई ने पहले ही अपना ताला खो दिया था। मरना वांग क्यूई, उसकी पीली सफेद तलवार की रोशनी 2 मीटर की दूरी पर है जो ची लियांग्स की ओर दूर से फिसल रही है। ची लियांगक्सियो का चेहरा काफी बदल गया। उसकी कलाई में दर्द एक स्पष्ट अनुस्मारक है कि उसका गर्वित अग्नि तत्व गिरोह क्यूई वांग क्यूई की तलवार क्यूई के खिलाफ लगभग बेकार था। जीवन और मृत्यु के इस महत्वपूर्ण क्षण में यह नीम स्थापना काश्तकार, जो लाशों और रक्तपात के एक समुद्र से उभरी थी, ने अपनी सारी ताकत को बुलाया, अपने शरीर से शक्ति के हर औंस को बाहर निकाल दिया। उसने इसे अपने हाथों में केंद्रित किया और फिर मारा। और फिर से मारा। लगातार 7 हथेलियां, ताड़ की हवाएं तलवार क्यूई से टकरा गईं। वांग क्यूई की तलवार के चारों ओर सफेद बेहोश लौ एक जलती हुई मोमबत्ती की तरह था, जबकि ची लियांगक्सियो की ताड़ की शक्ति ऑक्सीजन युक्त हवा की तरह थी। एक एकल हथेली की हड़ताल केवल अजीबोगरीब तलवार क्यूई का पोषण करेगी, जिससे इसकी शक्ति बढ़ेगी। हालांकि 7 क्रमिक हथेलियों ने वांग क्यूई की तलवार क्यूई झिलमिलाहट को हवा में एक मोमबत्ती की तरह बनाया, लेकिन यह अभी तक खत्म नहीं हुआ था। उनकी तलवार क्यूई लड़खड़ाते और उनकी सुरक्षात्मक जादू की शक्ति के बिखरने के बावजूद वांग क्यूई ने अस्वीकृति या हार के कोई संकेत नहीं दिखाए। क्या भयभीत ची लियांगक्सियो और भी अधिक यह था कि वांग क्यूई अभी भी मध्य हवा में तेज कर रहा था। मैं फ्लाइंग स्किल्स नहीं कर सकता, लेकिन मैं अभी भी तेजी के लिए उड़ान के सिद्धांतों का उपयोग कर सकता हूँ। एक पल में केवल पिछले 2 झांग ने 2 पुरुषों को अलग कर दिया। ची लियांगक्सियो ने आखिरी हथेली को वितरित करने के लिए अपनी सारी ताकत को उजागर किया। लाल एंट्रापी प्रवाह वांग क्यूई के जादू की बागे को एक कुरकुरा पीले रंग में झुलसता है, उसके बाल अनायास आग पकड़ते हैं। फिर भी यह कदम अभी भी वांग क्यूई के आसपास मंद सफेद रोशनी के माध्यम से तोड़ने में विफल रहा। अंतिम झांग। वांग क्यूई ने अपनी तलवार घुमाई। ची लियांगक्सियो के पास केवल एक आखिरी कार्रवाई के लिए समय था। वह वापस झुक गया, सफेद तलवार की रोशनी को चकमा देने की कोशिश कर रहा था। सफेद तलवार की रोशनी ने अपने सुरक्षात्मक गिरोह क्यूई के माध्यम से क्लियर किया और उसकी छाती में प्रवेश किया। बस एक मामूली हलचल के साथ उसका दिल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। हालांकि उन्होंने अपेक्षित दर्द को महसूस नहीं किया, लेकिन एक हास्यास्पद विस्मयादिबोधक सुना, आहले। वांग क्यूई की तलवार की रोशनी आश्चर्यजनक रूप से आगे नहीं बढ़ी। वांग क्यूई की चकित आंखों को देखते हुए ची लियांगक्सियो ने बेतुका आश्चर्यचकित महसूस किया और इस अप्रत्याशित उद्धार पर एक जंगली खुशी का अनुभव किया। वह थक गया है। वह थक गया है। आखिरकार वांग क्यूई सिर्फ क्यूई की खेती के चरण में था, उसका मन नहीं रख सकता था और उसने वास्तव में अपनी ताकत को मध्य हवा में समाप्त कर दिया था। ची लियांगक्सियो इस तरह के एक सुनहरे अवसर को कैसे याद कर सकता है। एक लाल बत्ती ने वांग क्यूई को संलग्न किया। इस बार उसके पास अपनी तलवार को स्विंग करने या हाथ की हवा को उछालने के लिए भी ताकत नहीं थी। पूरी तरह से मूक एनिहिलेशन स्काई बर्निंग पाम की हिट ले रही थी। वांग क्यूई ताड़ की शक्ति से वापस आ गया था, उसका शरीर आग पकड़ रहा था और जमीन पर गिर गया था। ची लियांगक्सियो ने वांग क्यूई के जलते हुए शरीर को जमीन पर देखा, अपनी सांस पकड़ने के लिए एक पल लिया, फिर सावधानी से उससे संपर्क किया। कोई दिल की धड़कन नहीं, शारीरिक प्रणाली पूरी तरह से साइलेंट एनिहिलेशन स्काई बर्निंग पाम की ताड़ की शक्ति द्वारा पूरी तरह से नष्ट हो गई होगी, है ना। जब आग थोड़ी कम हो गई तो ची लियांगक्सियो ने आगे कदम बढ़ाया और शेष लाल सूरज की आग की शक्ति को अपने हाथ में इकट्ठा किया। वह जानता था कि उसे इस गंभीर लाश को जलाना है। वह अच्छी तरह से जानते थे कि वह व्यक्ति मामले को दबा सकता है, लेकिन केवल अगर कोई ठोस सबूत नहीं था। जैसा कि ची लियांगक्सियो ने यह सोचा, उन्होंने वांग क्यूई की पीठ पर अपना हाथ रखा और अग्नि शक्ति को सक्रिय कर दिया। हालांकि उनके आश्चर्य के लिए उनकी बेशकीमती लाल सूरज की सच्ची आग रेत में पानी की तरह फैल गई, जो बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं दिखा। क्या चल रहा है? ची लियांगक्सियो हैरान था। उसने अपना हाथ वापस लेने की कोशिश की, लेकिन वांग क्यूई की पीठ से अचानक तीव्र सक्शन बल ने अपना हाथ पकड़ लिया। किसी चीज का एहसास करना बहुत गलत था। वह वांग क्यूई की खोपड़ी को तोड़ने के लिए अपने घायल हाथ से पहुंच गया। बस फिर वांग क्यूई ने अपनी कलाई को पकड़ लिया और एक उत्तेजक मुस्कान का खुलासा करते हुए अपना सिर उठाया। आपके अगले शब्द आह हैं। अध्याय 262 समाप्त हुआ। अध्याय 269 से 23 कट्टरता। मैं पीड़ा में चिल्लाऊंगा। यह ची लियांगक्सियो की पहली प्रतिक्रिया थी। उन्होंने 1 दशक से अधिक समय तक युद्ध छेड़ा। वह किस घाव का सामना नहीं कर रहा था। वह संभवतः पीड़ा में कैसे चिल्ला सकता है। वह अपनी जीभ की नोक पर शब्दों के साथ उपहास में उपहास करने वाला था, लेकिन इसके बजाय पीड़ा का एक तीखा रोना फट गया। आह आ आ आ। यह जीवन की एक अकाट्य वृत्ति थी। यह था एक मरते हुए आदमी की चीख। उसे केवल ऐसा लगा जैसे कि उबलते तेल के 10 जिन को उसके शरीर में इंजेक्ट किया गया हो, या जैसे कि उसका शरीर तेल का एक कनस्तर था जिसमें वांग क्यूई ने एक चिंगारी फेंक दी थी। दर्द, तीव्र पीड़ा। उसका पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो गया। एक भी जगह नहीं थी जो चोट नहीं लगी। सबसे भयानक पहलू यह था कि ची लियांगक्सियो ने महसूस किया कि अचानक बुझाने से पहले अपने जीवन की आग को पल पल बढ़ा दिया। असंभव। कहे ची लियांगक्सियो अपने गले से एक ध्वनि निचोड़ने में कामयाब रहे, लेकिन कोई भी शब्द नहीं बना सका। उनके शारीरिक कार्य पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। वह अपने स्वयं के भौतिक शरीर को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित भी नहीं कर सकता था। जानना चाहते हैं क्यों? वांग क्यूई ने ची लियांगक्सियो की कलाई को जारी किया, मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि मैं वास्तव में एक हत्या का झटका देने के महत्वपूर्ण क्षण में ताकत से बाहर भाग गया? वांग क्यूई की पिछली तलवार स्ट्राइक वास्तव में एक हत्यारा की चाल नहीं थी। 10 झांग ऑफ द ग्राउंड क्यूई खेती के मंच के कल्टीवेटिव के लिए लगभग एक अचूक अवरोध था। यहां तक कि अपनी सारी ताकत के साथ अगर वांग क्यूई प्रतिद्वंद्वी के शरीर के निचले आधे हिस्से पर एक हिट उतरा तो वह केवल प्रतिद्वंद्वी के निचले आधे हिस्से को नष्ट कर सकता था। लेकिन क्या होगा अगर शुरू से ही इरादे से मुकाबला करने में उसे एक दर्द देना था? यह बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में वांग क्यूई की योजना थी। चाहे ची लियांगक्सियो ने विचलन के लिए दम तोड़ दिया हो या एक गुप्त चोट को बनाए रखा हो, उनके शरीर में एंट्रापी का स्तर भयावह रूप से उच्च था और उनके शरीर के नकारात्मक एंट्रापी कार्य शायद ही इस तरह के असामान्य एंट्रापी वृद्धि का मुकाबला कर सकते थे। प्रत्यक्ष परिणाम यह था कि ची लियांगक्सियो के जन्मजात जीवन की विस्तार तेजी से घट रही थी। इसके अलावा जब उन्होंने खुद को पूरी तरह से उतारा या विशाल भावनात्मक झूलों का अनुभव किया, तो उनके शरीर में एंट्रापी का स्तर और बढ़ जाएगा। यदि जीवन या मृत्यु के क्षण में उसकी भावनाओं में उतार चढ़ाव हो गया, उसकी मानसिक विधि के पूर्ण संचालन से जटिल हो गया, तो उसके शरीर के अंदर के एंट्रापी का स्तर उनके चरम पर पहुंच सकता है। और वह क्या अच्छा करेगा? क्या आपको साउथमेन के दायरे से विफैंग को याद है कि फेंटियन प्रांत के लापरवाह 1000 साल पहले जिंदा जल गया था? जिस तरह एक अग्नि विशेषता दानव जानवर को अपनी राक्षसी शक्ति द्वारा जला दिया जाएगा यदि तापमान उनकी धीरज सीमा से अधिक हो जाता है, इसी तरह यदि एंट्रापी का स्तर एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है तो ची लियांगक्सियो तुरंत मर जाएगा।
एकमात्र समस्या एंट्रापी कमी तकनीक के विभिन्न ऑपरेटिंग मोड और स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक की एंट्रापी वृद्धि तकनीक थी। मूक एनिहिलेशन आकाश जलने वाली हथेली को प्रभावित करते हुए नकारात्मक एंट्रापी की शक्ति को वापस लेना उसके लिए असंभव था। ऐसा करना आत्महत्या होगी। इस प्रकार एकमात्र तरीका यह था कि चील याक्स्यू के लिए उसके पास आने का इंतजार किया जाए। इसलिए वांग क्यूई ने उद्देश्य से समाप्त होने का नाटक किया और अंत में चील याक्स्यू की कलाई पल्स के साथ वांग क्यूई ने चील यानक्स्यू के शरीर में एंट्रापी बढ़ती शक्ति को इंजेक्ट किया। अपने आंतरिक एंट्रापी स्तर को पार करने के बाद इसने एक प्राकृतिक कैस्केडिंग प्रतिक्रिया को ट्रिगर किया। उनका मैना अव्यवस्था में चला गया, निडर हो गया और एक पल में उसका भौतिक शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गया। चील यांगस्यू के शरीर से निकलने वाली आश्चर्यजनक गर्मी को महसूस करते हुए वांग क्यूई ने उसे लात मारी और लापरवाही से अपनी तलवार को उसकी बेल्ट से काट लिया। उन्होंने आसानी से चील यांगस्यू के स्टोरेज बैग और बेल्ट को एक साथ झुका दिया। चील यांगस्यू वांग क्यूई से दूर हो गया, कई बार जमीन पर लुढ़क गया और फिर उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। इसके बाद एक पॉप ध्वनि के साथ उसके भौतिक शरीर ने अनायास दहन किया। लाल सनफायर ने जमीन को खत्म कर दिया और चील यांगस्यू ने अपनी अंतिम चीख को बाहर कर दिया। यह तब तक नहीं था जब तक कि आग की लपटें वांग क्यूई की आंखों में परिलक्षित नहीं हुई। उस पल में ठंडे पसीने के अनगिनत मोतियों ने उसके पूरे शरीर पर फैल गया। वांग क्यूई की भारी सांस लेते हुए जेन चान ने एक मुस्कान के साथ टिप्पणी की, काफी शांत आप नहीं हैं। आपकी पहली हत्या, आपकी पहली जीवन या मृत्यु लड़ाई। वांग क्यूई ने अपना सिर हिलाया, कड़ाई से बोलना, यह मेरी पहली बार नहीं है। आधे साल पहले जब सम्राट के चरम स्वर्ग की नवजात आत्मा ने डाओ को विभाजित कर दिया तो उसने पहले से ही जीवन और मृत्यु का अनुभव किया था। वह मृत लोगों को देखने के लिए अजनबी नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 जीवन काल जीते थे, उनकी आत्मा बिखर गई थी और प्रसारण के बाद सुधार किया गया था और उनका दृढ़ संकल्प ठोस था। इस तरह का एक अनुभव उनकी आत्मा को हिला नहीं सकता था। जेन चान ने पूछा, आपके पहले जीवन और मृत्यु लड़ाई में आपकी क्या भावनाएं हैं? बहुत भाग्यशाली, वांग क्यूई ने सच्चाई से जवाब दिया। उन्होंने चील याक्स्यू के स्टोरेज बैग को खोला और इसके माध्यम से रूमिंग शुरू कर दी। फिर उन्होंने एक मोटी गुप्त मैनुअल को बाहर निकाला। साइलेंट एनिहिलेशन स्काई बर्निंग पाम के पहले 3 रूप भाग्यशाली है कि जो आदमी जल रहा है वह मुख्य सूत्रों को नहीं समझ सकता है और मूक एनिहिलेशन आकाश जलने वाली हथेली के सार को उजागर नहीं कर सकता था। वह थोड़ा अधिक सक्षम था। आकाश के पहले 2 रूपों को एआई चंगयुआन द्वारा महारत हासिल हथेली ने गुरुत्वाकर्षण के सही अर्थ के एक स्लीवर को समझा, इसलिए यह विभिन्न अजीब प्रभाव पैदा कर सकता है, जैसे कि मामूली स्पेस-टाइम विस्तार। ब्रह्मांड की थर्मल डेट से प्राप्त एक टीयरलेस हैंड तकनीक के रूप में मूक एनिहिलेशन स्काई बर्निंग पाम भी समय के कपड़े के साथ ध्यान दे सकता है। उदाहरण के लिए आसपास की ऊर्जा को पूरी तरह से थर्मल ऊर्जा में बदलकर माइक्रोस्कोपिक स्तर पर गतिज ऊर्जा की कमी और समय पर एक स्थानीयकृत धीमी गति से, और इस तरह से। अगर चील यांगस्यू के पास चंगयुआन की क्षमताएं थीं, यहां तक कि एक साइड बाय साइड वांग क्यूई भी उनके लिए मैच नहीं होता। संक्षिप्त समय के दौरान वांग क्यूई लापरवाही से साइलेंट एनिहिलेशन स्काई बर्निंग पाम सीक्रेट मैनुअल के माध्यम से ब्राउज किया गया। चील यांगस्यू के हॉर्न ध्वनियों की धीरे धीरे मर गई। वांग क्यूई ने अनुमान लगाया कि दूसरे पक्ष ने ताकत से बाहर भाग लिया होगा और अंतिम झटका देने की योजना बनाकर अपने लॉन्गेस्ट स्वॉर्ड को आकर्षित किया। वांग क्यूई को धीरे धीरे देखते हुए चील यानक्स्यू के दिल में अंतिम भावना वास्तव में अनिच्छा थी, मरने की अनिच्छा नहीं, बल्कि विफलता का आक्रोश। वह आखिरकार लाशों से भरी ऐसी जगह पाई थी, उसने आखिरकार चीजों को सही रास्ते पर सेट कर दिया था। मैंने अभी तक भगवान का स्वागत नहीं किया है। मैं कैसे मर सकता हूँ? मैं इस तरह से नहीं मर सकता। एक उन्मादी जुनून ने चील यांगस्यू की आत्मा के भीतर अंतिम आदेश के रूप में काम किया, मुश्किल से थोड़ी ताकत बनाए रखा। वास्तव में यह बस थोड़ा सा था, क्योंकि एंट्रापी वृद्धि का हिमस्खलन जल्द ही उसकी चेतना के अंतिम बिट को भी जलने के लिए था। चील यानक्स्यू ने एक बार एक वाक्य को याद किया, जो एक बार उसके पीछे आदमी द्वारा कहा गया था, आपकी ताकत उसके लिए सबसे अच्छा पोषण है। मैं यहाँ नहीं मर सकता। अगर मुझे मरना है तो मुझे वेदी पर मरना चाहिए, मुझे भगवान के लिए खुद को बलिदान करना चाहिए। उस वसीयत के साथ चील यांगस्यू ने आखिरकार अपनी अंतिम ताकत को हटा दिया। उन्होंने जमीन से छलांग लगाई और अचानक आगे बढ़ने का आरोप लगाया। वांग क्यूई को अचंभित कर दिया गया और उसने अपने लॉन्गेस्ट स्वॉर्ड को रोक दिया। अप्रत्याशित रूप से चील यांगस्यू ने वांग क्यूई को भी नहीं देखा और सीधे गांव के लिए रवाना हुए। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? वांग क्यूई के दिल में एक बुरा एहसास हुआ। उसने जल्दी से सूट किया। हालांकि एक भयंकर लड़ाई के बाद वह भी थक गया था, जबकि चील यानक्स्यू ने वास्तव में एक गुप्त तकनीक का प्रदर्शन किया था जिसने जीवन काल को जला दिया, अपनी शेष जीवन शक्ति को ताकत में बदल दिया। फिलहाल वांग क्यूई पकड़ नहीं सका। बहुत जल्द चील यानक्स्यू गांव में वापस भाग गया और सीधे उस छोटी सी इमारत में जो उसने बनाया था। आधा सेकंड बाद वांग क्यूई ने भी इमारत में प्रवेश किया। उस समय चील यानक्स्यू फर्श को तोड़ने के लिए ऊर्जा के अपने अंतिम औंस का उपयोग कर रहा था। तहखाने के लिए छिपा हुआ दरवाजा खुला हुआ था और चील यानक्स्यू तहखाने में कूद गया। उसी समय जियांगकू शहर में हजारों मील दूर एक लाल और सफेद बागे में एक युवा व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और गुस्से में कहा, चील यांगस्यू, उस कचरे को किसी ने मार दिया था। अध्याय 262 समाप्त हुआ। अध्याय 270 से 24 दुष्ट दानव। जियांगकू शहर में एक लाल और सफेद बाहरी बागे में एक युवा व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और गुस्से में कहा, चील यांगस्यू, कचरा का वह टुकड़ा किसी ने मारा था। लॉ पैटर्न के साथ लाल और सफेद बाहरी बागे फेंटियन प्रांत का प्रतीक था, एक शीर्ष स्तरीय संप्रदाय। फेंटियन प्रीफेक्चर ने इमोर्टल डीओ के नेता के नेतृत्व में 5 महान संप्रदायों के लिए केवल एक स्थिति का आयोजन किया, जिसमें इसके रैंकों के भीतर कई लापरवाह शिष्यों के साथ थे। फेंटियन मार्क्विस केल्विन और सभी कानूनों के पुराने कल्टीवेटर के एनिहिलेशन दोनों उनकी पीढ़ी के असाधारण आंकड़े थे। हालांकि इस फेंटियन प्रांत शिष्य के चेहरे पर अभिव्यक्ति संप्रदाय के उत्थान उग्र भावना का मामूली संकेत नहीं है, बल्कि जले हुए राख से मिलती जुलती थी, जिससे उसे कुछ हद तक खर्च किया गया था। उन्होंने अपने भंडारण बैग से एक आत्मा दीपक निकाला। प्राचीन विधि से ली गई इस तकनीक ने दीपक की लौ को ईंधन देने के लिए आत्मा के सार का एक निशान का उपयोग किया, जो व्यक्ति की मृत्यु पर बुझ जाएगा। हालांकि टोपोलॉजी का उपयोग करते हुए यांगशेन मंडप द्वारा आत्मा के अध्ययन में प्रगति के बाद अभ्यास, जो किसी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर करने के बराबर था, भव्य रूप से अपमान में गिर गया। यह आत्मा दीपक चील यांगस्यू से संबंधित था। युवक का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। कचरा का वह टुकड़ा, क्या यह हो सकता है कि वह उजागर हो गया था? नहीं, स्थानीय अमर गठबंधन ने पहले ही उस क्षेत्र को मेरे प्रभाव में उपेक्षित कर दिया था। क्या वह एक विदेशी कल्टीवेटर द्वारा मारा गया था? कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि सिर्फ मेरी किस्मत एक विदेशी कल्टीवेटर वहां से गुजरने के लिए हुआ था और फिर उसे लापरवाही से मिटा दिया था। युवक खड़ा था, अपने परिवेश का सर्वेक्षण कर रहा था, अपने कीमती सामान के साथ एक त्वरित पलायन करने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने समझा कि उनके कार्यों ने अमर गठबंधन के एक विश्वासघात का गठन किया।
अभी उनका एकमात्र विकल्प अमर गठबंधन की शक्ति की पहुंच से परे सुदूर समुद्र में भागना था और प्राचीन विधि चिकित्सकों या समुद्री दानव कबीले की ताकतों में शामिल होना था। अचानक वह फिर से रुक गया। नहीं, यह सही नहीं है। मैं उस चीज के कार्य के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं। यहां तक कि एक औसत प्राइमर्डियल स्पिरिट की आध्यात्मिक भावना भी इसके द्वारा विकृत हो जाएगी। केवल एक नजर के लिए गुजरने से उसे नोटिस करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। शून्य रिफाइनिंग रैंकों को ज्यादातर उच्च स्तर के आंकड़े हैं जो कि ट्रैवल में संलग्न हैं, जो कि ट्रैवल में हैं, जो कि ट्रैवल में हैं। एक प्राइमरी स्पिरिट के स्तर के नीचे एक कल्टीवेटर जो एक महत्वपूर्ण लंबाई के लिए वहां रुका था। मुझे याद है कि उस गांव से एक उत्तरजीवी था जो अमर संस्थान में प्रवेश कर गया था। युवक ने अपने व्यक्तिगत कैलकुलेटर को बाहर निकाला और जल्दी से उन लोगों के रिकॉर्ड को देखा जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में जियांगकू शहर में प्रवेश किया था और छोड़ दिया था। वांग क्यूई इस साल के एकीकृत प्रवेश परीक्षण में उनकी कक्षा के शीर्ष। उनकी ताकत से देखते हुए उनके पास कचरा चिलियांगसू के उस टुकड़े को मारने की क्षमता है और वह भी कुछ समय के लिए वापस आ गया है। उसने अपना हाथ फ्लिप किया और 4 लकड़ी की घंटियां निकाली, फिर अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करके उन्हें बिखर दिया। उसके भीतर एक संदेश एम्बेड किया, तुम कचरा के 4 टुकड़े हो, जल्दी करो और मेरे पास आओ। वांग क्यूई, क्या अफसोस, ऐसी होनहार प्रतिभा। इस समय घर लौटने के लिए आपको इतना अशुभ क्यों होना पड़ा? युवक ने पहले से ही एक जानलेवा इरादे विकसित किए थे। वांग क्यूई तहखाने के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, कुछ सेकंड के लिए झिझक रहा था। चिलियांगसू पहले से ही मर चुका था, बचाव की आशा से परे। तथ्य यह है कि वांग क्यूई इस जगह पर पहुंच सकता था, बस उसकी सांस अकेले ही पहले से ही असाधारण थी। नीचे जाना केवल शरीर की पुष्टि करेगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि क्या चिलियांगसू के गुप्त कक्ष में कोई घातक जाल था। अगर वहां होता तो यह वांग क्यूई होता जो अप्रत्याशित आपदा का सामना करता। जेन चान ने अपने आध्यात्मिक अर्थों के साथ नीचे के क्षेत्र को स्कैन किया और कहा, आध्यात्मिक अर्थों में हस्तक्षेप करने वाले कुछ नीचे हैं, लेकिन कोई प्रतिबंध या यांत्रिक उपकरण नहीं होना चाहिए। वांग क्यूई ने गहराई से महसूस किया, यह जीवन या मृत्यु मायने रखता है कि आपको वास्तव में सिर्फ अनुमान नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने छोटी इमारत के जमीन से कई कठोर पृथ्वी ब्लॉकों को खोदा, उन्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ आरोपित किया और फिर उन्हें नीचे की ओर फेंक दिया। ब्लॉकों का अवलोकन करते हुए संलग्न आध्यात्मिक शक्ति के कारण सफेद रोशनी के साथ चमकती जमीन से टकराकर वांग क्यूई ने तब कहा, यह हर संभव आंदोलन प्रक्षेपवक्र है जो किसी के नीचे जाने के लिए संभावित रूप से किसी भी उपकरण को ट्रिगर कर सकता है। कोई भी जाल सक्रिय नहीं किया गया है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति भी किसी भी प्रतिबंध को ट्रिगर नहीं कर रही है। यह देखकर कि वांग क्यूई ने स्थिति को कितनी गंभीरता से लिया, जेन चान ने सलाह दी, शायद आपको नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर मुझे लगा कि यह खतरनाक है तो मैं निश्चित रूप से नहीं करूंगा। वांग क्यूई ने कई चमकदार ताबीज को निकाला और उन्हें फेंक दिया, लेकिन मेरे पास यहाँ दफन किए गए कई मृतकों से कुछ संबंध हैं। मैं सिर्फ एक असहज विवेक के साथ नहीं चल सकता। ताबीज चमकते हुए चमकते हैं, तहखाने के आधे हिस्से को रोशन करते हैं। तहखाने विशेष रूप से बड़ा नहीं था, सिर्फ 1 दर्जन वर्ग मीटर से अधिक। दीवारें बेक कर दी गई थीं, पके हुए पृथ्वी द्वारा बनाई गई चमकता हुआ सिरेमिक। कई छेदों ने दीवारों को पंचर किया, जिनमें से चिलचिलाती यिन क्यूई की एक निरंतर धारा बहती थी। स्कॉचिंग यिन क्यूई, एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना। अधिकांश स्थितियों में यिन क्यूई थर्मल ऊर्जा स्तरों में कमी के साथ जुड़ा हुआ है। जेन चान ने अपने व्यापक अनुभव के साथ तुरंत एक निर्णय लिया, ये छेद कब्रों के लिए अग्रणी हैं, प्रत्येक छोटे छेद के पीछे एक दफन साइट है। वांग क्यूई ने अचानक गुस्से में वृद्धि महसूस की, क्या वह लाश क्यूई और डेथ एनर्जी पर ड्राइंग करके खेती कर रहा है? उसने इस सब यिन क्यूई को इकट्ठा करने के लिए किस विधि का उपयोग किया? जेन चान ने कहा, तहखाने का केंद्र आध्यात्मिक अर्थों के साथ हस्तक्षेप करता है। आंखों के होने के नाते मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। मुझे बताएं कि तहखाने के बीच में क्या है। उनके निर्देश के बाद वांग क्यूई ने तहखाने के केंद्र की ओर कई फ्लोरोसेंट ताबीज को फेंक दिया। तहखाने की मुख्य विशेषता 3 स्तरों के साथ एक वेदी वर्ग के आकार का था। वेदी के केंद्र में एक छोटा पूल था जिसमें लाल काले पेस्टी पदार्थ थे। चिलियांगसू का शरीर छोटे पूल के बगल में था और पूल के बीच में एक अजीब मूर्ति भी थी। वांग क्यूई के विवरण को सुनने के बाद जेन चान ने जिज्ञासा के साथ कहा, क्या यह बालक वास्तव में दिव्यताओं का एक कल्टीवेटर है? क्या उसने धूप आग की शक्ति को इकट्ठा करने के लिए गृहनगर में दान किया था? लेकिन लाश क्यूई का यह उपयोग, क्या वह कुछ दुष्ट ईश्वर की खेती कर रहा है? वांग क्यूई ने कहा, प्रमुख मुद्दा ऐसा नहीं है। बालक ने मृत्यु ऊर्जा को कैसे इकट्ठा किया? जेन चान ने समझाया, ताकि अपने जीवन को लंबा खींचने के लिए अपने साथी शहरवासियों से लादे को खून नहीं निकाला। दिव्यताओं, दुष्ट भगवान। वांग क्यूई ने अपना सिर हिलाया और छोड़ दिया। उन्होंने पहली बार ताई जू को पाया, जिसका मन अपने शरीर के भीतर जंगली चल रहा था और स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक की एंट्रापी कमी शक्ति का उपयोग करके विचलन में गिरने की प्रवृत्ति को दबा दिया। फिर उन्होंने चिलियांगसू के कई शिष्यों को बुलाया और उन्हें तहखाने के प्रवेश द्वार पर लाया, अपने लिए देखें। यह आपके गुरु का सच्चा इरादा है। यह कैसे हो सकता है? ताई जू का चेहरा गिर गया। वह शायद ही विश्वास कर सके कि उनके पूरी तरह से परोपकारी गुरु ऐसा काम कर सकते हैं। अन्य लोग इसी तरह से हैरान दिख रहे थे। यह हो सकता है कि वह हम सभी का उपयोग कर रहा था। क्या हमें धोखा दिया गया है? वांग क्यूई के पास उनके साथ बहस करने के लिए कोई झुकाव नहीं था और कहा, आप जल्दी से जल्दी छोड़ देंगे। युवाओं में से एक ने पूछा, आपके बारे में क्या? वांग क्यूई ने अपनी लंबी तलवार खींची, मेरे दादा, मेरे पिता और मेरी मां को पास में दफनाया गया है। मुझे इस जगह को नष्ट करना होगा। यह खतरनाक हो सकता है, युवा अधिक कहना चाहते थे, लेकिन ताई जू ने उसे रोक दिया। यहां तक कि चिलियांगस की वांग क्यूई के हाथों भी मृत्यु हो गई, बहुत कम व्यवस्था जो उसने पीछे छोड़ दी थी। इसके अलावा उनके रिश्तेदारों को करीब से दफनाया गया था। समूह ने अपने दम पर छोटी इमारत को छोड़ दिया, शेष बुजुर्गों को दूर ले जाने की योजना बनाई। बस कुछ गलत होने के दौरान वांग क्यूई ने वेदी से निपटा। वांग क्यूई को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है, लेकिन वे यहाँ के लोगों के लिए भी ऐसा नहीं कह सकते थे। वांग क्यूई कुछ मिनटों के लिए घूरता रहा, फिर अंत में तहखाने में कूद गया। प्रवेश करने पर वह पहली बार एक बेईमानी की बदबू से मारा गया था, जिसने उसके सिर की चर्चा कर दी थी। थक्के से आने वाली पुट्रेट की गंध असहनीय रूप से मनीटिंग थी। वांग क्यूई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन स्रोत की ओर देख सकता था। यह सब आग से जलाने के लिए तैयार है। हालांकि ब्लड पूल के केंद्र में दुष्ट दानव प्रतिमा को स्पष्ट रूप से देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, बकवास, यह सही नहीं है। लालल्ला, ग्रेट न्यूज, ओ ग्रेट न्यूज। इस पुस्तक पर जल्द ही हस्ताक्षर किए जाएंगे। ईमानदारी दिखाने के लिए आज ईमानदारी से भरी एक दोहरी रिलीज। अध्याय 262 समाप्त हुआ। अध्याय 271 से 25 कब्जे। चरित्र से बाहर का क्या अर्थ है?
यह कुछ हद तक पीले सम्राट की तरह है जो अपने अमर उद्गम के लिए एक ड्रैगन की सवारी कर रहा है, केवल यह पता लगाने के लिए कि वह पश्चिम की अमर रानी मां का सामना नहीं कर रहा है। लेकिन हेस्टर, पीले रंग के राजा, या जैसे किल्डेन अंत में आयाम द्वार को पार करने के लिए बस ऊपर देखने और यह पता लगाने के लिए कि लैंडमार्क महान भंवर नहीं है, लेकिन दक्षिण स्वर्गीय गेट। संक्षेप में, यह एक सर्वोच्च कष्टप्रद भावना है। पृथ्वी के लिए शेंजो एक ऐसी दुनिया जो वैज्ञानिक सिद्धांतों और अमर नायक अवधारणाओं पर आधारित थी, पहले से ही पूरी तरह से शैली में गड़बड़ थी, और वांग क्यूई का मानना था कि वह अब शैली की विसंगतियों से प्रभावित नहीं था। हालांकि वांग क्यूई को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह गलत था। मैं वास्तव में बेवकूफ हूं, वास्तव में, वांग क्यूई ने अपनी सुस्त आंखों को उठाते हुए कहा। मुझे केवल यह पता था कि हमारी दुनिया का भाई तियानदाओ एक पागल था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी कल्पनाएं इतनी जंगली थीं। यह बात क्या है? ब्लड पूल के बीच में एक बेहद अमूर्त मूर्तिकला था। इसका सिर 4 मुड़ सींगों से घिरा हुआ था, और सिर जो पीछे की ओर झुका हुआ था जैसे कि हॉलिंग सिर्फ एक मुंह लग रहा था। यह पूरी तरह से एक चेहरे की कमी हो सकती है। प्रतिमा का शरीर हर पहलू में अत्यधिक विकृत और असममित था। इसका दाहिना हाथ एक विशाल पंजा था, जबकि बाईं ओर 3 तंबू शामिल थे। प्राणी का शरीर भी कई लॉ पैटर्न में कवर किया गया था, जो स्पष्ट रूप से एक उग्र प्रकृति का संकेत देता है। क्या यह चुलहुआ था? बैलरॉग लॉ दानव? या चुलहुआ के कुछ डंग और ड्रैगन संस्करण? शायद एक लवक्राफ्टियन बलरोग फ्लेम दानव पर ले जाता है। किसी भी तरह से यह अमर नायक शैली की तरह कुछ भी नहीं था। चाहे वह राक्षस हो या भूत और गोब्लिन, इस सांचे को कोई भी फिट नहीं था। जैसा कि वांग क्यूई ने पागल भाई तियानदाओ को अभिभूत करते हुए महसूस किया, ज़ेन चान ने अचानक कहा, हेटेरोडॉक्स दानव प्रतिमा। क्या? हेटेरोडॉक्स दानव प्रतिमा एक अवशेष कभी कभी प्राचीन दानव कबीले कलाकृतियों के बीच पाया जाता है। हम नहीं जानते कि वे क्या हैं, लेकिन हर कोई जिसने इन मूर्तियों के रहस्यों को समझने की कोशिश की, ज़ेन चान ने निश्चितता के साथ जोर दिया, ये हमारे आध्यात्मिक अर्थों से परे हैं। हेटेरोडॉक्स की कला। मैं आलोचना करना शुरू नहीं करूंगा कि दानव कबीले में कुछ विशेष दृश्य तकनीक क्यों हो सकती है। वांग क्यूई ने अपने माथे को रगड़ दिया। आप इसे हेटेरोडॉक्स के रूप में वर्गीकृत करते हैं? क्या यह चरम एंट्रापी बढ़ती शक्ति बहुत ही सहज विनाश दांव नहीं है? क्या आपके प्राचीन विधि चिकित्सक अपने आप को 29 रास्तों को परिभाषित नहीं करते हैं, और फिर भी आप अभी भी इसे पहचान नहीं सकते हैं? इस प्रतिमा की आभा ठीक से यांग जून से निकलने वाली अंतिम आभा की तरह थी, जो कि सबसे अधिक एंट्रोपी बढ़ती शक्ति की विशेषता थी। ज़ेन चान हैरान था। जन्मजात विनाश दांव का शिखर एक हेटेरोडॉक्स दानव प्रतिमा के समान शक्ति है। इसे भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ बातचीत भी नहीं कर सकता। वांग क्यूई ने आह भरी। कोई भी चिंतन पागलपन की ओर जाता है। हाँ, यह बिल्कुल एक निश्चित मिथक की तरह है। इस तरह के विचित्र अवशेषों को जल्द से जल्द नष्ट करना बेहतर है, बजाय बाद में। अगर मैं इसे नष्ट कर दूं तो कोई समस्या नहीं होगी, है ना? ज़ेन चान ने समझाया। 7 हेटेरोडॉक्स दानव मूर्तियों को ऐतिहासिक रूप से पता चला है। पहले 3 ने या तो असाधारण मास्टर्स पागल कर दिया या दानव पथ में महान शक्तियों के उदय को उत्प्रेरित किया। अंतिम 4 को खोज पर सभी को तोड़ दिया गया। जब तक यह बरकरार है, तब तक यह एक फंक्शनल भी नहीं कर सकता है। ज़ेन चान के शब्दों को सुनकर वांग क्यूई थोड़ा हिचकिचाहट। ज़ेन चान के अनुसार यह हेटेरोडॉक्स दानव प्रतिमा निस्संदेह एक प्राचीन थी, और इसे राज्य को सौंपने से आश्वस्त रूप से पर्याप्त योग्यता प्राप्त होगी। हालांकि विचार जल्दी से खारिज कर दिया गया था। गुफा में लाश क्यूई और रक्त पूल में रक्त, सभी ने अवशेष को नष्ट करने की वांग क्यूई की इच्छा को प्रज्वलित किया। वांग क्यूई ने अपनी अंगूठी को देखा और पूछा, बूढ़े आदमी, हम दोस्त हैं, है ना? ज़ेन चान हैरान लग रहा था। आपकी तुलना में बूढ़ा आदमी? हमारा रिश्ता सामान्य दोस्तों की तुलना में भी करीब है, आप क्यों पूछते हैं? वांग क्यूई चकित शेष चुप रहा। थुल्हू जांचकर्ताओं के पास 3 खजाने थे, एक क्राउबर, एक दोस्त और एक अतिरिक्त दोस्त। वांग क्यूई, यहाँ एक पवित्र क्राउबर और दोस्त की कमी है। निश्चित रूप से संदिग्ध थुल्हू कलाकृतियों से निपटने के लिए एक अतिरिक्त दोस्त की आवश्यकता थी। मजाक में वांग क्यूई ने फिर अपनी तलवार घुमाई। यह स्ट्रोक एक बेहोश सफेद लौ से भरा हुआ अपनी शक्ति का 30% ले गया, क्योंकि यह प्रतिमा की ओर बढ़ा। चूंकि ज़ेन चान ने दावा किया था कि एक नश्वर भी इसे चकनाचूर कर सकता है, यह तलवार क्यूई निस्संदेह पर्याप्त थी। वांग क्यूई ने मुश्किल से अपना कदम शुरू कर दिया था जब तलवार क्यूई ने मूर्ति को मारा, और फिर एक विसंगति हुई। रक्त पूल अचानक प्रज्वलित हो गया। आध्यात्मिक ऊर्जा अराजक हो गई, और टपकने वाले रक्त का तापमान ऊपर गोली मार दी। भाड़ में जाओ, क्या हो रहा है? गार्ड से पकड़ा गया। वांग क्यूई तुरंत बाहर निकला और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर छलांग लगा दी। लेकिन दानव प्रतिमा ने तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसके भीतर से एक छाया अलग हो गई और वांग क्यूई पर पंचा दिया गया। वांग क्यूई को बिना किसी सूचना के छाया के पास रखा गया था, और तहखाने से बचने के बाद उसने दर्जनों मीटर की दूरी तय की। फिर ज़ेन चान ने अचानक कहा, रुक जाओ, आप %@ हैं। क्या? वांग क्यूई ने सोचा कि ज़ेन चान के शब्दों का उत्तरार्ध पूरी तरह से गिबरिश था। वह रुक गया, रिंग में हैरान दिख रहा था। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कैसे सवाल किया, ज़ेन चान गायब हो गए और उन्होंने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। अजीब। वांग क्यूई ने खुद को म्यूट कर दिया और गांव के बाहरी इलाके की ओर चलना जारी रखा। इस समय उन्हें चक्कर आ रहा था। एक लौ जैसी सनसनी उसके पूरे शरीर में उसके गैंटियन से फैल गई, जैसे कि आग के एक गड्ढे में डुबकी। यह है। वांग क्यूई भ्रमित हो गया। वह स्पष्टता खोने लगा कि वह क्या कर रहा था। वह कई मिनटों तक प्रवेश द्वार पर गतिहीन रहा। फिर वह अपने ही घर के खंडहरों की ओर बढ़ गया। मैं क्या कर रहा हूँ? उस क्षण में स्वर्गीय गन्ना एटलस, विदेशी शक्ति से प्रभावित, अचानक खेती के मार्ग को फिर से बदल दिया, जिससे उसके मैना में एक उछाल आया। तेजी से घटने से पहले स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक से मैना तीव्रता से बढ़ी। इस उदय और गिरावट में स्वर्गीय गन्ना एटलस से मैना सीधे वांग क्यूई की खोपड़ी में भाग गया, उसकी आत्मा को साफ किया। यह सही नहीं है। वांग क्यूई ने अचानक चेतना को फिर से हासिल कर लिया। हेटेरोडॉक्स दानव प्रतिमा केवल यांग जून पर एंट्रापी बढ़ती दानव आभा के समान नहीं थी, वे अनिवार्य रूप से एक ही बात थी। तो यह वही है जो बुराई दानव की उप प्रजाति के पास होना पसंद है। एक बार जागरूक होने के बाद वांग क्यूई की पहली सनसनी दर्द थी। ऐसा लगा जैसे कि अनगिनत लाल गर्म स्टील की सुइयों को उसके भौतिक शरीर में जोर दिया गया था, जिससे दिल दहला देने वाला दर्द हो रहा था। इसके अतिरिक्त उनका अपना मान तेजी से अराजक हो रहा था। विस्फोटक मन कुछ ऐसा था जो वांग क्यूई नियंत्रित नहीं कर सकता था, और इसके बजाय अपने भौतिक शरीर पर कहर बरपा। वो आहा, वांग क्यूई जमीन पर गिर गया, अर्थहीन चीख पुकार। इस समय अतीत की यादें उसकी आंखों के सामने एक हिंडोला की तरह चमकती थीं। धिक्कार है, क्या यह याद दिलाने का समय है? क्या मैं मरने जा रहा हूं? फिर भी वांग क्यूई को अभी भी खुद का उपहास करने की मानसिकता थी। वह जानता था कि यह एक पूर्व मृत्यु फ्लैशबैक नहीं था, बल्कि उसकी अव्यवस्थित चेतना का परिणाम था। एंट्रापी की धारा न केवल भौतिक शरीर को प्रभावित करती है। इस भयानक शक्ति ने लंबे समय से युवक की आत्मा में घुसपैठ की थी।
मानव चेतना, जो मूल रूप से नकारात्मक एंट्रापी के रूप में यादों द्वारा आयोजित की जाती है, अव्यवस्थित यादों के माध्यम से इसकी सबसे प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति को दर्शाती है। सीधे शब्दों में कहें, वांग क्यूई की यादों ने अपना समय अक्ष खो दिया था। अतीत की घटनाएं वर्तमान के रूप में लग रही थीं। यह वास्तव में है, वांग क्यूई ने एक कड़वी मुस्कान के लिए मजबूर किया। यह वास्तव में घातक है। इस अध्याय में कुछ थुल्हू मिथकों की व्याख्या करते हुए पीले रंग के राजा के बारे में। थुल्हू की दुनिया में सभी धार्मिक पूजा अनिवार्य रूप से दुष्ट देवताओं की पूजा करते हैं। हेस्टर, पीले रंग का राजा, प्राचीन शासकों में से एक है और थुल्हू की दुनिया में चीनी पौराणिक विश्वास की उत्पत्ति है। क्रोबास और दोस्तों के बारे में। थुल्हू श्रृंखला टेबलटॉप गेम में आमतौर पर सेटिंग्स जांचकर्ताओं को पंथ समूहों, पुराने देवताओं, प्राचीन शासकों और विदेशी देवताओं के अनुयायियों के खिलाफ जासूसी में संलग्न होने का आदेश दिया जाता है, जिसमें आमतौर पर 3 से 8 जांचकर्ताओं की टीम शामिल होती है। सीओसी नियमों के तहत एक पूर्ण लड़ाई संभव नहीं है। प्राचीन शासकों जैसी संस्थाओं को पराजित नहीं किया जा सकता है, केवल से बच गए। इष्ट कबीले के सदस्यों को मारने के लिए शक्तिशाली हथियारों की आवश्यकता होती है। तो कैसे बचें? एक दोस्त को एक बंदूक दें, उन्हें शोकगोत को खिलाने के लिए पीछे छोड़ दें, कम से कम आपके लिए आने से पहले विरोधी को देरी करने के लिए कुछ होना। विचार यह है कि मित्र को सशस्त्र नहीं होना चाहिए, या एक दोस्त को पीछा करने वालों से निपटने के लिए एक क्रॉबर दें। अध्याय 262 समाप्त हुआ। अध्याय 272 से 26 सोच। जीवन का सार नकारात्मक एंट्रापी है। चेतना का सार नकारात्मक एंट्रापी है। जीवन प्राणियों का अस्तित्व आवश्यक रूप से नकारात्मक एंट्रापी की एक घटना है। जब एंट्रापी वृद्धि एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है, तो जीवन प्राणी अनिवार्य रूप से मर जाएगा, जो कि थर्मोडायनामिक्स के दूसरे कानून से प्राप्त लोहे के नियमों में से एक है। वांग क्यूई के पास विचार करने का समय नहीं था। इस तरह के एक दुष्ट दानव ने एंट्रापी में कमी के लक्षण क्यों दिखाए और फिर भी लोगों को जीवित प्राणियों पर हमला कर सकते थे। अब चीजों की जड़ तक पहुंचने का समय नहीं था। उसे खुद को बचाने के लिए एक रास्ता खोजना था। वास्तव में वह शक्ति जिसने यांग जून को कुछ अमानवीय में बदल दिया था, वह कुछ ऐसा नहीं था जो वांग क्यूई अभी के साथ संघर्ष कर सकता था। शायद यह सिर्फ एक रथ को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वांग क्यूई ने बैलेंसिंग पोल पर नियंत्रण हासिल करने के लिए और फिर अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नीचे बैठे चारों ओर बैठना और विफल होने की प्रतीक्षा करना एक शीर्ष छात्र की शैली नहीं है। वह यांग जून से अलग था। वह इस अलौकिक दुष्ट दानव के खिलाफ पूरी तरह से शक्तिहीन नहीं था। वास्तव में उन्होंने जिन मानसिक तरीकों की खेती की, उनमें से 2 ऐसे थे जो दुष्ट दानव की ताकतों के विपरीत थे। स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक, स्वर्गीय गणना एटलस। स्वर्गीय गणना एटलस ने वांग क्यूई को अपनी खेती में काफी गलती सहिष्णुता प्रदान की, जिससे उसे पहले उदाहरण में विचलन में गिरने से रोक दिया गया, जिससे वह चीजों को चारों ओर मोड़ने के लिए कमरे में आ गया। स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक से एंट्रापी में कमी की शक्ति उसके शरीर में तुरंत फैल गई, बिखरी हुई खेती को वापस क्रम में पुनर्निर्देशित कर दिया, जिससे वांग क्यूई के मैना को आत्मविनाश से रोका जा सके। लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। काफी दूर से पानी आग बुझा सकता है, लेकिन जलने के वैगन लोड के खिलाफ एक कप पानी के बारे में क्या? तुच्छ। यदि यह पहले होता, तो वांग क्यूई बस यह विश्वास नहीं कर सकता था कि यह छोटी छाया बहुत आध्यात्मिक शक्ति या द्रव्यमान के बिना प्रतीत होता है। इस तरह के उच्च एंट्रापी मूल्य के अधिकारी हो सकते हैं। अपने मेरिडियन में अर्दली मन टूट रहा था, सेगमेंट द्वारा पीछे हट रहा था। एंट्रापी की बाढ़ न केवल शरीर को प्रभावित करती है, इसने वांग क्यूई की चेतना के डोमेन में यिन क्यूई का तूफान भी बनाया। धत तेरी की। इसमें बढ़ती द्वेष इस व्यक्ति की आत्मा को मंथन कर रही थी। ध्यान या आत्मसम्मोहन की चाल कोई मदद नहीं थी। स्वयं को लंबे समय से विकटित किया गया था। चेतना और अवचेतन अराजकता में फेंक दिया गया था। चेतना के भीतर सभी आदेश ढह रहे थे। अतीत और वर्तमान के बीच की सीमाएं धीरे धीरे गायब हो रही थीं और संख्याओं की अवधारणा भ्रमित होने लगी। इस समय मुझे प्राइम नंबरों की गिनती करनी चाहिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 28 नहीं, यह 29, 31 है। 100 के तहत प्राइम नंबरों की एक सूची कुछ ऐसा है जो कोई भी गणित छात्र याद कर सकता है। हैरानी की बात यह है कि आगे की ओर वांग क्यूई का पाठ किया गया, यह उतना ही कठिन हो गया। वह लड़खड़ा गया, अक्सर इसे सही करने के लिए कई बार दोहराने के लिए विषय का अध्ययन करने वाले नए बच्चे की तुलना में बदतर प्रदर्शन किया। बाद में उन्होंने प्राइम नंबरों की अवधारणा को भी भूलने लगा। एक और प्रमुख संख्याएं एकाकी संख्या हैं, जो खुद और एक के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं की जा सकती हैं। ऐसी संख्याओं ने मुझे हमेशा साहस दिया है। लानत है, साहस को बढ़ावा देना काफी मुश्किल है, वांग क्यूई ने सोचा। धमाकेदार आंखें। उसने अपने दिमाग को स्पष्ट रखने के लिए एक और तरीका आजमाया। 1, 3, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 7 ऐसा लगता है जैसे मैंने गलत गिना है। यह 1, 2, 3 है, उसके बाद क्या है? 3 4 से बड़ा है। पीएच। मानव चेतना डेंड्रिटिक नहीं है। प्रत्येक शाखा का एक दूसरे से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन मचान के लिए अधिक समान परस्पर जुड़ा हुआ है, जहां एक हिस्सा बाहर निकालने से पूरे को अस्थिर कर सकता है। यदि हटाया गया हिस्सा नीम होता है, तो पूरी संरचना सीधे ढह सकती है। संख्याओं के क्रम को खोना बस गिनती करना भूल सकता है, लेकिन 0 से 9 सभी संख्याओं की तकनीकें हैं। गणित की बहुत नींव। कैसे गिनना है? इसका मतलब यह है कि चेतना में संख्याओं का क्रम पहले से ही अव्यवस्था में है। रैखिक मार्कर उसके दिमाग से गायब हो गए हैं और उसके मस्तिष्क में स्थापित गणितीय प्रणाली पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। सरल शब्दों में, आधुनिक हृदय पद्धति का वास्तविक सार उसके लिए पूरी तरह से अनुपयोगी हो गया है। यहां तक कि अगर वह सूत्रों को याद करता है, तो वह उनके अर्थ को समझ नहीं सकता था। इसने नाटकीय रूप से उनकी स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक को कमजोर कर दिया और उनके शरीर के भीतर विघटन काफी तेज हो गया। एक पल में स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक पहले से ही दिल के पास कर चुकी थी, जिससे वांग क्यूई के जीवन के अंतिम झिलमिलाहट की रक्षा की गई थी। सौभाग्य से स्वर्गीय गणना का नक्शा बड़ी संख्या में घटनाओं से लिया गया था और गणित पर भरोसा नहीं किया था। मैना में दोहराए गए विचलन के बावजूद, जिसने खेती के रास्तों को पहचानने योग्य बना दिया, स्वर्गीय गणना हृदय विधि पूरी तरह से ढहने में कामयाब नहीं हुई। हालांकि वांग क्यूई के पास अब अपने शरीर की स्थिति को महसूस करने का समय नहीं था। उनकी चेतना एक और भी अधिक भयावह क्लेश से गुजर रही थी। उनकी चेतना के भीतर समय अक्ष पूरी तरह से नष्ट हो गया था और समय की भावना खो गई थी। अब किए गए निर्णय एक दशक पहले से कार्यों की तरह महसूस किए गए थे। एक पल पहले की भावनाएं अगले सेकंड में अभी तक नहीं हुई बन सकती हैं। वह सब भूल गया था कि उसे याद करने की कोई इच्छा नहीं थी। उसकी चेतना के डोमेन में डाला गया। पिछले जीवन से यादें वर्तमान जीवन अतीत की यादों को इस तरह से बदल दिया गया जैसे कि एक विशाल हाथ से। और इससे भी बदतर, वांग क्यूई के पास भेद करने की कोई ताकत नहीं थी कि कौन सी यादें अतीत की थीं और कौन से विचार अब के थे। तर्क ढह रहा था। वांग क्यूई ने एक बार सोचा था कि टुकड़ों में हैक होना सबसे खराब यातना थी, लेकिन अब उसने महसूस किया कि स्वयं की सनसनी धीरे धीरे अंधेरे में एक शून्य में गिर रही थी, वास्तव में भयानक थी। जियांग झोमिंग
अचानक कुछ अपरिचित नाम चेतना की गहराई से अराजक बल द्वारा फ्लिप किया गया था। इसके साथ एक पिछले जीवन से यादें सामने आईं। अपने किशोर वर्षों के दौरान सब कुछ के बारे में जिज्ञासा, अपने स्कूली दिनों के दौरान विज्ञान के लिए एक एकल दिमागी तड़प, अध्ययन की कठिनाइयां। यह ऐसा था जैसे कि सब कुछ अभी हुआ था। वांग क्यूई वर्तमान से अतीत को अलग नहीं कर सकता था। समय ने अपना अर्थ खो दिया था। मैं हूं। जैसे जैसे यह संदेह सामने आया, वांग क्यूई की चेतना का पतन एक बार फिर से तेज हो गया। आय का निर्धारण चेतना की नींव है। दूसरों और मैं के बीच अंतर करने में सक्षम होने के नाते जो मनुष्यों को जानवरों, दानव जानवरों को भयंकर जानवरों से अलग करता है। जब पिछले जीवन की यादों ने वांग क्यूई को खुद पर संदेह किया तो पतन का एक नया दौर शुरू हुआ। जैसे जैसे उनकी चेतना धीरे धीरे भ्रमित हो गई और स्वयं को भंग करने वाला था, वांग क्यूई अचानक जाग गया। क्या नरक! चेतना के भीतर एक चिल्लाहट वास्तव में अराजकता एक अंश वापस ले गई। मैंने हमेशा कहा है, मैं इस तरह की चीजों से भ्रमित नहीं होगा। मैं एक वैज्ञानिक हूं, कुछ दार्शनिक चार्लटन नहीं। वांग क्यूई ने अपने दांतों को जकड़ लिया, सख्त रूप से विचार के लिए एक अंतर को निचोड़ दिया। मेरा नाम वांग क्यूई है। मैं हूं। मनुष्य केवल कार्यात्मक रूप से स्वयं को पहचान सकते हैं। ट्यूरिंग परीक्षण के सिद्धांत से पता चलता है कि यहाँ तक कि लोग अपने स्वयं को पूरी तरह से पहचान नहीं सकते हैं। तो बेहतर नहीं है कि उलझा न जाए। मुझे लगता है कि मैं क्या हूं, फिर मैं वह हूं। प्रबुद्धता के साथ हाथ में एक मोती की तरह अराजकता की लहरें उस पर धोती हैं, जैसे कि वे एक सच्ची चट्टान से टकराते हैं और केवल निराशा में पीछे हट सकते हैं। शुक्र है हाँ और नहीं की अवधारणाएं अभी तक भ्रमित नहीं हुई हैं। वांग क्यूई के विचार अभी भी कभी कभी यादृच्छिक उभरते विचारों से बाधित होते थे, लेकिन वह सोच में बने रहे। इस तरह से भूल नहीं सकते। अगर मैं किसी भी अधिक भूल जाता हूं तो मैं वास्तव में खुद को भूल जाऊंगा। स्वर्गीय गणना एटलस वृत्ति पर दौड़ सकता है और अभी भी सही तरीके से काम कर सकता है। अध्याय 262 समाप्त हुआ। अध्याय 273 से 27 भयंकर लड़ाई। गणित की नींव क्या है? क्या यह 0 से 9 तक 10 अंक है? नहीं, यह नहीं है। इन 10 अंकों को पहचानने के लिए सीखने से पहले किसी को अपने परिमाण को अलग करना सीखना चाहिए। अधिक और कम निर्धारित करने के लिए यह निर्धारित करना है कि क्या यह एक निश्चित संख्या से कम संख्याओं से संबंधित है। संख्याओं से भी अधिक मौलिक तर्क है। लोहा और नहीं एक कंप्यूटर में 0s और 1s को पकड़ने के बराबर है। केवल यह खोना नहीं चाहिए। यह सोचते हुए वांग क्यूई कई बार पिछली यादों से बाधित हो गया था। चूंकि यादें पहले से ही अव्यवस्था में हैं, इसलिए बस उन्हें व्यवस्थित करना छोड़ दें। चाहे पिछले जीवन से हो या इस जीवन से, उनके साथ परेशान न हो, यह भी मत सोचो। कुछ भी जो अनुभव है बस इसे छोड़ दें। और अगर यह ज्ञान है कि मैं इस समय के लिए समझ नहीं सकता, तो यह सब छोड़ दें। OIM का प्रमुख आधार निर्धारित करने के बाद वांग क्यूई तब एंट्रापी प्रवाह के हमले के बीच एक स्पष्ट दिल को बनाए रख सकता है, एक उज्ज्वल सच्ची भावना। उसके बाद यह तार्किक गणित और निर्धारित सिद्धांत के माध्यम से था कि आदेश चेतना में फिर से स्थापित किया गया था। सबसे प्रारंभिक और बुनियादी तर्क हाँ और नहीं का एक एकल निर्णय है, यह पता लगाने के लिए कि क्या यह सेट करने के लिए है। या और नहीं दो सेटों के लिए 3 निर्णय हैं, चाहे वह सेट ए सेट हो, चाहे वह सेट बी से संबंधित हो, और क्या यह एक साथ सेट ए और सेट बी दोनों से संबंधित है। एक हृदय दानव के विद्रोह का सामना करने वाले अधिकांश लोग विजुअलाइजेशन का चयन करेंगे। वे दिल के दानव को काटते हुए तलवार के इरादे की कल्पना करते हैं, सल्फर फास्फोरस लॉ की कल्पना करते हैं जो दिल के दानव को जलाते हैं, और इसी तरह। और वांग क्यूई का तर्क में कटौती, संक्षेप में, दृश्य का एक रूप भी था। हालांकि वांग क्यूई द्वारा यह तथाकथित विजुअलाइजेशन वास्तविकता में साधारण कल्टीवेटर की विजुअलाइजेशन विधि की तुलना में सार के बहुत करीब था। एक सेवक की विजुअलाइजेशन विधि, चाहे वह एक खजाने की तलवार या एक उज्ज्वल चांद और कोमल हवा की कल्पना कर रही हो, स्मृति में पहले से मौजूद अवधारणाओं की कल्पना करने से ज्यादा कुछ नहीं था। भ्रम तकनीक का एक रूप, सम्मोहनवाद खुद को प्रभावित करता है। वांग क्यूई तर्क की अपनी कटौती के साथ अपनी जड़ों से चेतना को लोभी कर रहा था, चेतना के सार को इंगित कर रहा था। वास्तव में यह वह जगह भी थी जहां वांग क्यूई भाग्यशाली था। वह सामान्य विजुअलाइजेशन विधि को नहीं समझता था और इस तरह उसने तुरंत सबसे सही प्रतिक्रिया का उपयोग किया। किसी को पता होना चाहिए, उस पर दानव बुराई एक हृदय दानव का सामान्य परिवर्तन नहीं था, बल्कि कॉस्मिक एंट्रापी वृद्धि से पैदा हुआ एक सर्वोच्च दुष्ट दानव। वह एक जीवित प्राणी भी नहीं माना जा सकता था, लेकिन एंट्रापी वृद्धि की एक असामान्य घटना थी। एक विजुअलाइजेशन विधि के दृश्य भ्रम थर्मल डेथ को कैसे संभाल सकते हैं? केवल आदेश अराजकता को भंग कर सकता है। समय बीतने के साथ वांग क्यूई ने धीरे धीरे अपनी चेतना को पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया। क्योंकि वह पूरी तरह से तर्क की कटौती में लगे हुए थे, उन्होंने अपनी आंखों के सामने दृश्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके लिए अतीत से ये सहज रूप से उभरती हुई यादें, सभी कल्पनाएं, सभी भ्रम थे। इस प्रकार वह अपने स्वयं के पलटवार के कारण होने वाले तमाशे से चूक गया। प्रकाश ने उसे ढक दिया। जिस क्षण से वांग क्यूई ने तर्क को कम करना शुरू कर दिया था, उसकी चेतना का हिस्सा स्व का प्रतिनिधित्व करने वाला एक कोमल प्रकाश उत्सर्जित करता है। प्रकाश तीव्र नहीं था, बल्कि सर्दियों के वसंत के संक्रमण में सूरज की तरह नरम था। फिर भी अराजक एंट्रापी प्रवाह इस प्रकाश से पहले बर्फ की तरह पिघल गया। जीवन एक नकारात्मक एंट्रापी घटना है और इसकी नकारात्मक एंट्रापी पर्यावरण से आती है, अधिक सटीक रूप से, मुख्य रूप से खिला और ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया से। जैविक क्षेत्र की प्रारंभिक नकारात्मक एंट्रापी सूर्य के प्रकाश से आती है। यह जीवन का एक प्रकाश था जो सूर्य के प्रकाश के लिए तर्क से, आदेश से उत्पन्न होने वाला एक प्रकाश था। चेतना आत्मा को प्रभावित करती है। एक बार जब वांग क्यूई की चेतना डोमेन में नकारात्मक एंट्रापी का प्रकाश दिखाई दिया, तो आत्मा जो बिखरने लगी थी, उसने अपनी उखड़ती हुई प्रवृत्ति को रोक दिया। दरारें धीरे धीरे ठीक हो गईं और आत्मा अब कांप नहीं गई। फिर वही प्रकाश आत्मा के भीतर दिखाई दिया। यह अब केवल एक दृश्य छवि नहीं थी जिसे केवल वांग क्यूई द्वारा देखा जा सकता था, लेकिन एक मूर्त भौतिक प्रकाश। आत्मा मान को आज्ञा देता है। वांग क्यूई के शरीर में सफेद प्रकाश के विस्फोट। स्वर्गीय गणना एटलस के मैना ने इस मामूली चमक को अवशोषित किया जैसे स्प्राउट्स ओस को अवशोषित करते हैं, इसे अपने स्वयं के क्रम में बदल देते हैं। फिर जीवन का चमत्कार एक बार फिर प्रकट हुआ। मृत शाखाओं ने नई पत्तियों को अंकुरित किया, सिकुड़े हुए बीज अंकित कलियों। स्वर्गीय गणना हृदय विधि जो कि पतन के कगार पर थी, आत्मा के प्रकाश को अवशोषित करने पर आश्चर्यजनक रूप से अपनी जीवन शक्ति को फिर से हासिल कर लिया। अराजक टकरावों के बाद एक बार स्वर्गीय गणना एटलस के पूरी तरह से विकसित खेती के मार्गों ने नए खेती मार्गों को पुनर्गठित किया। आंतरिक मन के विकार और उनकी खेती की नींव के पतन के कारण वांग क्यूई का शरीर अराजक आध्यात्मिक शक्ति से भरा था। यह मैना शुरू में परिष्कृत और फिर तितर बितर वास्तव में असहाय आध्यात्मिक शक्ति के बराबर था। पुनर्जन्म स्वर्गीय गणना शक्ति का बहुत पोषण। एक पल में वांग क्यूई के शरीर में स्वर्गीय गणना शक्ति ताकत में दोगुनी से अधिक हो गई और आध्यात्मिक शक्ति पूर्ण थी।
तत्पश्चात मैना जीवन प्राणियों के सार से ग्राइन नई प्रतिभा को विकृत कर दिया। मैना रेडियंस एक अतिप्रवाह घटना जब एक कल्टीवेटर का आंतरिक मन संतृप्त होता है। चमक भी मैना है जो प्रारंभिक शोधन के बाद दोहन किया जा सकता है। डिवाइन लाइट, स्पिरिट लाइट और ट्रेजर लाइट जैसे नामों के साथ दिव्य कौशल ज्यादातर इस सिद्धांत पर काम करते हैं। स्वर्गीय गणना का प्रकाश जीवन का प्रकाश भौतिक शरीर पर वापस प्रतिबिंबित करता है। वांग क्यूई का शरीर अचानक जबरदस्त जीवन शक्ति के साथ फट गया, यहां तक कि चील यानक्स्यू के कारण होने वाले जलने से भी तेज गति से ठीक हो गया। वसीयत की नींद के रूप में आज तक जीव विज्ञान एक शारीरिक घटना के रूप में चेतना को विच्छेदित करने में सक्षम रहा है। एक मजबूत शरीर एक मजबूत चेतना की ओर जाता है। यहां तक कि वांग क्यूई को भी यह महसूस नहीं हुआ था कि उनके विचार स्पष्ट रूप से बहुत स्पष्ट हो गए थे। हर मिनट स्थिति में सुधार हुआ। 1 3 2 4 5 6 8 9 7 नहीं, यह सही नहीं है। शून्य सबसे छोटा है, सकारात्मक और नकारात्मक अलग है, फिर एक आता है, अस्तित्व से अस्तित्व को अलग करना, एक से नीचे गैर अस्तित्व एक और इसके बाद के ऊपर अस्तित्व है, 2 फीट एकल से एकल। 1 2 3 4 6 5 नहीं, यह सही नहीं है, 5 6 7 इंच। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 नहीं, यह सही नहीं है, 2 अंकों की संख्या एकल अंकों की संख्या से अधिक है। शुरू करें। जब वांग क्यूई ने नंबरों की अपनी समझ को पुनः प्राप्त किया तो उनकी चेतना स्पष्ट होने लगी। उनकी स्मृति के समय अक्ष को फिर से बनाया गया था, जिसमें 2 जीवनकाल से 40 वर्षों की यादें फिर से फाइल किए गए थे, अब बिखरे हुए दस्तावेज नहीं है। क्या अधिक महत्वपूर्ण था, उन सूत्रों के भीतर निहित सूत्र जो अब फिर से समझ गए थे। यह हो चुका है। वांग क्यूई ने एक बार फिर स्वर्गीय एंट्रॉपी तकनीक पर नियंत्रण कर लिया। एंट्रॉपी में कमी की शक्ति एक बार फिर से डेंटियन से बाहर निकली, उसके पूरे शरीर के माध्यम से स्वीप किया। स्वर्गीय एंट्रॉपी तकनीक के प्रभाव के तहत अराजक आध्यात्मिक शक्ति टकराव और विनाश बंद हो गई। फिर कुचल बल आया। नकारात्मक एंट्रॉपी के साथ सकारात्मक एंट्रॉपी का संरेखण, आदेश के साथ अराजकता। 2 पूरी तरह से विरोधी ताकतों ने वांग क्यूई के शरीर के भीतर आगे और पीछे लड़ाई लड़ी। जिस तरह वांग क्यूई मन के एक खंड को व्यवस्थित करने में कामयाब रहे थे, एक दुष्ट दानव इसे अराजकता में वापस फेंक देगा। लेकिन इस बिंदु पर वांग क्यूई अब भीड़ में नहीं था। स्वर्गीय गणना एटलस नकारात्मक एंट्रॉपी की शक्ति थी, लेकिन विकास की शक्ति भी थी। विकास केवल एक सरल प्रक्रिया नहीं थी जो सादगी से जटिलता तक, आदेश से उच्च डिग्री के आदेश की ओर, यह अनुकूलन की एक प्रक्रिया भी थी। स्वर्गीय गणना एटलस केवल दुष्ट राक्षसों की शक्ति का विरोध करने के लिए केवल अधिक अनुकूलित हो जाएगी और वांग क्यूई का उस एंट्रॉपी प्रवाह के लिए प्रतिरोध भी तेजी से मजबूत होगा। बाहरी राक्षसों के दबाव में स्वर्गीय एंट्रॉपी तकनीक की एंट्रॉपी कमी शक्ति और स्वर्गीय गणना एटलस की नकारात्मक एंट्रॉपी प्रकृति धीरे धीरे विलय हो गई। चेतना की रोशनी, आत्मा का प्रकाश और मन का प्रकाश भी विलय होने लगा। अंत में वे सभी स्वर्गीय गणना शक्ति में परिवर्तित हो गए। फिर विकास शुरू हुआ। वांग क्यूई का पहला हाई प्रोफाइल डिवाइन कौशल विकसित होने वाला है। हर कोई कृपया अपने सिफारिश टिकटों के साथ आग में ईंधन जोड़े। अध्याय 262 समाप्त हुआ। अध्याय 274 से 28 पवित्र प्रकाश। वांग क्यूई ने महसूस नहीं किया था कि स्वर्गीय गणना एटलस द्वारा विजुअलाइजेशन और सोल लाइट के उनके प्रकाश का पता लगाया गया था, लेकिन चूंकि मैना रेडियंस एक पूरी तरह से सामान्य घटना है, इसलिए उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने इसे महसूस नहीं किया होगा, लेकिन स्वर्गीय गणना एटलस इस तरह के बदलाव को नजरअंदाज नहीं करेगी। जीवन अपना रास्ता खोजता है। जब स्वर्गीय एंट्रॉपी तकनीक की अराजक शक्ति विकार को बदलने के कगार पर स्वर्गीय गणना एटलस के साथ विलय हो गई तो क्षण पका हुआ था। इससे पहले कि वांग क्यूई प्रतिक्रिया कर पाती, स्वर्गीय गणना एटलस अचानक रूपांतरित हो गई और एक नया दिव्य शक्ति तंत्र आकार लेना शुरू कर दिया। यह वांग क्यूई को जादूगर डब किया गया था। स्वर्गीय गणना एटलस की दिव्य शक्ति जागृति थी। स्वर्गीय गणना एटलस ने नींद के रूप में कार्य किया। स्वर्गीय एंट्रॉपी तकनीक से चिपकने वाली और भराव के रूप में एंट्रॉपी कमी शक्ति, दृश्य के प्रकाश, आत्मा प्रकाश और मन की चमक को अच्छी तरह से सम्मिश्रण। तब प्रकाश था। तत्काल प्रकाश में उभरा, दृश्य का आकाशीय गुंबद ध्वस्त हो गया। सफेद रोशनी की बाढ़ नीचे डाली गई, इसके प्रलय में सब कुछ भंग कर दिया। डेंटियन के भीतर रंगों की एक शानदार सरणी फट गई। भयंकर लड़ाई अपने अंतिम चरण में पहुंच गई। वांग क्यूई सभी पर जलते हुए अचानक अपने पूरे शरीर में शीतलता का एक कंपी महसूस हुई। फिर एक गर्म शक्ति ने उसे ढक दिया, जैसे कि उसकी नसों को पिघला रहा हो। अगला स्थिति उलट हो गई। वांग क्यूई के शरीर के हर कोने से सफेद प्रकाश निकलता है, तूफान से पहले लकड़ी को सड़ते हुए विकार को दूर करता है, एक नया आदेश स्थापित करता है। किसी भी अजीब घटना या चीख के बिना दुष्ट दानव को चुपचाप मिटा दिया गया था। जैसा कि स्वाभाविक रूप से राख मर रहा है या बारिश बंद हो जाती है, यह बस था। दुनिया में यह क्या है? वांग क्यूई ने अपना सिर हिलाया, चकित हो गया। चलो मेरी यादों की जांच करते हैं। सितारों का अंत चुआंटुओं में है, ब्रह्मांड, जीवन का अंतिम उत्तर और सब कुछ 42 है। ल्यूक स्काईवॉकर के पिता डार्क नाइट डार्थ वडर है। वह अभी भी इस तरह के दुष्ट राक्षसों के बारे में काफी सतर्क था। एंट्रॉपी कमी की शक्ति और स्वर्गीय गणना एटलस का उपयोग करने की योजना बना रहा था ताकि खुद को अंदर से एक बार फिर से साफ किया जा सके। जब एक धारणा ने उसे मारा और उसने अपने हाथ से सफेद प्रकाश की एक किरण को बुलाया। यह बात वांग क्यूई ने एक नजर में इस प्रकाश के सार को मान्यता दी। यह नकारात्मक एंट्रॉपी का प्रकाश था, जीवन का प्रकाश, एक दिव्य कौशल जो अराजकता को उलटने में सक्षम था और एक पल में एंट्रॉपी में वृद्धि हुई थी। ओह माय, तभी उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर चमत्कारिक रूप से स्वस्थ था, ताकत, आत्मा और ऊर्जा से भरा हुआ था, बिना किसी भी बुरे दानव के खिलाफ कठोर संघर्ष के बिना, और यहाँ तक कि चील यानक्स के साथ लड़ाई से जलने से लगभग ठीक हो गए थे। क्या यह इस दिव्य कौशल का काम हो सकता है? वांग क्यूई ने जमीन पर मुरझाए हुए घास के एक पैच में प्रकाश को संक्रमित करने की कोशिश की। कुछ ही मिनटों में घास ने पत्तियों और तनों को अंकुरित किया और फिर कुछ टफ्ट्स के साथ खिलता था। यह जीवित प्राणियों को ठीक करने, दुष्ट राक्षसों को निष्कासित करने की क्षमता है और इसकी आक्रामक शक्ति अज्ञात है। वांग क्यूई की अभिव्यक्ति अचानक जटिल हो गई। आप मुझे मजाक कर रहे हैं? इस आदेश का यह बल जो अराजकता के अस्तित्व को जबरन नष्ट कर देता है, जहां मैंने इसके बारे में पहले सुना है। धिक्कार है, यह सिर्फ पवित्र प्रकाश है। इस विचार पर वांग क्यूई तुरंत व्यथित हो गया। भाड़ में जाओ, क्या वह बात वास्तव में एक बलरोग फ्लेम दानव थी? यह कहां से आया था? ग्रेहॉक, फेरन, क्लेन, वह कुछ दुनिया से एक अनथीन रसातल है जो क्रिस्टल वॉल सिस्टम को इस अमर नायक विमान के लिए भंग करने के बारे में है। अजेरोथ, उस समय वांग क्यूई के दिमाग में 1000 शब्द एक ही वाक्य में परिवर्तित हो गए। यह वैज्ञानिक नहीं है। जंगली विचारों के एक मुकाबले के बाद उन्होंने अपने सिर को सख्ती से हिलाया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हेटेरोडॉक्स दानव मूर्तियां प्राचीन दानव कबीले की सभ्यता द्वारा छोड़े गए सभी अवशेष हैं। दानव कबीले की सभ्यता पहले से ही समाप्त हो गई थी, यहाँ तक कि उनके लेखन को भी बरकरार रखा गया था। आक्रमण का 100,000 साल तक चलने वाला युद्ध शायद ही बोधगम्य है।
और बूढ़ा आदमी अपने समय का एक अभिजात वर्ग था, उन्हें कभी भी इन दुष्ट राक्षसों का सामना नहीं करना पड़ा, जिसका अर्थ है कि लुफू जुआनकिंग पैलेस के उदय के 30,000 वर्षों के दौरान ये दुष्ट राक्षस बिल्कुल दिखाई नहीं देते थे और जुआनक्सिंग मंदिर के ज्योतिष के अनुसार यह दुनिया पिछले एक की तरह सितारों और समुद्रों का एक ब्रह्मांड है, न कि क्रिस्टल बॉल सिस्टम। वांग क्यूई ने अपने विचारों को एक पल के लिए भटकने दिया, फिर अपने लॉन्ग स्वॉर्ड को आकर्षित किया, इसे बाहर निकालने से पहले सफेद रोशनी के साथ इम्ब्यूइंग किया। लॉन्ग स्वॉर्ड सड़क से एक पेड़ में डूब गया, लेकिन उसे नहीं काट लिया। वांग क्यूई ने तलवार वापस ले ली और चंदवा को देखा। कुछ ही समय बाद पेड़ ने एक सरसराहट की ध्वनि बनाई, क्योंकि इसकी वृद्धि दर इतनी तेजी से थी कि इसे मानव कान द्वारा सुना जा सकता था। वांग क्यूई तब जमीन की ओर बढ़ गया। महसूस करने के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया, इसमें कोई हमला शक्ति नहीं है, इसकी उपचार क्षमता शीर्ष पर है, यहाँ तक कि औसत हीलिंग मंत्रों से भी अधिक मजबूत है और केवल वरिष्ठ बहन एआई के उन उन्नत मंत्रों की तुलना में थोड़ा कमजोर है। प्रकाश के कुछ और गुणों की पुष्टि करने के बाद वांग क्यूई ने इस दिव्य कौशल को ब्याज के साथ देखा। भले ही यह बचे हुए शूरवीरों के मानक मुद्दा जूता ब्रेकिंग स्लैश को उजागर नहीं कर सकता है, यह कुछ खेल में एक कौशल के समान है। चूंकि ऐसा है, चलो इसे पवित्र प्रकाश कहते हैं। स्वर्गीय गणना एटलस द्वारा जागृत दिव्य कौशल की यादृच्छिकता बहुत मजबूत है और टियालिंग रिच केवल उन्हें कुछ प्रकारों में वर्गीकृत कर सकता है। प्रभाव एक श्रेणी में आते हैं यदि वे एक निश्चित सीमा के भीतर मोटे तौर पर थे। हालांकि अपनी स्मृति की फिर से जांच करने के बाद वांग क्यूई ने महसूस किया कि यह दिव्य कौशल स्वर्गीय गणना एटलस में ज्ञात कौशल के 3 मौजूदा दिव्य प्रकाश खजाना प्रकाश श्रेणियों में से किसी में भी फिट नहीं था। ऐसे मामलों में वांग क्यूई इसे स्वयं नाम दे सकता है। ठीक है, चलो लाभ को बढ़ाते हैं। वांग क्यूई ने अपनी तलवार को मात दी। एक पंथ के ठिकाने को नष्ट करने से मुझे कम से कम 7 या 8 योग्यता बिंदुओं के साथ पुरस्कृत किया जाना चाहिए और हेटेरोडॉक्स दानव प्रतिमा एक अवशेष है जो कि 10 मेरिट पॉइंट के लायक है। मैं ज़मीन मास्टर की पढ़ने की सूची से एक और पुस्तक भी प्राप्त कर सकता हूँ। अगला मूव एनिहिलेशन स्काई बर्निंग पाम के पहले 3 चालों के लिए गुप्त मैनुअल है, जिसे आमतौर पर 7 या 8,000 से कम के लिए एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है। कीमत वैज्ञानिक समुदाय के लिए बौद्धिक संपदा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन लोगों के हितों की रक्षा करता है जो अपने ज्ञान को साझा करते हैं। इसलिए निरपेक्ष कौशल चुराने का जुर्माना भारी है। फिर नया दिव्य कौशल पवित्र प्रकाश है। हालांकि यह एक समर्थन कौशल है, अगर अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है तो यह किसी के जीवन को बचाने की क्षमता को बहुत बढ़ा सकता है। अंत में जब मैंने चेतना को पुनः प्राप्त किया तो तर्क का पुनर्गठन और प्रेरण है, जिसने तर्क और गणित की मेरी समझ को गहरा किया है, यह वास्तव में सबसे मूल्यवान लाभ है। वांग क्यूई अपने तर्क को फिर से संगठित करने की प्रक्रिया को याद करने के लिए अपनी ताजा स्मृति का लाभ उठाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह लंबे समय तक प्रतिबिंबित कर पाता, उसने अपने भावों को फुलाया। सुप्रीम पुहुआ यिंगटियन क्यूई किंग। यह एक नाम था, 16 वर्णों का एक दिव्य नाम। हालांकि वांग क्यूई केवल उनमें से 8 को याद कर सकता था, वह निश्चित था कि नाम में मूल रूप से 16 अक्षर शामिल थे। यह स्मृति एचएम वांग क्यूई शुरू में इस क्यूई राजा से संबंधित यादों को इंगित करना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे वह गहराई से उतारा, उसने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा उतर गया है। हमेशा की तरह शब्दजाल का एक स्पष्टीकरण। चुआंटो इसहाक असिमोव की फाउंडेशन सीरीज और एम्पायर सीरीज उपनाम द एंड ऑफ द स्टार्स में संदर्भित एक स्थान। 42 डगलस एडम्स के साइंस फिक्शन उपन्यास द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी, द उत्तर का जीवन, ब्रह्मांड और सब कुछ। 42 से सबसे प्रसिद्ध मजा। ल्यूक स्काईवॉकर, मैं तुम्हारे पिता हूँ। शेल्डन, द बिग बैंग थ्योरी। वांग क्यूई एक विज्ञान और इंजीनियरिंग आदमी होने के नाते, जिसने यूरोप और अमेरिका में भी अध्ययन किया, स्वाभाविक रूप से पश्चिमी विज्ञान कथाओं को पसंद करता है। ग्रेहॉक, फेरन, प्लेन ग्रेहॉक, द फॉरगॉटन रेलम्स और ड्रैगनलेंस 3 सबसे प्रसिद्ध डी एंड डी ब्रह्मांडों के नाम हैं। आंखों के सामने अंधेरा, सिफारिश टिकट की कमी, एमएचएम, यह महत्वपूर्ण मजाक है। अध्याय 262 समाप्त हुआ। अध्याय 275 से 29 मौन को मारना। सुप्रीम पुहुआ यिंगटियन क्यूई किंग। यह नाम अचानक वांग क्यूई के सिर में पॉप अप हुआ। इसके अलावा वांग क्यूई की भावना के अनुसार यह एक हालिया स्मृति भी थी। वांग क्यूई इस स्मृति के बारे में उत्सुक थे और एक पल के लिए प्रतिबिंबित थे। अचानक उसकी आंखों के सामने सब कुछ काला हो गया और वह आगे गिर गया। सौभाग्य से वह पहले से ही सक्रिय आत्मा की भावना के साथ एक कल्टीवेटर था और उसने मामूली बोलबाला के बाद खुद को स्थिर किया। वांग क्यूई ने अपना सिर हिलाया और अपने माथे को रगड़ते हुए कहा, व्हाट द हेल। इस दिव्य नाम से संबंधित मेमोरी गार्ड डेटा पूरी तरह से निरर्थक और अराजक जानकारी की एक बड़ी मात्रा के रूप में निकली। जब वांग क्यूई ने इस मेमोरी को एक्सेस किया तो यह एक भ्रष्ट दस्तावेज खोलने जैसा था जो गंदा प्रतीकों से भरा था। अत्यधिक प्रतीकों ने एक पल में अपने आंतरिक भंडारण को लगभग अभिभूत कर दिया, जिससे लगभग उसका मस्तिष्क दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वांग क्यूई ने शुरू में सोचा था कि एक दुष्ट दानव उनके साथ खिलवाड़ करते हुए अपनी यादों को परेशान कर रहा था, लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि ये उनकी यादें बिल्कुल नहीं थीं। मानव यादें साहचर्य हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी पुस्तक की सामग्री को याद करता है तो उन्हें यह भी याद होगा कि जब वे उस पुस्तक को पढ़ते हैं। यदि वे किसी व्यक्ति को याद करते हैं तो उन्हें उस व्यक्ति के साथ अपने संबंधों को याद रखना चाहिए और उन्होंने किन महत्वपूर्ण घटनाओं को साझा किया था। यदि कोई व्यक्ति अपनी यादों का हिस्सा खो देता है तो वे निश्चित रूप से अपनी अन्य यादों में समान या समान समय अवधि से विसंगतियों का पता लगाएंगे और फिर कारण और बहाल करते हैं, कम से कम यह जानते हुए कि वे क्या भूल गए थे। हालांकि अधिकांश समय इस तरह के मानसिक भरना बहुत विश्वसनीय नहीं था। जब तक किसी विशिष्ट अवधि की यादें पूरी तरह से मिट गईं, यह भूलकर कि कोई क्या भूल गया है कभी नहीं होगा। हालांकि याद करने के बाद वांग क्यूई ने पाया कि उनकी हालिया यादों के साथ कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने पूरी तरह से याद किया कि उन्होंने क्या किया और कब किया। यदि ऐसा होता तो इस अजीब दिव्य नाम के लिए केवल एक मूल था। वह दुष्ट दानव वांग क्यूई ने भड़काया, लेकिन यह सही नहीं लग रहा था। यद्यपि दिव्यताओं कल्टीवेटर प्राचीन विधि अमरपथ की मुख्य धारा नहीं थे, वे विशेष रूप से दुर्लभ नहीं थे। 10,000 साल पहले से पवित्र शिशु संप्रदाय दिव्यताओं संप्रदायों का प्रतीक था। दुष्ट देवता सामान्य देवताओं की तुलना में दुर्लभ थे, लेकिन ज़ेन चान ने कभी भी एक को नहीं देखा होगा, यह देखते हुए कि ज़ेन चान ने शिन माउंटेन में दोनों बार दुष्ट दानव को नहीं पहचाना था। इसके अलावा इस बार दुष्ट दानव एक हेटेरोडॉक्स दानव प्रतिमा से आया था, जिसे दानव कबीले के खंडहरों से खुदाई की गई थी, जो 1 लाख साल पहले से दानव कबीले की सभ्यता के संबंध का सुझाव देती है। दानव कबीले सभ्यता। वांग क्यूई ने फिर से अपना सिर टैप किया। मैं अभी भी दानव कबीले की सभ्यता के बारे में पर्याप्त नहीं जानता, यह लोकतंत्र को शामिल करने के लिए लगता है। ठीक है, मैं काफी याद नहीं कर सकता, मुझे बाद में इसकी जांच करने की आवश्यकता होगी। ओह ठीक है, बूढ़ा आदमी। बूढ़ा आदमी।
वांग क्यूई ने अपनी अंगूठी को देखा, कई बार बाहर बुलाया, अंत में एक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए आत्मा शक्ति की एक धारा रिंग में बह गई। जेन चान का स्वर अनिश्चित और आश्चर्यचकित था। आप अभी भी वांग क्यूई हैं? वांग क्यूई ने हंसते हुए कहा, क्यों इस तरह की बात करते हैं? जेन चान ने गंभीर रूप से बात की, मुझे लगा कि आपके पास थे। यह कैसे हो सकता है? क्या आपने गौर नहीं किया है? मेरे कार्य मेरे लिए विशिष्ट हैं। नहीं नहीं नहीं, जेन चान ने कहा, एक प्राकृतिक हृदय दानव ज्ञान प्राप्त करने वाला या एक उच्च स्तरीय दानव कल्टीवेटर है जो किसी को भी दूसरे की यादों को पूरी तरह से बनाए रख सकता है। वांग क्यूई ने अपने हाथ को खारिज कर दिया। चलो, मुझे संदेह है कि मेरी स्मृति में ज्ञान कुछ प्राचीन विधि नहीं है, महायान को समझा जा सकता है या अवशोषित कर सकता है। इसके अलावा विनाशकारी दानव के कार्य अराजक हैं, यह भी समझ में नहीं आता है कि कब्जे का कब्जा है। जब मैंने आपको अभी बुलाया तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया? जेन चान ने कहा, वह दानव बहुत विचित्र है, मुझे डर था कि उसने तुम्हें मारने के बाद वह मुझे भी नष्ट कर देगा, इसलिए मैंने अपने 6 इंद्रियों को सील कर दिया। वांग क्यूई ने जेन चान को बताया कि क्या हुआ था और फिर पूछा, बूढ़े आदमी, क्या आपने कभी इस लानत क्यूई राजा के बारे में सुना है? जेन चान ने अपना सिर हिलाया, मैंने कभी इस तरह के एक अजीब दिव्य नाम के बारे में नहीं सुना है। दिव्यताओं की कल्टीवेटर आमतौर पर सम्राट, आदरणीय या संत जैसे शीर्षक रखते हैं और या तो प्राकृतिक घटनाओं की देखरेख करते हैं कि नश्वर लोग नश्वर से संबंधित या तुच्छ मामलों को समझ सकते हैं जो कि बुरी तरह से संबंधित हैं, जो कि एक महान गोदाम है, जो कि एक महान डील है, जो कि एक महान गोद में है, जो कि एक महान डील 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 है, जो कि एक महान गोदाम है। हाँ। वांग क्यूई ने आगे पूछताछ की, क्या क्यूई राजा एक दिव्य आत्मा है जो दानव कबीले द्वारा पूजा की गई है? ऐसा लगता है कि वे दिन में वापस लोकतंत्र का एक मार्ग का अनुसरण करते हैं, क्या दिव्यताओं प्रचलित हो सकता है? यह मुझे यकीन नहीं है, यह बहुत सारे साल हो गए हैं क्योंकि दानव कबीले का अस्तित्व था। वांग क्यूई को नष्ट कर दिया गया था, क्यों? दानव कबीले के खंडहरों का उपयोग प्राचीन विधि चिकित्सकों द्वारा किया जाता है और लुफू जुआनकिंग पैलेस भी एक बड़े खंडहर पर भरोसा करके प्रमुखता के लिए बढ़ गया। जेन चैन कुछ शर्मिंदा दिखाई दिए, क्या आपको लगता है कि सभी काश्तकार आधुनिक कल्टीवेटर के रूप में निष्क्रिय हैं? हमारे लिए जब तक कि अंदर की वस्तुएं उपयोगी हैं, यह पर्याप्त है। वांग क्यूई ने एक समझदार ध्वनि का उच्चारण किया, यह पता लगाना, यह अनिवार्य रूप से कब्र लुटेरों और पुरातत्वविदों के बीच अंतर है। प्राचीन विधि चिकित्सकों ने एलिक्सिर, जादू की कलाकृतियों और खंडहरों में पाए जाने वाले सामग्रियों जैसे संसाधनों को प्राथमिकता दी, उन्हें तुरंत खुदाई के रूप में उपयोग किया, जबकि आधुनिक काश्तकारों ने अलग तरह से सोचा। खंडहरों से जादू की कलाकृतियां और अमृत निश्चित रूप से वर्तमान के रूप में अच्छे नहीं थे, सामग्री के कुछ उपयोग थे, लेकिन आत्मा ऊर्जा सिद्धांत के विकास और मानव कबीले की आध्यात्मिक ऊर्जा विशेषताओं को स्वतंत्र रूप से परिवर्तित करने की क्षमता के बाद किसी भी सामग्री को बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जा सकता है, जिससे उनका मूल्य बार बार हो जाता है। आधुनिक काश्तकारों ने अनिवार्य रूप से खंडहरों से संसाधनों की अवहेलना की, इसके बजाय प्रेषित जानकारी को कुछ उपयोगी खोजा। यह ज्ञात होना चाहिए कि आधुनिक अमरपथ एक वैज्ञानिक समुदाय है। आधुनिक काश्तकारियों की आंखों में प्राचीन विधि अमरपथ इतिहास प्राचीन प्रौद्योगिकी इतिहास की तरह था, जो आधुनिक प्रौद्योगिकी विकास के लिए प्रासंगिक था। इस प्रकार जांच और पुरातत्व भी अमर गठबंधन के कार्यों का हिस्सा थे। जेन चान ने पूछा, क्या आपने दिव्य कौशल को जगाया है? मुझे दिखाओ। निर्देशों के बाद वांग क्यूई ने अपने हाथ में पवित्र प्रकाश का एक समूह जारी किया, जिसमें पूछा गया, यह कैसे दिखता है? एक प्रदर्शन दें। वांग क्यूई ने तब एक बार फिर मृत लकड़ी को फिर से जीवंत करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। जेन चान ने कहा, मैंने जो कुछ हीलिंग ईश्वरीय कौशल देखा है उसकी तुलना में आपका पवित्र प्रकाश बहुत बेहतर है। लुभाते हुए महसूस कर रहे हैं क्या आप? जेन चान ने सिर हिलाया, मैंने इस पर विचार किया है। अगर भविष्य में अपने शरीर के पुनर्निर्माण का मौका है तो इस पद्धति की खेती करना, जो शुरू करना आसान है लेकिन मास्टर के लिए कठिन है, एक अच्छा विकल्प है। वांग क्यूई ने सिर हिलाया, यह गणितीय तर्क पर इतना अधिक नहीं है, लेकिन घटनाओं की टिप्पणियों पर अधिक है। इसके अलावा यह अपरिभाषित है, किसी को भी अपने आदर्श संस्करण की खेती करने की अनुमति देता है, वास्तव में आपके लिए अच्छी तरह से अनुकूल है। हाँ, जेन चान बोलने के बीच में था जब वह अचानक रुक गया, तब कहा, वांग क्यूई, जल्दी करो, जल्दी करो। बच, कोई आपको मारने के लिए आ रहा है। वांग क्यूई चौंका, कौन सी दिशा? जियांगको से धिक्कार है, यह कैसे हो सकता है? नीम स्थापना के चरण में 5 हैं। वांग क्यूई शांत रहे, 5 प्राचीन विधि फाउंडेशन स्थापना, क्या यह है? आप भागने का मार्ग सेट करते हैं। वे मुझे संभालने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। जेन चान का स्वर बहुत कड़वा था, यह खत्म हो गया है, यह खत्म हो गया है। 5 प्राचीन विधि नींद की स्थापना नहीं, लेकिन 4 प्राचीन विधि फाउंडेशन स्थापना और एक आधुनिक फाउंडेशन स्थापना। अध्याय 262 समाप्त हुआ। अध्याय 276 से 30 बताओ की कमी ने। एक क्या? आधुनिक नीम स्थापना। वांग क्यूई कुछ हद तक हतप्रभ था, किसी प्रकार की विधि की तरह। चिलियात्सु तरह? शायद नहीं, जेन चान ने इनकार किया। उनकी मैना पावर का इरादा स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक है, मेरे जैसा बूढ़ा आदमी इसकी गलती नहीं करेगा। स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक, आधुनिक नीम स्थापना। वांग क्यूई की श्वास परेशान हो गई। खुद एक आधुनिक कल्टीवेटर होने के नाते उन्हें इस बात का कुछ विचार था कि आधुनिक नीम की स्थापना के पास था। शांत रहें, युवक ने एक गहरी सांस ली। मैं आधुनिक क्यूई की खेती में अभिजात वर्ग में हूं, 10 के आसपास एक लड़ाकू शक्ति भारित मूल्य के साथ। अगर पूरी तरह से 10 के रूप में गिना जाता है तो मैं 3 या एक मिड स्टेज फाउंडेशन की स्थापना के साथ एक प्रारंभिक चरण की नींद प्रतिष्ठान के साथ हूं, जो 4 के वजन के साथ एक मिड स्टेज फाउंडेशन प्रतिष्ठान है। स्वर्गीय एंट्रोपी तकनीक के लिए वेटिंग 2 से 4 तक है, जो कि मेरे स्तर पर है। साइलेंट इनहिलेशन स्काई बर्निंग पाम बहुत अच्छी तरह से उसके द्वारा सिखाया जा सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसकी गणना कैसे करता हूं, प्रत्यक्ष टकराव में कोई उम्मीद नहीं है। वांग क्यूई ने तत्काल पूछा, वे कहाँ हैं? उनकी खेती का स्तर क्या है? वह आधुनिक फाउंडेशन स्थापित करता या तो लेट स्टेज फाउंडेशन की स्थापना या पूर्णता पर है। 4 प्राचीन विधि फाउंडेशन स्थापित करने वाले मध्य चरण से पूर्णता तक हैं। वे अभी लगभग 2 मील दूर रुक गए हैं, यह सुनिश्चित नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं। 2 मील फाउंडेशन की स्थापना के लिए खेती करने वालों के लिए कुछ भी नहीं, केवल कुछ सेकंड का मामला। वांग क्यूई की आंदोलन तकनीक असमानता कदम की तरह लंबी दूरी की चलने के बजाय त्वरित युद्धाभ्यास और चकमा देने पर ध्यान केंद्रित करती है। दूसरे शब्दों में, मैं बच नहीं सकता।
जेन चान ने सदमे में कहा, उन 4 प्राचीन विधि फाउंडेशन की स्थापनाकर्ता और आधुनिक फाउंडेशन स्थापित करने वाले को अलग कर दिया गया है। वे इस गांव के आसपास एक अर्धचंद्राकार गठन में हैं। जल्दी करो। ओल्ड मैन वांग क्यूई के स्वर ने एक निर्विवाद दृढ़ संकल्प किया। आपको क्या लगता है, क्या मेरे पास जीवित रहने का कोई मौका है? जेन चान चुप रहे। उनकी गणना के अनुसार मौका कोई नहीं था, 1000 में भी नहीं। लेकिन बैठने के लिए और मृत्यु की प्रतीक्षा करें। वांग क्यूई अचानक हंसता है, उसकी मुस्कुराहट कुछ भयंकर है। ऐसा लगता है कि वे उस आधुनिक नींव स्थापित करने वाले के नेतृत्व में हैं। वह मुझे आसानी से अपनी ताकत से मार सकता है, लेकिन वह खुद नहीं आया। इसके बजाय वह 4 अधीनस्थों को लाया। वह व्यक्ति कोई मूर्ख नहीं है। इसे वापस उसके पास ट्रेस करें, और यह मुझे उसकी जानकारी पर गुजरने की संभावना को भी कम करता है। जेन चान ने गुस्से में कहा, क्या आप निष्पादन में चलने की योजना बना रहे हैं? वांग क्यूई ने अपना सिर हिलाया। बूढ़े आदमी, आपने कहा कि हम दोस्त हैं, ठीक है। क्या मुझे एक आखिरी एहसान है? क्या? मुझे बदला लेने में मदद करें। वांग क्यूई के होठों पर एक भयंकर मुस्कान आ गई। एक शीर्ष छात्र को क्या करना चाहिए जब एक शिक्षक उन्हें बिना किसी सही उत्तर के परीक्षण पत्र देता है? बेशक कमीने पर मुकदमा करें। अब वे क्या कर रहे हैं? जेन चान ने गंभीर रूप से बात की, इंच से इंच की खोज करना, यह सुनिश्चित करना कि आप बच नहीं सकते। इसके बारे में कैसे? क्या आप वहां पर उन 4 के मानसिक तरीकों को पहचान सकते हैं? वांग क्यू से पूछा। जेन चान एक पल के लिए चुप हो गया, फिर अचानक चकित हो गया। आपको कौन लगता है कि मैं हूं? मैं आधुनिक तरीकों को नहीं समझ सकता हूं, लेकिन जब यह प्राचीन तरीकों की बात आती है तो मैं व्यावहारिक रूप से एक विशेषज्ञ हूं। अच्छी तरह से सुने युवा, उनके बीच सबसे ऊंची खेती जो कि गड़गड़ाहट की तरह है, जो कि थंडर नाइट सोर्स थंडर डेनक्यूब के साथ आता है, थंडर डोनक शेंगसियाओ सम्राट बॉडी ने कुछ प्रगति की है। जेन चान को सुनकर प्रतिद्वंद्वी की मानसिक विधि की स्थिति का परिचय देते हुए वांग क्यूई ने कैलकुलेटर को फिर से बाहर निकाला और संचार इंटरफेस खोला। उस आदमी ने सीधे एक प्राचीन विधि व्यवसायी को सीधे लाने की हिम्मत की, जिसका अर्थ है कि वह स्थानीय अमर गठबंधन शाखा से डरता नहीं है, या तो वह इमोर्टल एलायंस सुरक्षा एनबॉय को धोखा दे सकता है। हम पुलिस को नहीं बुला सकते, फिर हम केवल किसी को भरोसेमंद पा सकते हैं। वरिष्ठ बहन एआई कुछ महत्वपूर्ण व्यवसाय पर लगती है, अपरिहार्य रूप से समय की कमी है। वांग क्यूई ने पहली बार सुजुनियो से संपर्क करने के लिए चुना। चलो एक जुआ खेलते हैं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। सौभाग्य से सुजुनियो ने जल्दी से वांग क्यूई का आत्मा संदेश प्राप्त किया। सुजुनियो ने अपनी आस्तीन को सुनहरे पैटर्न के साथ कशीदाकारी से उठाया और वांग क्यूई को लहराया। जूनियर ब्रदर, यह क्या है? आज बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत। वांग क्यूई कुछ हैरान था, लेकिन उन्होंने जल्दी से विकर्षणों को दबा दिया और कहा, मैं फेंटियन प्रांत से एक नीम स्थापना की खेती करने वाले द्वारा मार दिया जा रहा हूं। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी स्थिति को सबसे अधिक संक्षिप्त भाषा में समझाया जो वह कर सकता था। सुजुनियो का चेहरा आश्चर्य से भरा था। आपने क्या कहा? आप एक आधुनिक नीम प्रतिष्ठान द्वारा मारे जाने वाले हैं जो मूक एनिहिलेशन स्काई बर्निंग पाम को जानता है, और वह 4 प्राचीन विधि चिकित्सकों को लाया है। यह वांग क्यूई की अभिव्यक्ति उदासीन रही। संक्षेप में, इससे बचने की मेरी संभावना बहुत पतली है। मैं बाद में कैलकुलेटर को छिपाऊंगा, फिर उन 4 प्राचीन विधि नीम प्रतिष्ठानों को मारूंगा। मैं उस आदमी को अपना हाथ दिखाने के लिए मजबूर करूंगा, फिर आप उसका चेहरा याद रखेंगे और मुझे बदला लेने में मदद करेंगे। अरे आसपास मजाक मत करो। सुजुनियो की अभिव्यक्ति ने भी बहुत कुछ बदल दिया। लापरवाही से मत लड़ो, मैं आपको अभी बचाने का एक तरीका सोचूंगा। क्या आप जियांगको में हैं? नहीं। फिर यह व्यवस्थित है। वांग क्यूई ने फाइनलिटी के साथ बात की, आप मुझे नहीं बचा सकते हैं, और जियांगको शाखा के लोग अविश्वसनीय हैं। अंत में यह घटना उस तरह के दुष्ट दानव से संबंधित है जो वरिष्ठ बहन एआई और मैंने जिनियो में सामना किया। वरिष्ठ बहन एआई को बताएं कि यह महत्वपूर्ण जानकारी है। यह सब है। इस समय जेन चान ने विरोधी पक्ष की स्थिति को भी शुरू किया था। वांग क्यूई ने अपनी अंगूठी को हटा दिया, मैना के एक खंड को इंजेक्ट किया, फिर कैलकुलेटर पर रिंग को दबाया। अचानक कैलकुलेटर की चमक पूरी तरह से छुप गई थी। धर्म भगवान गणित के दयनीय प्रभावों के बीच एक अभी भी प्रयोग करने योग्य था, सांस को छुपा रहा था। दोनों जादू की कलाकृतियों को वांग क्यूई द्वारा परिष्कृत किया गया था, इसलिए वह एक का उपयोग दूसरे की आभा को कवर करने के लिए कर सकता था। और चूंकि गणित एक अमर कलाकृतियों है, एक सांसारिक वस्तु के रूप में ताबीज स्तर के कैलकुलेटर को भंग करना अभी भी उल्लेखनीय था। हालांकि कैलकुलेटर को हटाने से वांग क्यूई की कंप्यूटेशन शक्ति कम हो जाएगी, लेकिन गणित में गिनती की छड़ की संरचना वर्तमान यिन यांग याओ संरचना की तुलना में बहुत पुरानी और प्राचीन थी, जिससे यह एल्गोरिदम को चलाने में असमर्थ हो गया। वांग क्यूई ने इस युग को पार कर लिया, इसलिए कंप्यूटेशन शक्ति में कमी अभी भी एक स्वीकार्य सीमा के भीतर थी। जेन चान धीरे से फुसफुसाए, सावधान रहें। वांग क्यूई मुस्कुराया, फिर कैलकुलेटर और रिंग दोनों को जले हुए डेडवुड के एक टुकड़े में दबाया। इसके बाद उन्होंने अपने स्टोरेज बैग से एक ब्लैक जेड रिंग निकाली और अपनी उंगली पर डाल दिया। इसके बाद यह आवश्यक मंत्रों को पूर्वगणना करने और फिर प्रतीक्षा करने का समय था। वांग क्यूई ने चुपचाप मानसिक गणना की, जबकि अभी भी उसके हाथ पर अंगूठी का आकलन करने के लिए समय मिल रहा है। यह वास्तव में प्रामाणिक लग रहा था। वांग क्यूई ने संतुष्टि में सिर हिलाया। उन्होंने अमर कलाकृतियों के बिना लड़ने की संभावना को दूर किया था, और इस तरह के एक परिदृश्य में इसे छिपाना आवश्यक था। आखिरकार उन्होंने पहले प्राचीन विधि अवशिष्ट आत्मा के कब्जे के लिए एक परमिट का प्रबंधन किया था, और गणित के अस्तित्व को उजागर करना मुश्किल नहीं था। इसलिए उन्होंने विशेष रूप से महीने की शुरुआत में बाओ जियाया से पूछा था कि वह उन्हें एक प्राकृतिक ब्लैक जेड खोजे। इंक जेड इस तरह के स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना वास्तव में बड़े पैमाने पर उत्पादित हो सकता है, और कृत्रिम स्याही जेड कलाकृतियों के शोधन के संदर्भ में प्राकृतिक प्रकार से ही नहीं था। वास्तव में क्योंकि इसमें अशुद्धियों और दोषों की कमी थी, इसलिए इसमें भी एक बढ़त थी। हालांकि आर्टिफिशियल इंक जेड को व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया था, जिससे बाहरी उपस्थिति को विचार से बाहर कर दिया गया, जिसने इसे बनावट और प्राकृतिक प्रतिरक्षा के संदर्भ में प्राकृतिक जेड से काफी अलग बना दिया। हालांकि सौभाग्य से वांग क्यूई के लिए उनके पास मकान मालिक वर्ग से एक दोस्त था, और इस दोस्त के परिवार ने स्वाभाविक रूप से गणितज्ञों को उच्चतम सम्मान में रखा था, इसलिए वांग क्यूई रिंगमेकिंग के लिए प्राकृतिक काले जेड का एक छोटा सा टुकड़ा प्राप्त करने में सक्षम था, जो व्यावहारिक रूप से निःशुल्क था। अब इसके बारे में सोचते हुए, वह लड़की काफी प्यारी थी। क्या वह जानता था उसने उसे पिछले दिनों में फजी गणित के बारे में अधिक बताया होगा? अब जब वह मर रहा था, तो गणित के इस क्षेत्र में शेंजो में उभरने से पहले कई सालों की देरी हो सकती है। तभी वांग क्यूई के विजन के क्षेत्र में 2 आंकड़े दिखाई दिए, एक के बाद एक। हमेशा की तरह एक सिफारिश टिकट के लिए पूछना। अध्याय 262 समाप्त हुआ। अध्याय 277 से 31 एक के खिलाफ एक। वांग क्यूई की दृष्टि की रेखा के भीतर 2 आंकड़े लगभग एक साथ दिखाई दिए।
फिर भी वांग क्यूई ने एंट्रापी की अपनी धारणा के माध्यम से पहले भी दो व्यक्तियों को महसूस किया था। उस समय दो उच्च एंट्रापी निकाय। यद्यपि उनकी एंट्रापी ची लायंशु की तरह आश्चर्यजनक नहीं थी, वांग क्यूई की आंखों में वे अंधेरे में मशालों की तरह थे, पूरी तरह से विशिष्ट थे। आग एंट्रापी वृद्धि की सबसे आम घटना है, इसलिए उन लोगों का मन एंट्रापी मूल्य है जो अग्नि विशेषता हृदय विधि का अभ्यास करते हैं, स्वाभाविक रूप से उच्च है। यह इस कारण से है कि अग्नि तत्व काष्ठकारियों का जीवनकाल अक्सर एक ही स्तर पर केवल 80% होता है। डिवाइन फ्लेम इंडस्ट्री लोटस संप्रदाय दो लोग मिडस्टेज फाउंडेशन की स्थापना। वांग क्यूई ने जेन चांद की जानकारी को दोहराया। बौद्ध हेटिक्स बिजनेस फायर से चोट। उनके पास एक संयुक्त हमला गुप्त तकनीक है जिसे उसी डंठल पर ट्विन लोटस के रूप में जाना जाता है। इसकी शक्ति देखना शुरू करें, सावधान रहें। दो व्यक्ति महिलाएं थीं, दोनों हवा की सवारी करते हुए। जैसे ही वे संपर्क करते थे, सुनहरे पंख वाले वस्त्रों में लिपटे हुए लाल रिबन अपनी बाहों के चारों ओर घुसते थे। वांग क्यूई की खोज करने पर ये दोनों महिलाएं दांव से काम नहीं करती थीं, लेकिन एक पल इंतजार करने के लिए रुक गईं। कुछ समय बाद उनके साथी ने वांग क्यूई के आध्यात्मिक अर्थों की सीमा में भी प्रवेश किया। वांग क्यूई के आध्यात्मिक अर्थों की सीमा के भीतर दिखाई देने वाला दूसरा आंकड़ा एक दफन आदमी था जो बेहोश गड़गड़ाहट में लिपटा हुआ था। उसकी मांसपेशियों को उभरा हुआ था और उसकी बाहें औसत व्यक्ति की कमर की तुलना में मोटी थीं, जो एक विशाल लोहे की टॉवर की तरह दिख रही थी। उनके अग्र भुजाओं को एक मोटी कॉलस में ढक दिया गया था जो एक दानव जानवर के तराजू से मिलते जुलते थे। जैसे ही यह आदमी दिखाई दिया, वांग क्यूई के भीतर स्वर्गीय गीत शक्ति दूर से गूंज गई। स्पष्ट रूप से इस आदमी की उपस्थिति पास के चुंबकीय क्षेत्र को बाधित कर रही थी। थंडर नाइट संप्रदाय, थंडर डेमन सामान्यीकरण सच्ची तकनीक और स्वर्गीय गीत अतुलनीय मूल बातें चुंबकीय, थर्मल या ऑप्टिकल आर्ट्स के खिलाफ रक्षा पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र बिजली की आशंका नहीं है। इसके अलावा शिनक्सियाओ सम्राट शरीर एक सभ्य शरीर शोधन तकनीक है जो बाहरी चोटों से तत्काल वसूली के लिए सक्षम है। अमर दिल गर्भ में गड़गड़ाहट की शक्ति के साथ इम्ब्यूड एक स्वर्गीय गड़गड़ाहट से बचते हुए थंडर नाइट फॉरबिडन तकनीक की खेती कर सकते हैं। दिखाई देने वाला अंतिम एक पतला लंबा तलवारबाज था। उसका चेहरा जैसा कि छेनी से किया गया था, जैसे कि यह एक हैचेट द्वारा विभाजित किया गया था। ऐसी आंखें थीं जो उनके तीखेपन को नहीं छिपा सकती थीं। यह एक प्राचीन विधि तलवार की खेती करने वाला था और इसके अलावा लेटेस्टेज फाउंडेशन की स्थापना में लुचेन तलवार पैलेस, पूर्व महान तलवारबाज संप्रदाय, शून्य तलवार क्रॉसिंग तकनीक, कठोर तलवार क्यूई, तेज स्विफ्ट नोट करने के लिए कुछ खास नहीं। यह देखते हुए कि चारों ने उसे घेर लिया था, फिर भी केवल हमला किए बिना एक शक्तिशाली रुख बनाए रखा, वांग क्यूई हंसने में मदद नहीं कर सकता था। हाँ, मेरे चारों ओर 4 नीम प्रतिष्ठान, एक अकेला क्यूई कल्टीवेटर, फटने वाली ऊर्जा तकनीक का उपयोग करते हुए सभी शक्ति को उकसाने के लिए, मुझे संरेखित करने के लिए। थंडर नाइट संप्रदाय के प्रमुख कल्टीवेटर ने मुस्कुराया। हाँ, इतना शांत, मुझे लगता है कि आपने हमें पहले देखा होगा। आप भागते नहीं हैं और अभी भी हमें मजाक उड़ाने की हिम्मत करते हैं, दिलचस्प। एक बौद्ध संप्रदाय महिला ने दिल से हंसते हुए कहा, यह युवा भाई अमर संस्थान में बड़ा हो गया होगा, कभी भी वास्तविक युद्ध का अनुभव नहीं कर रहा था। ताकत और कमजोरियों का न्याय करने के लिए वृत्ति की कमी का मतलब एक छोटा जीवन है। तलवारबाज ने यह भी बात की, उसकी आवाज झंझरी जैसे कि धातु के खिलाफ स्क्रैपिंग एक ग्रीन हाउस फूल परीक्षण का सामना नहीं कर सकता है। क्लैप क्लैप क्लैप। अप्रत्याशित रूप से इन तीनों के ताने को सुनने के बाद वांग क्यूई नाराज नहीं था, लेकिन इसके बजाय तलवारबाज के लिए ताली बजाना शुरू कर दिया। तलवारबाज ने कहा, आपका क्या मतलब है? वांग क्यूई हंसी में फट गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस इसकी अंतर्दृष्टि की सराहना करते हुए, चाचा, यह आप लोगों के लिए कठिन है। प्राचीन विधि से किसान जो दूर समुद्र में कॉइल करते हैं, यह भी जानने के लिए कि एक ग्रीन हाउस क्या है, वास्तव में उल्लेखनीय है। थंडर नाइट संप्रदाय के शिष्य ने अपनी रस्सी की आवाज के साथ बात की, हे ऐसा लगता है जैसे आप इसे तब स्वीकार करते हैं। जीवन और मृत्यु की लड़ाई में संलग्न आपकी खेती सभी को दिखाने के लिए है। वांग क्यूई ने अपने उकसावे पर नहीं उठाया, बल्कि पीछे हट गया। लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि एक ग्रीन हाउस के लिए क्या है? ओह, लगता है कि आपकी बुद्धि भी एक ग्रीन हाउस के उद्देश्य को नहीं समझ सकती है, इसलिए मुझे आपको थोड़ा शिक्षित करने दें। ग्रीन हाउस उन्हें 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहले प्रकार में दक्षिणी देश के फूलों को उत्तर में लाया जा रहा है, पौधे जो वसंत में अंकुरित होते हैं और गर्मियों में उगते हैं, सर्दियों के दिनों में लगाए जाते हैं। ये सभी अपने घर के टर्फ से एक दूर के खेल में बाहर निकलते हुए आदि नहीं है, इसलिए ग्रीन हाउस की आवश्यकता है। दूसरे प्रकार के लिए सब्जी बढ़ने के लिए, इन सब्जियों के लक्ष्य के लिए लंबे जीवन नहीं है या बीज को पीछे छोड़ने के लिए नहीं है, उनका एकमात्र लक्ष्य बड़ा और तेज बढ़ना है। एक अन्य महिला मदद नहीं कर सकती है, लेकिन हंसती है। यह एक अफसोस की बात है, हमारे जंगली घास के नजरिए से ये सभी आपके लिए समान हैं। नहीं नहीं नहीं, वांग क्यूई ने अपनी उंगली लहराई, मैंने वास्तव में आपके लिए मूर्खों और बेवकूफों को समझने के लिए प्राचीन खेती का पालन करने का इरादा नहीं किया था, इसलिए मुझे समझाने दें। सबसे पहले मुझे यह बताना चाहिए कि क्या यह खेती या मुकाबला है, न तो प्राचीन विधि चिकित्सकों के लिए घर का टर्फ है। आप में से अधिकांश मुख्य रूप से बेहतर इंसान बनने के लिए खेती करते हैं, हम इसे डीओ की तलाश में करते हैं। और अंत में वांग क्यूई की आवाज अचानक बढ़ गई, क्या आप जानते हैं कि अंतिम प्रकार के ग्रीन हाउस के लिए क्या उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग बाहर से अंदर से अलग करने के लिए किया जाता है, जिससे पौधों को प्राकृतिक वातावरण में प्रवेश करने से रोकने के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंदर के पौधे बहुत मजबूत होते हैं, एक बार जब वे बाहर जाते हैं तो वे पूरी तरह से वहां कमजोर पौधों को कुचल सकते हैं। वांग क्यूई ने उन चारों को देखा और चकित कर दिया, वध में अनुभव क्या उपयोग है? अधिक लोगों को मारना, क्या यह आपकी खेती को बढ़ा सकता है? नए दिव्य कौशल विकसित करने में आपकी सहायता कर सकते हैं? हास्यास्पद। थंडर नाइट संप्रदाय के शिष्य ने अपने दिल में एक ठंड महसूस की, कुछ महसूस कर रहा था। वांग क्यूई के साथ एक मौखिक लड़ाई में उलझाने के बजाय, जिस कारण से उन्होंने घेर लिया था लेकिन हमला नहीं किया गया था, वांग क्यूई को उनकी दबाव उपस्थिति के तहत उखड़ जाना था। उन्होंने वांग क्यूई से अपेक्षा नहीं की थी कि वे टेबल को मोड़े और उनकी गति को जब्त कर लें। आक्रमण करना। उसने सिर्फ यह चिल्लाने के बारे में सोचा था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वांग क्यूई ने अपने पैरों के नीचे बल दिया और सीधे उस पर आरोप लगाया। तेज, इतनी तेजी। द बर्ली मैन मूल रूप से वांग क्यूई से पूर्ण 21 मीटर दूर था, लेकिन एक छलांग के साथ वांग क्यूई उसके सामने सही कूद गया था। बुरी तरह से आदमी, जो आखिरकार जीवन और मृत्यु का अनुभव करता था, ने अपने पैरों के नीचे बिजली की एक चमक देखी और एक जोर से विस्फोट के साथ वह पीछे की ओर फिर से निकल गया। इसके साथ ही उनकी मुट्ठी, जो ऐसा लग रहा था कि वे एक दूसरे के खिलाफ कठोर रूप से झपकी ले रहे थे, ड्रैगन या ड्रैगन के आकार के जीवों की तरह क्रैकिंग एंड स्पार्किंग की धाराओं को जारी करते हुए वांग क्यूई पर वापस गर्जना करते हुए
चारों ने एक या दो बार मिलकर काम नहीं किया था। जैसे ही बुली मैन ने एक कदम उठाया, दो महिलाओं और तलवारबाज ने कुछ भी वापस नहीं रखा। हेज फायरबॉल और घने तलवार क्यूई सीधे वांग क्यूई की ओर बढ़े। इस एयरटाइट हमले के साथ वांग क्यूई ने सिर्फ एक कदम का इस्तेमाल किया, एक चाल जो एक पल में कई बार दोहराई गई थी। अच्छी खबर, अच्छी खबर। अगले हफ्ते इस पुस्तक को अमर हीरो श्रेणी में लॉन्च किया जाएगा। इस लिस्टिंग का जश्न मनाने के लिए इस रविवार से अगले शनिवार 7 दिनों तक दैनिक 3 अपडेट होंगे। उसके बाद 2 अपडेट दैनिक। इसके अतिरिक्त अगले सप्ताह प्रत्येक 500 सिफारिश के वोटों के लिए अगले सप्ताह एक अतिरिक्त अध्याय जोड़ा जाएगा। अब से कृपया मुझे अपनी सिफारिश वोटों के साथ सत्यापित करें। अध्याय 262 समाप्त हुआ। अध्याय 278 से 32 फर्स्ट किल। समूह सिद्धांत गणित की नींव में से एक है जो अन्य अवधारणाओं के बीच समरूपता और परिवर्तन का वर्णन करता है। वानफा संप्रदाय के शिष्य जो समूह सिद्धांत को मार्शल आर्ट में एकीकृत कर सकते थे, सभी को मार्शल आर्ट्स के ग्रेट मास्टर्स कहा जाता था। उनके लिए तलवार तकनीकों, बंदूक तकनीकों, मुट्ठी तकनीकों, हाथ तकनीकों और पैर तकनीकों के बीच का अंतर महत्वहीन था, क्योंकि वे प्रारंभिक गति में सूक्ष्म अंतर के आधार पर एक ही कदम के विभिन्न विविधताओं को विकसित कर सकते थे। वांग क्यूई ने केवल एक पंक्ति में 7 बार एक कृपाण कदम उठाने के लिए एक तलवार का उपयोग किया था, जिसमें हर बार दूसरों से अलग था। तलवार की रोशनी की साथ चमकने बैराज जैसे मंत्रों को रोक दिया। तलवार क्यूई के साथ झोंके हमलों के माध्यम से कटा हुआ। वांग क्यूई का कोण तलवार के कोण उत्कृष्ट रूप से ठीक ठाक था। उन्होंने एक दूसरे से टकराने के लिए कई किस्में मार्गदर्शन करने के लिए हमलों के बल को उधार लिया। गड़गड़ाहट के साथ बहुत विनाशकारी, लेकिन अगर हम अकेले वोल्टेज के बारे में बात कर रहे हैं तो यह सीधे वातावरण के माध्यम से पियर्स करने के लिए पर्याप्त नहीं है। एक मौका हो सकता है, जैसा कि वांग क्यूई की लंबी तलवार ने नृत्य किया है। वह अपने हाथों में तलवार की भावना के आधार पर विश्लेषण करता है। वह एक तलवार से बच रहा है। अंतिम 2 महिलाएं औसत हैं। बस उस बूढ़े आदमी की घातक तकनीक से सावधान रहने की जरूरत है, जिसका उन्होंने उल्लेख किया है। रेड लोटस के 6 पथ कर्म की लपटें जलाना। वांग क्यूई ने वाईजी ट्रू फॉर्मेशन स्लैश के लॉगेट को प्रसारित किया। उनकी तलवार क्यूई एक साथ एक अभेद्य रक्षा बनाने के लिए एक साथ जुड़ गई। इस बीच विशालकाय व्यक्ति स्थिति को महसूस कर रहा था कि वह अपने नियंत्रण में वापस आ गई, लेकिन मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन हंसी में फट गई। अब हम चारों ने इस बालक को घेर लिया है। हम में से प्रत्येक 7 झांक उससे दूर है, बस उसे मंत्र के साथ बमबारी करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके दिव्य कौशल कितने बहुमुखी हैं, वह अभी भी क्यूई खेती के चरण में हैं और दूर तक नहीं पहुंच सकते। मैदान पर लाभ वास्तव में महत्वपूर्ण था। लिंक तलवार क्यूई ने सफेद रोशनी का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया और विशाल व्यक्ति ने महसूस किया कि वांग क्यूई की पलटवार ताकत मजबूत हो गई है। फिर भी उन्होंने केवल कहा, एक निरर्थक संघर्ष। लिंक की गई तलवार क्यूई से सफेद रोशनी ने लंबी तलवार की मंद चमक को स्पष्ट कर दिया और वे सभी कुन पर्वत तलवार के चारों ओर बेहोश सफेद लौ को नोटिस करने में विफल रहे। साथ ही वांग क्यूई के मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान का निशान भी। नकारात्मक एंट्रापी की लॉ, आदेश की ताकत, यह फैलाने से मंत्र बनाए रख सकती है और इसका उपयोग रेंज बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। विशालकाय व्यक्ति अचानक जोर से दहाड़ गया, अपनी मुट्ठी को ऊंचा कर दिया। उसके शरीर के चारों ओर की बिजली जीवित हो रही थी, ऊपर कूद रही थी और उठी हुई दाहिनी मुट्ठी पर परिवर्तित होने से पहले उसके चारों ओर घूम रही थी। एक बड़े पैमाने पर मुट्ठी गार्ड में अंतर करती थी। जैसे ही विशालकाय व्यक्ति ने अपनी मुट्ठी उगल दी, एक विशाल गड़गड़ाहट का हथौड़ा उड़ गया, हवा की गति के साथ लुढ़क गया और वांग क्यूई की ओर गड़गड़ाहट हुई। वांग क्यूई ने जल्दी से अपनी तलवार को काउंटर करने के लिए उठाया, लेकिन हड़ताल का संलग्न बल इतना विशाल था कि वांग क्यूई की तलवार की गति को तिरछा कर दिया गया, जिससे वह अपने बचाव के साथ आधी मोड़ को चौड़ा कर दिया। एक सही अवसर। चारों ने अपने दिलों में प्रशंसा की, उनकी हत्या के कदमों को छोड़ने के लिए तैयार। इस समय अप्रत्याशित रूप से वांग क्यूई ने विशालकाय व्यक्ति के गड़गड़ाहट के बल का इस्तेमाल किया, जो तलवारबाज की ओर अपनी लंबी तलवार को उड़ाने के लिए था। लंबी तलवार एक सफेद प्रकाश के साथ चमकती हुई तलवारबाज की ओर उड़ गई। उसी समय वांग क्यूई ने एक बार फिर से विशालकाय व्यक्ति पर आरोप लगाया। कुन माउंटेन तलवार की सबसे उपयोगी विशेषता इसका बहुत बड़ा द्रव्यमान थी। तलवार के पास जड़ता को खत्म करने की अपनी अद्भुत विधि थी। इसे वांग क्यूई के हाथों में थोड़ा भारी स्टील की तलवार से अधिक नहीं, लेकिन दूसरों के हाथों में यह तलवार पहाड़ों और नदियों की तरह भारी थी। तलवारबाज ने तुरंत लंबी तलवार पर शक्तिशाली गति महसूस की। उसे और अधिक भयभीत किया गया था कि तलवार क्यों वांग क्यूई ने तलवार से जोड़ा था। उसने अपनी ताकत का एक सा हिस्सा नहीं खोया था और यह सीधे उसकी ओर बढ़ गया। तलवारबाज ने लापरवाह नहीं होने की हिम्मत नहीं की, अपनी तलवार को अनचाहे तलवार से उकसाने के लिए वांग क्यूई को फेंक दिया। चालाक बदमाश 2 महिला जादू की कल्टीवेटर उग्र थे, लगातार वांग क्यूई में अपने मंत्रों को तोड़ रहे थे। हालांकि सभी उम्मीदों के खिलाफ वांग क्यूई की गति से पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गई थी और उनके सभी मंत्र उसके पीछे मारे गए। बेशक यह अपेक्षित परिणाम था। उन्होंने अपने हमलों को उस गति पर आधारित किया था जिस पर वांग क्यूई ने पहली बार विशाल व्यक्ति पर आरोप लगाया था। लेकिन तब वांग क्यूई ने जानबूझकर अपनी पूरी ताकत नहीं दी थी और इस बार वांग क्यूई ने अपने मन के एक हिस्से को जलाने के लिए स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक का उपयोग किया था, जो युद्ध शक्ति में एक क्षणिक उछाल के लिए आदान प्रदान करता था। स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। वांग क्यूई दुष्ट दानव के साथ लड़ाई के दौरान मैना नकारात्मक एंट्रापी के लॉगेट में महारत हासिल कर रहा था। अब मैना को बस स्पेल फॉर्मूला में कुछ मापदंडों के सामने एक नकारात्मक संकेत जोड़कर जल रहा था। आने वाले वांग क्यूई का सामना करते हुए हॉकिंग आदमी की आंखें रोश में उभरी हुई थीं, क्योंकि वह आकाश की ओर बढ़ता था। एक फ्लैश में उसके चारों ओर 10 फुट के त्रिज्या के भीतर का स्थान सुरक्षात्मक खंडर विशेषता गैंग क्यूई से भरा हुआ था। उसके चारों ओर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि काले बादल हिंसक रूप से टंबल कर रहे थे, इलेक्ट्रिक सांपों के साथ, जैसे कि जियाओ ड्रैगन एक दूसरे के साथ काटने और टेंगिंग करते हुए एक अभेद्य रक्षा बनाते हुए। तभी वांग क्यूई के पीछे से एक गड़गड़ाहट बूम आई। कुन माउंटेन तलवार की लंबी तलवार से टकरा गई, जो धातु पर धातु के एक बहरे हुए क्लैंग का उत्सर्जन करती है। तलवारबाज के हाथों ने इतनी तीव्रता से कंपन किया कि त्वचा खुली हुई, जिससे लगभग उसकी तलवार गिर गई। वांग क्यूई ने अपनी तलवार में जिस मैना को संक्रमित किया था, वह तलवारबाज के ब्लेड में प्रवेश कर रहा था। एक बार अनजाने में शक्तिशाली तलवार क्यूई इस रहस्यमय मैना को बिट्स तक पीस नहीं सकती थी, जिससे वह किसी भी तलवार की चाल को अंजाम देने में असमर्थ हो। इस ध्वनि को सुनकर वांग क्यूई ने आत्मविश्वास का एक उछाल महसूस किया। यह ऐसा था जैसे उसने विशाल के आसपास के गैंग क्यूई की मजबूत परत को नोटिस नहीं किया, उसने बस उस पर सीधे आरोप लगाया। ज्ञात चर को स्थानापन्न करें। अग्रिम में कुछ चर की गणना करना और फिर तुरंत उन्हें वर्तनी सूत्र में प्रतिस्थापित करना हर आधुनिक कल्टीवेटर के लिए एक आवश्यक सबक था। वांग क्यूई ने सभी चर को पूर्व निर्धारित किया था। एक पल में एक बेहोश चांदी के सुरक्षात्मक गिरोह क्यूई परत उसके चारों ओर भौतिक हो गई।
भूतिया नीले इलेक्ट्रिक सांपों ने कहा और भस्म हो गया, लेकिन वे सभी वांग क्यूई के सुरक्षात्मक गिरोह क्यूई द्वारा अवरुद्ध थे। हॉकिंग आदमी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन आश्चर्य में बहक जेल थंडर उसकी आवाज भी थोड़ी कांप गई। जेल गड़गड़ाहट केज या दूसरे शब्दों में एक फैराडे पिंजरे एक शारीरिक संरचना थी जो तुरंत बिजली की क्षमता को शून्य तक कम कर देती थी। सभी गड़गड़ाहट की पूर्ण दास्ता मानसिक तरीकों और मंत्रों की विशेषता थी। वांग क्यूई हॉकिंग मैन के एक पैर के भीतर बंद हो गया। विशाल ने अपनी मुट्ठी को पार कर लिया, जिसमें गड़गड़ाहट की एक गर्जना थी जो बहरा हो गया था। उनकी मुट्ठी एक बड़े जाल में इंटरवेट करती है जो वांग क्यूई को फंसाने के लिए निर्धारित है। इस बीच वांग क्यूई ने अपना हाथ उठाया, उसकी ताड़ की तकनीक को घुमाया और मुड़ते हुए विशाल की मुट्ठी को उकसाया और उसकी छाती पर हमला किया। पुराना लूट तलवारबाज चिल्लाया, एक तलवार क्यूई के साथ समर्थन करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी तलवार पर सफेद लौ अभी तक पूरी तरह से निष्कासित नहीं हुई थी। दो महिलाओं ने कई आग के गोले फायर किए, उन्हें हॉकिंग आदमी और वांग क्यूई की ओर बढ़ाया। वे चिंतित नहीं थे कि उनके हमले से उनके अपने सहयोगी को नुकसान होगा, क्योंकि हॉकिंग मैन ने शेनक्सियाओ सम्राट बॉडी की खेती की थी जो आसानी से मौत के घाट उतार नहीं पाती थी। टकराना। विशालकाय मुट्ठी जेल थंडर गैंग क्यूई से गुजरते हुए वांग क्यूई को कंधे पर मारा, जिससे यह गिर गया। उसी समय वांग क्यूई की पीठ एक फायरबॉल की चपेट में आ गई थी। वांग क्यूई को लगा जैसे वह अंदर से बाहर जल रहा था, मुश्किल से उल्टी रक्त के लिए आग्रह को दबाने में सक्षम था, लेकिन यह घातक नहीं था। जाइंट की गड़गड़ाहट की शक्ति को जेल की थंडर गैंग क्यूई द्वारा अवशोषित किया गया था। केवल एक कमजोर अवशिष्ट बल छोड़ दिया गया था जो केवल फ्रैक्चर वाली हड्डियों को छोड़ देता है। वांग क्यूई ने महिलाओं की लौ शक्ति को अवशोषित करने के लिए स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक का उपयोग करने का इरादा किया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके शरीर के भीतर पवित्र प्रकाश ने अपने दम पर काम करना शुरू कर दिया, जबरन दुश्मन के मंत्रों के भीतर ऑर्डर को जब्त कर लिया और बाहरी बल के एक हिस्से को अवशोषित कर लिया जो कि शेष बल को कम करने के लिए नई शक्ति का उपयोग कर रहा था। चोट की तुलना में वह हल्की थी। वांग क्यूई ने विशालकाय रूप से मुस्कुराया, फिर जेल थंडर गैंग को रिहा कर दिया। इस तकनीक का सिद्धांत आंतरिक और बाहरी विद्युत चुंबकीय वातावरण को अलग करना था। दुश्मन की गड़गड़ाहट का जादू अंदर नहीं जा सका और किसी की अपनी गड़गड़ाहट नहीं निकल सका। वांग क्यूई ने दुश्मन को मारने के लिए स्वाभाविक रूप से जेल थंडर गैंग क्यूई को रिहा कर दिया। उंगलियों पर की वह विशालकाय छाती के खिलाफ दबाया, एक बेहोश चांदी की चमक अचानक सामने आई। अध्याय 262 समाप्त हुआ। अध्याय 279 से 33 मेरे पास अब और कुछ नहीं है। वांग क्यूई ने जेल की गड़गड़ाहट के साथ संपर्क किया, जिस समय विशाल की गड़गड़ाहट की विशेषता जादुई शक्ति उसकी ओर बढ़ी थी। हालांकि वांग क्यूई ने स्वर्गीय जीत शक्ति का उपयोग करके अपनी विद्युत क्षमता को पहले ही बढ़ा दिया था। विशालकाय बिजली स्वाभाविक रूप से उसकी ओर नहीं बहती। उसके लिए बिजली का यह प्रभावशाली प्रदर्शन केवल ढीला मैना था। हड्डी को ठंडा कर दिया। विशाल ने जल्दी से अपनी मुट्ठी को वापस ले लिया, केवल इस हमले को सहन करने के लिए शेनक्सियाओ सम्राट शरीर पर भरोसा करने की सोचकर। फिर वांग क्यूई को एक पंच के साथ दूर धकेल दिया। उस समय उन्होंने अपनी छाती में एक जलन महसूस की, क्योंकि वांग क्यूई की उंगलियां वास्तव में उनके धड़ में घुस गई थीं। उनकी गर्भ से खेती की गई शेनक्सियाओ सम्राट बॉडी पेपर माचे की तरह थी, पूरी तरह से बेकार। वांग क्यूई के चेहरे पर खुशी का एक संकेत चमक गया। वह सही ढंग से शर्त लगा चुका था। लड़ाई शुरू होने से पहले उन्होंने शेनक्सियाओ सम्राट बॉडी के पीछे के सिद्धांतों को कम कर दिया था, जो कि ज़ेन चान के अपने कौशल के विवरण और आधुनिक पद्धति में पूरी तरह से प्रकट शरीर शोधन विधियों के आधार पर था। अब ऐसा लग रहा था यह केवल एक कोशिका में गड़गड़ाहट की विशेषता जादुई शक्ति को परिष्कृत करने की बात थी, क्योंकि इस मानसिक विधि ने अनजाने में कोशिकाओं के बीच विद्युत चुंबकीय बल को मजबूत किया। कल्टीवेटर का शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत दिखाई दिया। शरीर के भीतर चुंबकत्व ने घावों के त्वरित उपचार की अनुमति भी दी, जो कि चुंबकीय आकर्षण का उपयोग करके उन्हें बंद कर दिया। हालांकि इस बॉडी रिफाइनिंग तकनीक को बनाने वाले प्राचीन विधि व्यवसायी ने विद्युत चुंबकीय रूपांतरण समीकरणों को नहीं समझा। यह सुदृढ़ीकरण अभी भी बेहोश था। वांग क्यूई के हाथ पर चांदी की रोशनी सुपर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, जिसे उन्होंने स्वर्गीय जीत शक्ति का उपयोग करके अनुकरण किया था, जो कि उपरोक्त उच्च आवृत्ति है। यद्यपि हाथी चरण लहर कौशल की सामग्री तरंग ब्लेड में उच्च आवृत्ति ब्लेड की तुलना में कम कटिंग शक्ति नहीं थी, स्वर्गीय जीत शक्ति ने विशाल की मांसपेशियों के भीतर चुंबकीय क्षेत्र को बाधित किया, नाटकीय रूप से उसके शरीर की ताकत को कम किया। इसने घावों को ठीक करने की उनकी क्षमता को भी बहुत कमजोर कर दिया। उच्च आवृत्ति वाली लहर हालांकि सीधे सामग्री की सूक्ष्म परतों के माध्यम से फट गई, विशाल के श्रमसाध्य रूप से खेती की गई भौतिक शरीर को कुछ भी नहीं के रूप में इलाज किया। इसके बाद वांग क्यूई की उंगलियां दिल की थैली फैल गईं, कस गईं और छेद कर दी। फिर विशाल के महाधमनी को जब्त करते हुए उन्होंने स्वर्गीय जीत शक्ति को उजागर किया, जो कि विशाल के दिल की मेरिडियन के भीतर गड़गड़ाहट की विशेषता को सही शक्ति से काट दिया। वह अपने दिल के नियंत्रण में विशालकाय शरीर ने अपनी ताकत खो दी। थंडर अमर दिल की ऊर्जा सच्ची स्वर्गीय गड़गड़ाहट के रूप में दुर्जे तुरंत विकसित हो गई और उसका शरीर नीचे की ओर डूब गया। हार्ट हार्बर्स थंडर पावर थंडर अमर दिल। वास्तव में कोई आश्चर्य नहीं कि आपका मन एक ही रैंक के उन लोगों को पार करता है। उनकी उंगलियों में अचानक बल के साथ और अन्य 4 प्राचीन विधि चिकित्सकों के भयानक गजों के नीचे वांग क्यूई ने बेरहमी से विशाल के दिल को बाहर निकाल दिया। थंडर अमर दिल जन्मजात क्यूई और थंडर ट्रू पावर का मिश्रण प्राचीन तरीकों में एक अत्यंत कीमती वस्तु थी। फिर भी वांग क्यूई ने अपने हाथ में वस्तु के लिए कोई महान संबंध नहीं रखा। वह अपने बाएं पैर के साथ आगे बढ़ा और अपने दाहिने हाथ के एक स्वीप के साथ पियरलेस दिल को फेंक दिया। दिल ने मध्य हवा में एक चाप को आकर्षित किया, जो तलवारबाज की ओर उड़ गया। एक महिला ने पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की, चिल्लाते हुए, देखो। तलवारबाज ने भी एक भयानक संभावना के बारे में सोचा और उसका रंग काफी बदल गया। उसका चेहरा स्कारलेट हो गया और उसकी तलवार क्यूई बढ़ गई, फिर भी एक हताश मुद्रा में। दोनों महिलाएं आगे दूर थीं, लेकिन उन्होंने अपना मन भी उठाया। बस फिर मैना का एक भयानक उतार चढ़ाव विशाल के दिल से निकला और फिर विस्फोट के भीतर छिपी हुई शक्ति। एक उत्कृष्ट जन्मजात अजीब वस्तु का उपयोग सिर्फ उस लड़के द्वारा एक गड़गड़ाहट बम के रूप में किया गया था। शानदार रोशनी ने उनकी दृष्टि के चार को लूट लिया। बिजली के छेदने वाले बिजली की गड़गड़ाहट ने उनकी सुनवाई को बाधित कर दिया और जंगली आध्यात्मिक शक्ति ने उनकी आध्यात्मिक इंद्रियों को कुछ भी नहीं करने के लिए प्रस्तुत किया। यह वह रणनीति थी जो वू शिकिन ने एक बार चंदेवान के खिलाफ इस्तेमाल की थी। केवल एक ही रणनीति ने एक बहुत अलग परिणाम प्राप्त किया। सबसे पहले शेष 3 प्राचीन विधि चिकित्सक एआई चंदेवान नहीं थे। उनके पास 5 इंद्रियों और आध्यात्मिक अर्थों से परे असाधारण धारणा का अभाव था। दूसरे, गुणवत्ता के संदर्भ में वांग क्यूई द्वारा विस्फोट किए गए थंडर अमर दिल के भीतर गड़गड़ाहट की शक्ति स्वर्गीय जीत शक्ति से हीन थी, लेकिन मात्रा में यह बहुत अधिक हो गई। विशालकाय गड़गड़ाहट की शक्ति को वांग क्यूई द्वारा स्वर्गीय जीत शक्ति का उपयोग करके पुनर्व्यवस्थित किया गया था। एक विद्युत क्षेत्र का गठन किया गया था जिसमें न केवल विनाशकारी शक्ति थी, बल्कि एक बाध्यकारी बल भी था।
तीनों को लगा जैसे कि वे गड़गड़ाहट के एक वेब द्वारा कसकर सुनिश्चित किए गए थे। इस समय तलवारबाज ने गड़गड़ाहट की अप्राकृतिक अभिसरण को अपने चारों ओर आध्यात्मिक शक्ति की विशेषता व्यक्त की, जो एक अजगर में दांतों को कुतरने के साथ या आकाश और पृथ्वी को खा गया। गड़गड़ाहट से बना लंबा सर्प पास था। हालांकि यह धीरे धीरे चला गया। तलवारबाज ने 9 आकाश से सजा के लिए एक दबाव महसूस किया क्योंकि यह उसकी ओर बढ़ गया था। वह लड़का वह जेल की गड़गड़ाहट जानता है, गड़गड़ाहट से डर नहीं है, वह मुझे मारने के लिए आ रहा है। तलवारबाज ने एक विभाजन सेकंड का फैसला किया, अपनी तलवार पर एक सार रक्त का एक मुंह थूक दिया। ब्लेड का किनारा फटा और फर्ज से छिलका गया, फिर भी इसने एक शक्तिशाली चमक उत्सर्जित की। तलवारबाज के चारों ओर तलवार क्यूई एक बार फिर उठी, थंडर के माध्यम से थोड़ा काट दिया। ऊपों को जलाना, जीवन जलाना, अपनी सीमाओं के माध्यम से टूटना। उस पल में तलवारबाज की तलवार क्यूई पहले से ही पहुंच गई थी और यहां तक कि नींद की स्थापना के मानक को पार कर चुकी थी। मेरे पास आओ, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन को संवेदन वांग क्यूई थोड़ा मुस्कुराया। अच्छा। थंडर अमर दिल के विस्फोट से बहुत पहले उसने उज्जवल प्रकाश से बचने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। ज्यामिति की पुस्तक ने पहले से ही सभी की स्थिति और इलाके को आरेखों में अमूर्त कर दिया था और वांग क्यूई के पास विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों और एंट्रापी प्रवाह को समझने की क्षमता भी थी, जिससे वह अपनी आंखों का उपयोग किए बिना स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति दे। फिर जेल की थंडर स्पेल को लॉन्च करने के बजाय उन्होंने स्वर्गीय गीत के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को पूरी तरह से जारी किया। विस्फोट थंडर विशेषता आध्यात्मिक शक्ति को जब्त कर लिया और कदम से कदम ने तलवारबाज के पास पहुंचा। हालांकि तलवारबाज की आध्यात्मिक भावना फंस गई थी, फिर भी वह इस तरह के बड़े बदलाव को थोड़ा समझ सकता था। जब तलवारबाज ने एक हताश अंतिम झटका के लिए दो चोट तकनीक का उपयोग किया तो वांग क्यूई चले गए, गड़गड़ाहट को अपने हाथ में खींचकर तलवारबाज की ओर बढ़ा। यह आता है तलवारबाज का दिल ठंडा हो गया और उसने सभी जटिल विविधताओं को छोड़ दिया, अपने हाथों को एक विस्तृत चाप में झूलते हुए, बेतहाशा बहते हुए। फिर उसने कुछ मारा। लानत है, तलवारबाज संपर्क के साथ कुछ गलत था, हैरान था। तलवार क्यूई के किनारे से एक मात्र चर, भले ही एक महत्वपूर्ण स्थान से टकराना, घातक नहीं होना चाहिए। वह बच्चा, वह सिर्फ एक छोटा सा आग चलाता है, मुझे दरकिनार करता है, उसका असली लक्ष्य। उफ, वांग क्यूई की पसलियों के नीचे से खून की एक धुंध का छिड़काव किया गया और फिर पलक झपकते ही यह गड़गड़ाहट से वाष्पीकृत हो गया। लेकिन वांग क्यूई ने थोड़ी सी भी परवाह नहीं की और भी अधिक त्वरित किया। उनका असली लक्ष्य पीछे की महिला थी। एक ही स्टेम पर दोहरी कमल, इसकी शक्ति अब स्पष्ट है। थंडर पावर ने उन्हें अलग कर दिया, सभी संचार को काट दिया और जादू की शक्ति गिर गई। अब दोनों में से एक को खत्म करने का सबसे अच्छा समय था। वांग क्यूई जोर से चिल्लाया, उसके बाएं घुटने ने अपनी पूरी ताकत से उगते हुए कहा कि वह छलांग लगाती है, उसकी घुटने की हड्डी ने एक भंगुर ध्वनि बनाई है। उनकी पूरी सीधी रेखा में आगे की ओर गोली मार दी गई, जिसमें एक अजय गति के साथ लियान संप्रदाय महिला की ओर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अचानक गड़गड़ाहट की शक्ति छितरी। थोड़ी देर बाद दूसरी महिला कल्टीवेटर ने अपना सिर हिलाया, फिर भी स्पॉट देखे और अपनी वरिष्ठ बहन की ओर देखा। वांग क्यूई का हाथ महिला के जबड़े में गहराई से अंतर्निहित था, उसका सिर एक अजीब कोण पर मुड़ गया, उसके निष्पक्ष और नाजुक चेहरे को गड़गड़ाहट से काला कर दिया गया। जाहिर है कि वह मर गया था। वह विशालकाय व्यक्ति जमीन पर पड़ा था, इससे पहले कि वह अपनी आखिरी सांस को छोड़ देता। तलवारबाज का चेहरा घातक रूप से पीला हो गया क्योंकि वह प्रवाह के खिलाफ खून का एक मुंह बाहर निकलता था। जिस कदम ने उसे निष्पादित करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा को समाप्त कर दिया था, वह चूक गया था। एक सामान्य व्यक्ति के लिए एक सामान्य व्यक्ति को अपनी सभी ताकत के साथ एक भारी हथौड़ा झूलते हुए शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति भी उसकी जादू की नींव को फाड़ देती है। तलवारबाज अब उड़ान बनाए नहीं रख सकता था और पूरी तरह से हार में जमीन पर गिरा। इस एक सुस्त ध्वनि के साथ वांग क्यूई ने महिला के सिर से अपना हाथ वापस खींच लिया। उसके सिर का आधा हिस्सा लकड़ी का कोयला धूल में गिर गया था, वांग क्यूई के चेहरे पर गिर गया। वांग क्यूई ने अपने सिर को पीछे कर दिया, उसकी गर्दन 45 डिग्री के रूप में एक निराशाजनक बना रही है। कैसे कहा जाता है, एक को मारना कोई नुकसान नहीं है, दो को मारना एक निश्चित लाभ है, यह एक अच्छा सौदा है। मुझे अब और कुछ भी डरने के लिए कुछ भी नहीं है। पहला अपडेट डिलीवर किया गया। अध्याय 262 समाप्त हुआ। अध्याय 280 से 34 मैजिक मास्टर स्टाइल। वांग क्यूई ने अपना सिर पीछे कर दिया, उसकी गर्दन एक चिलिंग 45 डिग्री बनाती है। वहाँ एक कहावत है, एक को मारना एक नुकसान नहीं है, दो को मारना एक निश्चित लाभ है, यह दौड़ एक नुकसान नहीं है। मुझे अब और कुछ भी डरने के लिए कुछ भी नहीं मिला है। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने किसी विशिष्ट व्यक्ति को नहीं देखा। हालांकि शेष महिला को लगा जैसे वांग क्यूई ने अपनी परिधीय दृष्टि के साथ उस पर एक नजर डाली। यह उदासीनता थी, तिरस्कार। इस आदमी उसने उसे एक दुश्मन को मुकाबला करने के योग्य नहीं माना, वह केवल एक हानिकारक जानवर का शिकार करना, एक कीट को भगाना। महिला सभी पर कांप गई, मदद करने में असमर्थ, लेकिन जोर से चिल्लाओ, बंद करो जूनियर सिस्टर लैंड। तलवारबाज की आवाज अभी भी कर्कश थी, लेकिन अब तलवार क्यूई के फैलाव के कारण कठोर नहीं है, वह निश्चित रूप से अनहोनी नहीं है, खांसी खांसी। हालांकि तलवारबाज ने इस बात पर जोर दिया कि वांग क्यूई संभवतः निर्जन नहीं हो सकता है, उसके रक्त थूकने की दृष्टि में वास्तव में किसी भी दृढ़ता का अभाव था। महिला ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कुछ कदम पीछे हट गए। दूसरी ओर वांग क्यूई चारों ओर घूम गया और हंसते हुए कहा, आप बिल्कुल सही हैं, मैंने अभी भी जेल की थंडर स्पेल का उपयोग नहीं किया है। अभी मेरी मांसपेशियां बिजली से गूंज रही हैं। यह वास्तव में दर्दनाक है, मुझे यह बताने के लिए कि आप मुफ्त में अज्ञानी मूर्खों को पूरी तरह से अलग कर देते हैं। मैं केवल अपने स्वयं के लिए बाहर निकलना चाहता हूँ। 70%। यह शायद ही एक चोट है। महिला कल्टीवेटर ने अनजाने में कुछ फीट वापस उड़ान भरी। उसकी प्रतिक्रिया देखकर वांग क्यूई मुस्कुराया। उनकी वास्तविक स्थिति उतनी हल्की नहीं थी जितनी कि उन्होंने इसे आवाज दी थी। उस हड़ताल ने सभी स्वर्गीय गीत शक्ति को सूखा दिया था और वह अंत में थंडर पावर को नियंत्रित करने की क्षमता खो चुका था। थंडर पावर से बैकलैश पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया, उसके नाजुक घुटनों ने शक्तिशाली पुनरावृत्ति से लगभग चकनाचूर कर दिया। उनकी गणना के अनुसार उनके पास इस दौर के बाद केवल 40% बचे थे, दावा करते हुए कि 50% सिर्फ एक झांसा था। हालांकि वह अपने नए दिव्य कौशल पवित्र प्रकाश में कारक को भूल गए थे। इसके प्रभाव के तहत चोट के स्थल पर उनकी चयापचय दर में तेजी से सुधार हुआ। यहाँ तक कि उसका अपना मन भी नकारात्मक एंट्रापी के इस प्रकाश के नीचे उबर रहा था। प्रतिद्वंद्वी के साथ वांग क्यूई की बातचीत वास्तव में उसे डराने के लिए नहीं थी, लेकिन कठिन अभिनय करने और कुछ और सेकंड खरीदने के लिए। पवित्र प्रकाश की उपस्थिति के साथ उनके आंतरिक मैना की वसूली की गति पहले की तुलना में अनगिनत गुना तेजी से थी। हर सेकंड में उनकी लड़ाकू ताकत का एक सा बहाल किया।
जूनियर सिस्टर लैन, उसकी बात मत सुनो। तलवारबाज ने वांग क्यूई को गौर से देखा। यदि आपके पास वास्तव में कुछ जीत थी तो आपको किसी के साहस को जब्त करने के लिए भूखंडों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। वांग क्यूई उदासीन लग रहा था। पिछले साल सुरक्षा अभिभावक लीजी की एक प्राचीन विधि व्यवसायी की खोज में मृत्यु हो गई, जो बताता है कि पास में प्राचीन विधि चिकित्सकों का एक गढ़ हो सकता है। फिर आपके पास इतने लंबे समय तक शिंजो में किसी को भी छिपाने की क्षमता होनी चाहिए। महिला ने कहा, क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? नहीं नहीं मैडम, मुझे लगता है कि आप पर दया करते हैं। वांग क्यूई ने अपनी उंगली लहराई। अगर आप दोनों में से दोनों बलों से जुड़ते हैं तो मैं वास्तव में अनसुना नहीं कर सकता, लेकिन मेरी वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक और व्यक्ति को मारना मुश्किल नहीं है, दो को मारना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव नहीं है। मैंने अपने घुटने को घायल कर दिया और आप एक आधुनिक नींद की स्थापना नहीं कर सकते। तलवारबाज का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। वह लगभग 100 वर्षों से उस महिला के साथ करीबी दोस्त थे और उन्होंने तुरंत उनकी हिचकिचाहट को पहचान लिया। प्राचीन विधि व्यवसायी, साहचर्य में भरोसेमंद, जीवन और मृत्यु में अविश्वसनीय। उनका एकमात्र लक्ष्य जीवित रहना था और एक दोस्त को बेचना सामान्य से बाहर कुछ भी नहीं था। लैन हुई, इसके बारे में सोचें। अगर आप इस तरह वापस जाते हैं तो आप किस तरह की सजा का सामना करेंगे? वांग क्यू ने कहा, कोई भी सजा मौत से बेहतर है ना? मैडम, इसके बारे में सोचते रहो। मैं आपके वरिष्ठ भाई के साथ पहले काम करूंगा। यह कहने के बाद वांग क्यूई ने कुन पर्वत तलवार को वापस बुलाने के लिए अपने हाथ से इशारा किया। फिर एक गहरे लाल मन ने लॉन्गस्वॉर्ड को ढक दिया। स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक। महिला ने इस मानसिक विधि को पहचान लिया। उसके दिल ने एक धड़कन को छोड़ दिया। स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक प्राचीन विधि अग्नि तत्व की पूर्ण दास्ता थी। एंट्रापी वृद्धि तापमान विधि आसानी से एक अग्नि तत्व व्यवसायी को मृत्यु के लिए जला सकती है, जबकि एंट्रापी में कमी शीतलन विधि ने कल्टीवेटर को आग की लपटों से बेखबर होने की अनुमति दी। यह मानसिक विधि अंतिम तिनके की तरह थी जिसने ऊंट की पीठ को तोड़ दिया। महिला कल्टीवेटर कांप गया और कई फीट पीछे हट गया, फिर धीरे धीरे चला गया। वांग क्यूई ने एक गहरी सांस ली, फिर नीचे गिरा दिया। अपने बाएं पैर को तलवारबाज की ओर बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान की। अब जब वह पहले से ही पीछे हटने लगी थी तो वह आग में ईंधन जोड़ सकती है और उसे घबराहट में पलायन कर सकती है। तलवारबाज के चेहरे पर हताशा लिखी गई थी, लेकिन जिस क्षण तलवार ब्लेड पास हो गई उसकी अभिव्यक्ति अचानक जमकर हुई। हताशा ने उसे निर्दयी बना दिया। अपनी तलवार के साथ वांग क्यूई पर सीधे हड़ताल करने के लिए सभी रक्षा को छोड़ दिया। आमतौर पर चूंकि तलवारबाज वांग क्यूई की तुलना में लंबा था और उसके पास लंबे समय तक हथियार थे और उसके हाथों में लॉन्गस्वॉर्ड कुन माउंटेन तलवार की तुलना में लंबा था, वांग क्यूई एक सामान्य स्थिति में मरने वाले पहले व्यक्ति होंगे। हालांकि वांग क्यूई मरने के लिए तैयार था, लेकिन वह अंतिम बॉस को देखने से पहले ऐसा करने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? उन्होंने अपनी तलवार ब्लेड को उठा लिया, तलवारबाज के लॉन्गस्वॉर्ड को खटखटाया और चिल्लाया, आपके पास अपने प्रमुख हाथ में कोई शक्ति नहीं है। बोलते हुए उन्होंने इंपीरियंस स्टेप को अंजाम दिया। तलवारबाज के पीछे आधा दौर की परिक्रमा की और एक तलवार को बाहर निकाल दिया। तलवारबाज का बैकहैंड रक्षा बहुत धीमी थी और वह वास्तव में वांग क्यूई द्वारा खुला काट दिया गया था। उलट हाथ परिष्कृत नहीं है। अगला प्रतिद्वंद्वी के बचाव को तोड़ते हुए इंपीरियंस स्टेप था। आपकी कदम तकनीक ढीली है और आपकी प्रतिक्रिया धीमी है। तलवारबाज समय में अपनी चाल को बदलने में असमर्थ, थोड़ी उंगली, एक अनामिका उंगली और आधा कान कटा हुआ, बार बार पीछे हट गया। उस समय वह अभी भी पलटवार करना चाहता था। वांग क्यूई ने तलवार की धार को दरकिनार कर दिया और तलवारबाज के कंधे के माध्यम से अपनी तलवार फेंक दिया। आपको लगता है कि आप मेरे साथ बच सकते हैं? सपने देखते रहो। तलवारबाज के हताश रोने के बीच एक महिला अराजकता में भाग गई। लड़ाई जल्दी से समाप्त हो गई। मिनटों के भीतर वांग क्यूई जमीन पर गिर गया। उनकी स्थिति गंभीर थी। उसकी छाती और पेट को तलवार क्यूई से कई छेदों से छेदा गया था, जो गहराई से खून बह रहा था। आधुनिक तलवार की खेती, ज्यामिति और कार्यों के अध्ययन से बढ़ी हुई थी। लंबे समय से प्राचीन विधि तलवारबंदी को पार कर गई थी। यही कारण है कि वांग क्यूई ने तलवारबाज को पूरी तरह से अभिभूत कर दिया था। यही कारण है कि वांग क्यूई ने शुरू में अपने प्रतिद्वंद्वी को असंगत के रूप में खारिज कर दिया था। स्वर्गीय गन्ना एटलस से प्राप्त पवित्र प्रकाश पर भरोसा करते हुए वह ऊर्जा के मामले में तलवारबाज से अधिक कमजोर नहीं था। फिर भी तलवारबाज के मरने वाले जोर से निपटना इतना आसान नहीं था। इसके बावजूद वांग क्यूई अभी भी हंसना चाहता था। जैसा कि अपेक्षित था, मैं मैजिक मास्टर हूं, तैयार और अप्रस्तुत होने से सभी फर्क पड़ता है। ये चार पुरुष हर एक ची लियानक्स्यू की तुलना में थोड़ा कमजोर है। अगर उनमें से किसी ने एक साथ काम किया तो बिना किसी समस्या के ची लियानक्स्यू को नीचे ले जा सकता है। सभी चार हमला करने के साथ मुझे तकनीकी रूप से जीवित रहने का कोई मौका नहीं होना चाहिए था। हालांकि जेन चांद द्वारा प्रदान की गई जानकारी के लिए धन्यवाद। इस लड़ाई को आश्चर्यजनक रूप से तेजी से और निर्णायक रूप से जीता गया था। वांग क्यूई ने पहले से उन मंत्रों की गणना की थी जिनका उन्हें उपयोग करने की आवश्यकता थी। उन्होंने जेल की थंडर स्पेल के साथ प्रतिद्वंद्वी को बंद गार्ड को पकड़कर थंडर विशेषता की एक नेमेसिस को पकड़कर शुरू किया। उन्होंने तुरंत चार में से सबसे मजबूत को मार डाला, संयुक्त हमले की तकनीक को करने में सक्षम एक को समाप्त कर दिया और कुछ ही मिनटों के भीतर एक निरर्थक घातक हड़ताल बनाने में तलवारबाज को मार दिया। लेकिन उन मिनटों के भीतर स्थिति पूरी तरह से उलट हो गई थी। चार प्राचीन विधि चिकित्सकों के पास टेबल को चालू करने का मौका भी नहीं था। वांग क्यूई थोड़ी देर के लिए हंसे, फिर सोचा कि वह सिर्फ मरने के लिए वहां झूठ बोल सकता है। लेकिन फिर वह पुनर्विचार किया और धीरे धीरे खड़ा हो गया, अपने घर के खंडहरों की ओर कदम बढ़ाकर कदम बढ़ा। वैसे भी मरना साथ ही एक परिचित जगह भी चुन सकता है। जैसे ही वह खंडहरों तक पहुंचा, वांग क्यूई अचानक जमीन पर गिर गया और बैठ गया। उसके घुटने पहले से ही घायल हो गए थे और लड़ाई में उन्हें तनाव में डालकर उन्हें लगभग अपंग कर दिया गया था। वांग क्यूई ने लापरवाही से अपनी तलवार जमीन में लगाया, फिर चांद को देखा। यह अगस्त 15 का पूरा चांद था, पूरी तरह से गोल। एक साल से अधिक समय पहले मुझे लगता है कि इस तरह से पास में बैठ गया था और फिर सीनियर सिस्टर जियान बाहर आकर मुझे दूर ले गया। उस समय मुझे अपना उद्देश्य नहीं मिला था और काफी सुरक्षित था। अब मैं इस दुनिया की भौतिकी का पता लगाने की इच्छा रखता हूँ, फिर भी मैं मरने वाला हूँ, ऐसे जीवन है। लेकिन फिर से क्या था? इस बार यह लड़ाई की गलती नहीं थी, बल्कि समय में दुर्भाग्य थी। अगर मैं दिव्य महायान पर पहुंचता तो मुझे फेंटियन प्रांत से एकमात्र नींद प्रतिष्ठान द्वारा यहां मरने के लिए कैसे मजबूर किया जा सकता है? दुर्भाग्यपूर्ण वास्तव में। तभी उम्र के साथ एक आवाज मिडेयर से बोली गई, जूनियर भाई वास्तव में इस साल के अमर संस्थान के शीर्ष छात्र होने के योग्य है। चार अच्छे से कुछ भी आप में से एक को भी नीचे नहीं ला सकते हैं। अध्याय 262 समाप्त हुआ। अध्याय 281 से 35 जीवन लॉ। जूनियर भाई वास्तव में अमर संस्थान में इस साल के शीर्ष स्थान वाले शिष्य होने के लिए रहता है। यह हंसी है कि चार कचरा आपको नीचे नहीं ले जा सकता है।
इस आवाज को सुनकर वांग क्यूई ने केवल ऊपर देखा, फिर अपने सिर को कमी के साथ कम कर दिया। लाल और सफेद फेंटियन प्रांत सेट एक्स से 0 1 एक्स ए एक्स तक एक मैपिंग होने दें। फिर एक्स को ए पर एक फजी सेट कहा जाता है और एक्स को फजी सेट ए की सदस्यता समारोह कहा जाता है, या एक्स को एक्स की सदस्यता की डिग्री के रूप में संदर्भित किया जाता है। वांग क्यूई के दिमाग से अचानक परिभाषा भड़क गई। जिस क्षण आदमी दिखाई दिया, उसकी किस्मत को सील कर दिया गया। उसने वह सब कुछ किया था जो वह कर सकता था। क्या कम समय बचा है? वह उन चीजों के बारे में सोच सकता है जिनकी वह परवाह करता है। यांग जिपिंग ने वांग क्यूई को एक नजर दी और लापरवाही से फेंक दिया कि वह उसके सामने क्या ले जा रहा था। यह महिला खेती करने वाला था जो सिर्फ भाग गई थी, या उसके बजाय उसका आधा। महिला की कमर के नीचे सब कुछ गायब था। वांग क्यूई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कल्टीवेटर के घाव पर अपनी टकटकी को ठीक कर सकता है। फिर कहा, घाव चिकना है, किनारों को कार्बोनेटेड, केवल थोड़ी मात्रा में रक्त रिसने के साथ। उसकी अभिव्यक्ति को देखते हुए, उसकी अभिव्यक्ति को काटने के बावजूद उसके चेहरे पर दर्द का बहुत संकेत नहीं है। उसकी मौत का कारण नहीं था। लायन शू ने कभी किया। यांग जिपिंग ने कहा, क्या आपने ऐसा नहीं कहा था? मैंने आपको जीने का मौका दिया होगा। एकाधिक मूल्य तर्क 2 से अधिक संभावित सत्य मूल्यों के साथ तर्क की पथरी है कि बेवकूफ बिल्ली। वांग क्यूई ने 2 बार चकमा दिया। प्रतीत होता है कि असंबद्ध। आप मुझे देखकर आश्चर्यचकित नहीं हुए, जैसे कि आप शुरू से ही मेरे अस्तित्व के बारे में जानते थे। आपने मुझे कैसे पता लगाया? PXZPZY001 प्लस PXY। क्या यह धारण करता है या नहीं? क्या वरिष्ठ बहन एआई ने अपना महत्वपूर्ण व्यवसाय पूरा किया है? ठीक है, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, तो वरिष्ठ भाई सु को कैसे पता चला कि मैंने जूनियर सिस्टर एआई से सवाल पूछे थे? उस कुंवारी को रात में चुपके से हिम्मत नहीं होगी क्या? वह वांग क्यूई ने नकली अंगूठी अपने हाथ में उठा ली और उसे हिला दिया। वांग क्यूई को चुप रहने के लिए यांग जिपिंग ने भी महसूस किया कि यह काफी उबाऊ है। उन्होंने फिर से कहा, जूनियर भाई अपने जीवन के लिए बहुत परवाह नहीं करता है, मुझे यह काफी दयालु लगता है। जैसे ही वह बोलता था, उसने अपनी हथेली उठाई। मूक एनिहिलेशन स्काई बर्निंग पाम की दूसरी तकनीक के लिए शुरुआती रुख, जीवन शक्ति का विलुप्त होना, सभी जीवित प्राणियों को नष्ट करना। पहली तरह के यूलर अभिन्न के दौरान जब यूलर बीटा फंक्शन कणों को व्यक्त करने के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है, तो कण एक आयामी तार के बराबर होते हैं। अब शिंजो में सिद्धांत इस परिणाम का समर्थन करते हैं। वांग क्यूई ने प्रतिद्वंद्वी की उठी हुई हथेली को खाली कर दिया। सांस। फिर उसने धीरे धीरे एक सांस ली। यांग जिपिंग उद्देश्यपूर्ण रूप से एक पल इंतजार कर रहा था। फिर भी उन्होंने वांग क्यूई के चेहरे पर गुस्से या भय का पता नहीं लगाया। युवक की अभिव्यक्ति कुछ भी नहीं बल्कि गहरे अफसोस से भरी थी। किसी कारण से इसने उसके दिल में आग जलाई। मुझे इस तरह के लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। हथेली नीचे गिर गई। इस तरह का व्यक्ति हो? यांग जिपिंग की हथेली ने अपना वंश पूरा नहीं किया। एक हाथ ने उसकी बाह पकड़ ली थी। यांग जिपिंग हैरान थी, लेकिन जल्दबाजी में नहीं घूमती थी। इसके बजाय वह अपनी कोहनी से पीछे की ओर मारा। अप्रत्याशित रूप से इस आंदोलन ने उनकी सुरक्षात्मक जादू की शक्ति को ट्रिगर किया और एक तलवार क्यूई ने अपनी बाह को नापसंद करते हुए मैजिक पावर में थोड़ी सी भी खाई का फायदा उठाया। यांग जिपिंग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपना मुंह थोड़ा खोलते हुए एक दर्दनाक रोने देता है। फिर एक आग के गोले को तुरंत एक हाथ से उसके मुंह में भर दिया गया और उसे किसी ने दूर कर दिया। यांग जिपिंग ने जल्दबाजी में स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक का आह्वान किया, इसे अपने गले और सिर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, प्रभाव को फैलाने के लिए। इस अचानक बदलाव ने उसे अपने मूल में झटका दिया। इस बीच वांग क्यूई को सुखद आश्चर्य हुआ। सुजुनियू। जिस व्यक्ति ने उसे बचाया वह सुजुनू निकला। ला 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 ला। दिव्य हथियार अवरोही जूनियर भाई एक और हाथ वांग क्यूई के कंधे पर आराम किया और उपचार शक्तियों के साथ चांदी की लौ की एक धारा अपने पवित्र प्रकाश को पार करते हुए उस हाथ से वांग क्यूई के शरीर में बह गई। वांग क्यूई ने एआई किंगलान को उसके पीछे खड़ा देखने के लिए अपना सिर घुमाया, मुस्कुराते हुए। आप लोग। परमानंद राहत की एक लहर ने वांग क्यूई को अभिभूत कर दिया। उसकी आंखों के कोनों ने आंसू के साथ कहा, तुम लोग सच्चे दोस्त हो। यांग जिपिंग को लात मारने के बाद सुजुन्यू ने अब उसके साथ परेशान नहीं किया। इसके बजाय उसने चारों ओर देखा, मुरझाए हुए पेड़ तक चला गया जहां वांग क्यूई ने अपनी चीजों को छिपाया था और इसे एक तार के हड़ताल से बिखर दिया। इसके बाद उन्होंने एक कैलकुलेटर और रिंग निकाली, उन्हें वांग क्यूई को उकसाया, ईमानदारी से आप अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली हैं। अगर मेरे पास एक लापरवाह महान कल्टीवेटर नहीं था जो हमारे यहाँ लाने के लिए ज़ियानग्यू यात्रा का उपयोग कर सकता था, तो हम आपको बचाने में सक्षम नहीं होते। वांग क्यूई ने सुजुन्यू को देखा और फिर किंगलान में आप दोनों एक साथ यहाँ कैसे आए? इस दुनिया में लापरवाह महान कल्टीवेटर का प्रवास हर 20 साल में समाप्त हो जाता है और फिर किसी और को ले जाता है। इस साल यह सिर्फ हमारे संप्रदाय के एल्डर बाईजी गॉड मोनार्क के लिए मोड़ होता है, लौटने के लिए। मुझे बाईजी गॉड मोनार्क का प्रत्यक्ष जूनियर माना जा सकता है। जब वह यांग जिपिंग को देखता है तो ठीक है, हम इस गिरे हुए मूर्ख से निपटने के बाद बाकी के बारे में बात कर सकते हैं। यांग जिपिंग ने अपने दिल में ठंडा महसूस किया जिस क्षण उसने कैलकुलेटर को देखा। वे सभी महान संप्रदायों के सच्चे उत्तराधिकारी थे। यदि वह सख्त लड़ाई लड़े तो उसके पास सु और एआई को रोकने का मौका हो सकता है। लेकिन एक कैलकुलेटर की उपस्थिति का मतलब था कि उसके कार्यों को उजागर किया गया था। और सुजुन्यू ने जो कहा उससे लापरवाह महान कल्टीवेटर भी शामिल थे। अमर गठबंधन। यह अब उसे परेशान नहीं कर सकता था। सुदूर समुद्र का मार्ग पहले से ही स्मृति के लिए प्रतिबद्ध था। अब भागो। सिर्फ एक पल में यांग जिपिंग ने अपनी अधिकतम तक तेजी लाई। सुजुन्यू ने यांग जिपिंग को रोकने का प्रयास करते हुए अपने हाथ में कई कार्ड आयोजित किए, लेकिन किंगलान और भी तेज था। वह एक शानदार सफेद लकीर में तब्दील हो गई, यांग जिपिंग से पहले बाद में जाकर आ गई। यांग जिपिंग गर्जना, खो जाओ। उन्होंने अपनी हथेली को उठाया, फिर भी अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक को नियोजित किया। एंट्रापी अवशिष्ट दीर्घायु भूत और देवताओं को नष्ट करना। इस हथेली को विलुप्त होने वाले अमर अतिथि को भगाने के लिए जाना जाता था, यहाँ तक कि उन अमर को कुचलने में सक्षम था जिन्होंने अनंत जीवन प्राप्त किया था। किंगलान तकनीक को पहचानने के लिए नहीं दिखाई दिया और एक गिगलिंग मुस्कान के साथ बस अपनी बाह को उठाया और अपने भौतिक शरीर के साथ मूक एनिहिलेशन आकाश जलने वाली हथेली से एक हिट लिया। वांग क्यूई लगभग अलार्म में रोया, लेकिन उस क्षण में किंगलान के चारों ओर लपेटा हुआ प्रतीत होता है पंचांग सफेद लौ अचानक अविश्वसनीय रूप से उज्ज्वल हो गई, आकाश में ऊंची हो गई, 30 फीट लंबे तक पहुंच गई। वांग क्यूई के आध्यात्मिक अर्थों के माध्यम से एआई किंगलान ने लग रहा था कि उस हत्या के कदम से मारा जाने के बाद एक प्रमुख टॉनिक लिया गया था जो कमजोर के बजाय मजबूत हो रहा था। सुजुन्यू ने अपनी जीभ पर क्लिक किया। टीएसके इस दानव, उसने वास्तव में इसे मास्टर किया था, द लाइफ फ्लेम।
एकिंगलान दूर से चिल्लाया, जुन्यू जुन्यू, इस आदमी की हाथ तकनीक सिर्फ वानफा संप्रदाय मंत्र का मुकाबला करने के लिए होती है, तो मुझे उसकी देखभाल करने दो, ठीक है। सो जुन्यू ने एकिंगलान के बगल में सफेद लॉ पर नजर डाली और कहा, आप पूरी तरह से उस पर हावी हो गए, ठीक है, जैसा कि आप चाहते हैं। आप दानव, उसकी सबसे बड़ी निर्भरता को देखकर यांग जिपिंग घबरा गए। उसने एक उग्र दहाड़, उसकी मुट्ठी और हथेलियों को एक साथ मारने दिया, प्रत्येक झटका मुख सत्यनिष्ठ आकाश जलने वाली हथेली की शक्ति के साथ इम्ब्यूड। हालांकि एआई किंगलान ने सहजता से आकस्मिक आंदोलनों के साथ अपने बार को अवरुद्ध कर दिया। अपनी ताड़ की शक्ति के लिए यह सब सफेद लॉ द्वारा अवशोषित था। यह है, वांग क्यूई की सांस पकड़ी गई। उन्होंने एकिंगलान की सफेद लॉ में एक परिचित आभा को महसूस किया। अध्याय 262 समाप्त हुआ। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस कहानी का अगला भाग जल्द ही हमारे चैनल पर आएगा। अगर आप हमारी कहानियों को पसंद करते हैं तो द म्यूजिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगले भाग को मिस न करें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।